हेलो दोस्तों, आज हम एक और शानदार सीरीज को एक्सप्लेन करना शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है एलसीड। ये बहुत फेमस और बहुत शानदार है। इसका मतलब इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा है। तो इससे पहले कि वीडियो डिलीट हो जाए, जल्दी से इस वीडियो को देखकर कंप्लीट करो और वीडियो के ऊपर बहुत सारे लाइक और बहुत सारे कमेंट कर देना। आप लोगों का जितना अच्छा रिस्पॉन्ड आएगा, अगला एपिसोड उतना जल्दी आ जाएगा। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड स्टार्टिंग में हम एक शूटिंग स्टार को देखते हैं जो कि जोर से अर्थ के ऊपर गिर जाता है। ये असल में एक जिंदा जीव है जो बुरी तरह से घायल है। बॉडी के ऊपर से लगातार खून बह रहा है। घायल हालत में खड़ा होते बोलने लगता है, उन लोगों ने मेरे साथ में बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। बहुत गलत तरीके से मुझ पर अटैक किया गया है और मैं इसका बदला लूंगा, लेकिन अभी के लिए मुझे अपना रूप बदलना पड़ेगा। वो लोग अभी भी मेरा पीछा कर रहे होंगे। इससे पहले कि वो यहाँ पर आए, मुझे अपना रूप बदल लेना चाहिए। ये कहते उस बंदे को सामने की तरफ एक बिल्ली दिखाई देती है जो कि वहाँ पर आराम कर रही है। और फिर इससे कुछ सेकंड बाद में वहाँ पर एक बहुत तेज फ्लैश दिखाई देता है। इस बंदे ने इस बिल्ली के साथ में कुछ कर दिया है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम हमारी सीरीज के सेकंड मेन कैरेक्टर को देखते हैं। ये असल में एक कैट लवर है। वैसे ही लड़का जितना नॉर्मल दिखाई दे रहा है, असल में उतना नॉर्मल है नहीं। ये काफी ज्यादा ताकतवर है और इसकी ताकत जस्ट अभी दिखाई देगी। ये यहाँ पर एक फुटपाथ पे खड़ा हुआ है। इसके बगल में एक लेडीज अपने बच्चे के साथ में है। लेडीज फोन पे लगी हुई है। बच्चे के हाथ में बॉल है। बॉल रास्ते छूट जाती है, सड़क के बीच में आ जाती है। इसी समय एक बहुत तेज कार उस तरफ आ रही है। बच्चे का उसमें ध्यान नहीं है, उसका ध्यान है बॉल पर। वो तेजी से रोड की तरफ भागता है बॉल को पकड़ने के लिए और इस समय कार उसको टक्कर मारने वाली है। मॉम का ध्यान नहीं है, लेकिन हीरो की नजर पड़ जाती है। वो तेजी से कार को देखता है, बच्चों को देखता है और फिर अपनी तेज तरफ दिखाकर तेजी से उस बच्चे के पास में आकर उसको सड़क के साइड में लेके आ जाता है और फिर उसको समझाने लगता है ये सही नहीं है। अगर मॉम बिजी हो तो ऐसे भाग के रोड पे नहीं आते हैं। इस तरीके से सड़क के बीच में आना काफी खतरनाक हो सकता है। ये कहने के बाद में उस बच्चे को वहीं पर छोड़कर सेफली वहां जाने लगता है और इससे मॉम की नजर अपने बच्चे पड़ती है। उसको केवल इतना पता चलता है कि उसके बच्चे ने बिना उसकी परमिशन के रोड क्रॉस कर लिया और फिर वो जैसे ही अपने बच्चे के पास में आती है, बच्चे उसे बताने लगता है कि किस तरीके से उसकी जान खतरे में थी। फिर एक लड़का जिसके उसमें लाइटनिंग स्पीड की पावर है, उसने उसको बचा लिया और इससे मॉम को लगता है कि बच्चा नाटक कर रहा है पिटाई से बचने के लिए, लेकिन फिर भी पिटाई तो होगी। मॉम उसको डांटना शुरू कर देती है और ये बच्चा अभी भी अपने उस सीवियर की तरफ देख रहा होता है जो कि भीड़ के अंदर कई गायब हो चुका है। और अब इस तरीके का है हमारी सीरीज का ये मेन कैरेक्टर। इसका नाम जिनवू है जो कि अपने घर पहुंच चुका है। शाम हो चुकी है। जैसा कि मैंने बताया था, ये कैट लवर है। इसी वजह से इससे घर के बाहर काफी सारी कैट्स आई होती है इससे खाना खाने के लिए। जिनवू भी इन्हें खाना खिलाने लगता है, लेकिन तभी कुछ ऐसी कैट्स होती है जो कि एकदम अलग तरह से बिहेव कर रही है। जिनवू उनके इस बर्ताव को देखकर समझ जाता है ये कैट्स उन्हें कहीं पे लेके जान जाती है। जिनवू इनको पीछा करने लगता है और उनके पीछे भी जाते जाते एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जब कोने में गली के बाहर उसे एक पीले रंग की मोटी सी बिल्ली दिखाई देती है जो कि बुरी तरह से घायल है। ये असल में ये वही बनता है जो कि शूटिंग स्टार के साथ में यहाँ पर जिम पर गिरा था और इस बिल्ली के ट्रांसफॉर्म हो गया था। जिनवू को समझ में नहीं आता, वो तुरंत ही उस बिल्ली को उठा लेता है और फिर अपने घर लेके आ जाता है। और अब इसी के साथ में हमारी हीरो की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। ये कैट बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। अगली सुबह इस कैट को होश आता है। ये जल्दी से अपने हाथ पाँव को देखने लगती है और फिर याद करने लगती है कि किस तरीके से इसने खुद को एक कैट के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लिया था। और फिर इसी समय जिनवू यहाँ पहुंच जाता है। वो इस कैट को होश में देखकर काफी ज्यादा खुश जाता है। इससे बोलने लगता है, थैंक गॉड कि तुम ठीक हो गई। मैं तो बहुत परेशान हो गया था कि कहीं तुम मर न जाओ। तुम्हारी बॉडी के ऊपर काफी सारे घाव थे। ये कहते उस कैट को उठाकर चेक करने लगता है ये कैट मेल है या फिर फीमेल। और ये चीज उस कैट को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो चिल्लाते हुए कहने लगती है ये किस तरह की हरकत है, ये तुम क्या चेक कर रहे हो। जिनवू काफी घबरा जाता है। वो कहने लगता है ये किस तरह की आवाज थी, ये मुझे कहाँ सुनाई दी। एक सिंपल तो मुझे ऐसा लगा जैसे तुम बोल रही हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। कैट्स बात थोड़ी करती है। तभी वो कैट दोबारा से बोलती है, मैंने कहा मुझे जमीन पे रख वरना मैं अभी तेरे मुंह पर एक मुक्का मारकर ऐसा निशान छोड़ दूंगी कि तुमको याद रहेगा कि कैट्स बोल सकती है। और ये सुनने के साथ में जिनवू बुरी तरह घबरा जाता है। वो जल्दी से पीछे तरफ कूदता है और चिल्लाते कहने लगता है ये मैं किस तरह कैट को पाल लिया, ये क्या कैट है, ये तो मेरे से बात कर रही है। तभी वो कैट बहुत ही गुस्से में बोलती है, अब जब तक तुमसे बोलने के लिए ना कहा जाए अपना मुंह मत खोलना। मुझे ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। जिनवू अपना मुंह बंदी रखता है। कैट दोबारा से बोलती है, मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है। जिनवू अब की बारी मुंह बंदी रखता है। कैट चिल्लाते हुए बोलती है, अब मैंने तुमसे बोलने के लिए कहा है ना तो बोलो, मेरे को तीसरी बार बोलना पसंद नहीं है। ये सुनते जिनवू चिल्लाते बोलता है, मेरा नाम जिनवू है, प्लीज तुम जो कुछ भी हो मुझे मारना मत और मुझे खाने की कोशिश तो बिल्कुल ही मत करना। कैट बोलती है, जाओ वहां से वो चेयर लेके आओ। जिनवू अभी भी अपनी जगह बैठा रहता है। वो बुरी तरह से कांप रहा है। कैट दोबारा से बात रिपीट करती है, मैंने कहा था ना मेरे को 2 बार अपनी बात रिपीट करना पसंद नहीं है, उस चेयर को यहाँ पे लेके आओ। ये सुनते जिनवू तुरंत ही घबरा जाता है। वो जल्दी से पास में रखी हुई चेयर को लेके आता है। कैट तुरंत ही उसके ऊपर बैठ जाती है और फिर जिनवू के मुंह के पास में आकर उससे कहने लगती है, देखो मेरी एक बात को ध्यान सुन लो, मैं यहाँ पर हूँ और मैं बात कर सकती हूँ मेरे बारे में। अगर तुमने ये सब कुछ खबर किसी को बताने की कोशिश की तो तुम मारे जाओगे। ये तुम्हारे लिए एक ऐसा सीक्रेट होना चाहिए जो कि तुम कहीं पर भी बाहर रिवील नहीं कर सकते हो। और ये सुनते हुए जिनवू बुरी तरह घबरा रहा होता है। इसी टाइम पर उस कैट के अंदर सामने की तरफ मिरर पड़ती है। उससे खुद का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। वो कहने लगती है, ये किस तरह की कैट है, कितनी मोटी सी और भद्दी सी लग रही है। इसके अगले सेकंड से पता चलता है ये कैट कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही है। अपने पेट की तरफ देखता है, ये क्या हो रहा है, मैं इतना मोटा कैसे हो गया। ये कैट तो बहुत ज्यादा अनहेल्दी है, लेकिन अब मेरे पास में कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। मुझे इसी कैट की बॉडी के अंदर रहना पड़ेगा, क्या कोई और मुझे नहीं मिल सकता था। और इसी तरीके से कुछ देर चिल्लाने के बाद में वो कैट अपनी जगह पर सो जाती है। और ये देखकर जिनवू लगने लगता है कैट बहुत ज्यादा थकी हुई है और शायद से ये जल्दी मरने वाली है। जिनवू उसे सोने नहीं देता। वो चिल्लाते हुए कहने लगता है, नहीं तुम इस तरह से मर नहीं सकती हो। ये कहते उस कैट को बिठा लेता है और कैट को परेशान जाती है। वो चिल्लाते हुए बोलती है, ये क्या हरकत है,
मैं यहाँ पर सोने की कोशिश कर रहा हूँ। जिन्हों कहता है ओ मिस्टर कैट, मुझे तो लगा था आप मर गए। कैट कहती है अब दोबारा से मुझे मिस्टर कैट मत कहना, मेरा नाम कीडैन है। अगर तुम मुझे इसी नाम से बुलाओ तो ये तुम्हारे लिए ठीक होगा। जी कहने के बाद में कीडैन इस कांच के पास में आता है, खुद को देखने लगता है और खुद की बॉडी के ऊपर ही उसे काफी ज्यादा रिग्रेट्स आ रहा होता है। खुद को देखकर ही उसे बुरा लगने लगता है। तभी जिन्वू से कहता है आपको इतना बुरा मानने की जरूरत नहीं है। वैसे मिस्टर कैट, मेरा एक सवाल था। कैट चिल्ला कहती है मैं तुमसे कहा ना मेरा नाम कीडैन है, मेरे को दोबारा से अपना नाम बताना ना पड़े। जिन्वू कहता है हाँ हम समझ गया। कीडैन मुझे ये बताओ तुम ऐसे इंसान की तरह बात कैसे कर सकते हो। कीडैन कहता है मैं इंसानों की तरह बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूँ। जिन्वू कहता है कि सच में आप एक इंसान है, इस तरह के इंसान तो मैंने पहले कभी नहीं देखे। कीडैन कहता है क्योंकि मैं ट्रांसफॉर्म हो चुका हूँ। मैं पहले तुम्हारी तरह एक इंसान था जिसके 2 पांव और 2 हाथ थे, लेकिन अब इस 4 पैर वाले जीव के अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ हूँ और ये ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह से टेम्पररी है। कुछ टाइम के अंदर मैं दोबारा से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाऊंगा। इसके आगे तुम्हें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए इतना जानना ही काफी है। मुझसे अब इसके आगे कोई भी सवाल मत पूछना। लेकिन ये सुनकर भी जिन्वू के माइंड के अंदर जितने सवाल होते हैं वो खत्म नहीं होते। वो और भी सवाल करने लगता है। वो पूछता है कि सच में ये पॉसिबल है, कोई इंसान किसी कैट में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। कैट बोलती है हाँ बिल्कुल हो सकता है, इसके लिए कुछ कल्टीवेशन विद्या होती है जो कि इंसानों को सीखनी पड़ती है, लेकिन तुम एक निचले स्तर के जीव हो, तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। जिन्वू कहता है मुझे अभी भी समझ में नहीं आया। कीडैन बोलता है मैंने कहा ना तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं है। तभी जिन्वू की तरफ से एक और सवाल आता है तुम इस कैट के अंदर ट्रांसफॉर्म क्यों हुए। कीडैन दोबारा से कहता है मैंने कहा ना तुम्हें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन्वू के सवाल अभी भी रुक नहीं होता है। वो बस लगातार कुछ सवाल पूछते जाता है और एंड में कीडैन चिल्ला कहता है तुम एकदम चुप हो जाओ, अब दोबारा से अपने मुंह से कोई भी शब्द मत निकालना, तुम्हें मुंह खोलने की परमिशन अब दोबारा नहीं मिलेगी। और ये सुनने के साथ में सब कुछ पूरी तरह शांत हो जाता है। सब एकदम खामोश हो चुके हैं। कीडैन दोबारा से बोलता है देखो बेवजह ध्यान से सुनो, तुम्हारा और मेरा मिलना केवल एक इत्तेफाक है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। हम फिलहाल कुछ टाइम के लिए साथ में हैं, लेकिन जल्दी मैं ऐसे चला जाऊंगा, इसलिए तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ सुनने के बाद भी जिन्वू से काफी अच्छे से बात करता है। उससे कहता है अच्छा तो आप एक ह्यूमन है, लेकिन फिर भी अभी आपकी कैट के फॉर्म में है, तो आपको एक कैट फूड ही खाना चाहिए। अभी इस टाइम पर आपकी हेल्थ काफी तक खराब है, इस कैट फूड को एंजॉय करो और मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ। ये कहने के बाद जिन्वू काफी सारा खाना इस कैट के लिए छोड़कर यहाँ चला आता है। कैट पहले तो उसे टेस्ट करती है। इस टाइम पर कीडैन को काफी अजीब सा लग रहा होता है। वो पहली बार कैट फूड को खाने वाला है, लेकिन जैसे उसे टेस्ट करता है तो स्वाद अच्छा लगता है। वो पूरा खा जाता है और साथ में सोचने लगता है ये मेरी क्या हालत हो चुकी है, इस तरह का कैट फूड खाना पड़ रहा है और ये मुझे स्वाद में अच्छा भी लग रहा है। और अब इसी तरीके से पूरा एक दिन बीत जाता है। जिन्वू दोबारा से ऑफिस से घर लौट चुका है। घर आते ही वो चिल्लाते हुए कहने लगता है मिस्टर कैट आप कहाँ पर है। कीडैन इस टाइम पर सामने बिस्तर की तरफ लेटा होता है। जिन्वू कहता है मिस्टर कीडैन आपको मेरे साथ में चलना पड़ेगा। कीडैन कहता है कहाँ पर चलना पड़ेगा और मैं क्यों आऊं, मैं नहीं आ रहा। जिन्वू कहता है मैं पूछ नहीं रहा, अब तो जबरदस्ती चलना पड़ेगा। जबकि तो जिन्वू उस कीडैन को अपने गोद में उठा लेता है और उसे अपने साथ में लेके जाने लगता है। कीडैन मना करने की कोशिश करती है, लेकिन जिन्वू की जिद के आगे उसका बस नहीं चलता। जिन्वू उसे अपने कपड़ों के दबा लेता है और रास्ते में चलते उसे बताने लगता है क्योंकि तुम एक कैट के फॉर्म में हो, इसलिए तुम्हारा इलाज कराना पड़ेगा, एक बार चेक करना पड़ेगा तुम्हारे बॉडी के ऊपर जो घाव हुए थे उसकी वजह से तुम्हारी हेल्थ को कोई नुकसान तो नहीं है। और यही बताते हुए जिन्वू उस कैट को अपने साथ में लेकर जानवरों के अस्पताल में लेके आता है, जहाँ पर उस कैट का चेकअप होता है और पता चलता है कैट पूरी तरह से हेल्दी है। बस इस कैट के अंदर केवल एक ही दिक्कत है, इसे कुछ टाइम तक डाइट पे रखना चाहिए। ये बहुत ज्यादा खा चुकी है और कुछ ज्यादा ही मोटी हो चुकी है। और ये सुनकर कीडैन को काफी गुस्सा आ रहा होता है। उसका मन कर रहा होता है कि इस डॉक्टर को यहीं पे पीट दे, लेकिन वो किस तरीके से अपने गुस्से को शांत रखता है क्योंकि वो बिल्कुल भी हाईलाइट में नहीं आना चाहता। वैसे अब इसके बाद में मेन स्टोरी शुरू होने वाली है। अब तक तो सब कुछ मजाक में चल रहा था, लेकिन अब रियल स्टोरी शुरू होगी। जिन्वू इस कैट को अपने साथ में लेकर अपने घर की तरफ जा रहा होता है। उसकी तारीफ करते हुए लगता है देखा अच्छा हुआ ना यहाँ पर हॉस्पिटल में आ गए, तुम्हारी बॉडी के अंदर किसी तरह कोई घाव नहीं है। ये सुनकर मुझे बहुत रिलीफ मिला। इस समय कीडैन को उस जगह पर कुछ अजीब सी फीलिंग आती है। वो बाहर निकलते हुए बोलने लगती है मुझे इस जगह पर एक मॉन्स्टर के होने का एहसास हो रहा है, ये स्मेल एक मॉन्स्टर कैट की है। जिन्वू कहता है मॉन्स्टर कैट नहीं, अर्थ के ऊपर कोई मॉन्स्टर कैट नहीं होती है। तभी एकदम से उस सामने की तरफ से एक बिल्ली के चिल्लाने की आवाज आती है। बिल्ली गली के अंधेरे से बाहर निकलती है, जिसकी आंखें पूरी तरह से गुस्से में लाल रखी है। कीडैन बोलता है देखा मैंने कहा था ना यहाँ पर एक मॉन्स्टर कैट है। जिन्वू कहता है क्या तुम पूरी तरह श्योर हो कि ये कैट ही है, देखने में से लग रहा है ये कोई टाइगर है। कीडैन बोलता है अब तुम कैट को चैलेंज करोगी कि कौन कैट है और कौन टाइगर, ये मैं पहचान पाऊंगा कि नहीं। मैंने कहा ना ये कैट है, बस अभी तुम ये समझ लो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। जिन्वू कहता है अच्छा ऐसी बात है, तब तो मैं से निकल लेना चाहिए। तो जिन्वू वहाँ पे तेजी से भागना शुरू कर देता है। उसकी स्पीड काफी तेज होती है। कीडैन बोलता है मुझे लगा नहीं था ह्यूमंस अभी तक इतनी तेज रफ्तार तक पहुंच पाए। तुम्हारी रफ्तार किसी भी नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा तेज है, लेकिन फिर भी ये बिल्ली बहुत तेज भाग रही है, ये जल्दी हमें पकड़ लेगी। कीडैन के तकनीक के साथ वैसा होता भी है। वो बिल्ली जोर चलती है और फिर जिन्वू के ऊपर अटैक करके उसके पीठ के ऊपर एक बड़ा सा कट लगा देती है। इस टाइम पर जिन्वू लगभग एकदम गिरने की हालत में हो जाता है। उसकी स्पीड पूरी तरह खत्म हो जाती है। कीडैन बोलता है अब और क्या करना है, अभी मेरे पास में और भी काफी सारे पत्ते हैं, मैं उन्हें खेल सकता हूँ। ये भले एक कैट मॉन्स्टर हो, लेकिन फिर भी है तो एक कैट ही। जबकि तो जिन्वू अपने पास से एक स्टिक बाहर निकलता है और स्टिक के सामने की तरफ कोई चीज लटकी हुई है। इस मॉन्स्टर कैट का पूरा ध्यान उस चीज के ऊपर जाता है। वैसे पूरा ध्यान तो कीडैन का भी जा चुका है। ये दोनों कैट्स एक साथ इस चीज को हिलते हुए देख रही होती है और तभी एकदम से मॉन्स्टर कैट के ऊपर इसका इफेक्ट होता है। वो तुरंत ही उस चीज के हाथ में खेलने लगती है। वो भूल जाती है उसको जिन्वू पे अटैक करना था और यही जिन्वू और कीडैन के यहाँ से निकलने का एकदम सही मौका है। वो कीडैन से बोलता है चलो यहाँ से भागते हैं। इस समय कीडैन भी उस चीज से खेलना शुरू कर देती है। वो भूल जाती है और यहाँ से भागना है।
जिन्वो की याद दिलाने पर किटन को होश आता है वो एक किस तरह की हरकतें कर रहा है। वो एक इंसान है, उसकी सारी हरकतें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब इससे पहले कि किटन को ये चीज समझ में आती, मौका हाथ से जा चुका है। वो मॉन्स्टर बिल्ली तेजी से उस चीज को प्रोटेक्ट करके उसे खा जाती है और फिर उस चीज को तेजी से खींचने में लगती है, जिसके साथ में जिन्वो के हाथ में से वो स्टिक छूट जाती है। और इसी के साथ में जिन्वो जिस चीज की मदद से उस बिल्ली को अट्रैक्ट कर रहा था वो आप उसके हाथ से छिन चुकी है। और फिर इसके बाद में ये जो 1 सेकंड का रेस्ट मिला था, ये रेस्ट खत्म होता है। वो कैट दोबारा से जिन्वो की तरफ देखकर घुराने लगती है। जिन्वो एकदम से उस कैट को पहचान जाता है। उसको याद आता है ये वही बिल्ली है जिसके साथ में जिन्वो कुछ टाइम पहले खेला करता था, लेकिन उस टाइम पर ये एकदम मासूम थी, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। इसी समय वो कैट को चलकर जिन्वो पर अटैक करती है। जिन्वो तेजी से साइड में होकर अटैक डॉज करता है। अभी भी किटन इसे सोच में है कि वो किस तरह की हरकतें कर रहा था, वो बिल्कुल अपनी बॉडी को मूव नहीं कर रहा होता। जिन्वो तुरंत ही उसके पास में आकर उसको उठाता है और वहां से भागना शुरू कर देता है। इस मॉन्स्टर कैट ने जब जिन्वो के ऊपर लास्ट टाइम अटैक किया था तो वो एक डस्टबिन के अंदर गिर गई थी। इस वजह से जिन्वो को दोबारा से कुछ सेकंड मिल जाते हैं यहाँ से दूर निकलने के लिए। कैट जब उस डस्टबिन की तरफ बाहर निकलती है, जिन्वो पहले वहां से दूर जा चुका होता है, लेकिन इस कैट की नॉइज की क्षमता और इसके अलावा सूंघने की क्षमता कुछ तेज है, इनका पीछा करने लगती है। इसके बाद हम दोबारा से जिन्वो देखते हैं जो कि भागते हुए एक सेफ जगह पहुंच चुका है। उस सीढ़ी के पास में एक चुप रुकने लगता है, बुट्टे से हाफता है और किसी तरह देखकर बोलने लगता है, शायद से हमने उस कैट को कब्जे से पीछे छोड़ दिया है। किटन बोलता है, हाँ शायद से तुम ऐसा कर सकते हो सकता है वो कैट तुमसे कब्जे से पीछे रह जाए, लेकिन इसका कुछ फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो कैट किसी भी तरीके से तुम्हारा पीछा करती रहेगी जब तक वो हमें पकड़ नहीं लेती। जिन्वो कहता है, क्या कह रहे हो तुम, वो केवल एक कैट है, वो बेकार में हम पर अटैक क्यों करेगी, वो किसी को टारगेट करना ये कैट का स्वभाव नहीं होता। शायद से उसने हम पर अटैक इसलिए किया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा भूखी थी और वो दोबारा से हम पर अटैक करने की कोशिश नहीं करेगी। किटन कहता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुमने उसकी आंखों में देखा था, वो एक मॉन्स्टर कैट बन चुकी है, वो इन्फेक्टेड है, वो हर एक जीव को प्रोटेक्ट करेगी जो कि उसे दिखाई देगा जब तक वो हम तक नहीं पहुंच जाती। जिन्वो कहता है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। किटन कहता है, तुम केवल एक ही चीज कर सकते हो, जिंदगी और भागते रहो जब तक वो जीव तुम्हें पकड़ नहीं लेता, और जब वो पकड़ा जाए तुम उसके हाथों से मारे जाओ। जिन्वो कहता है, लेकिन ये तो ठीक नहीं होगा, ऐसा हो सकता है वो कैट बहुत से लोगों को मार दे। किटन बोलता है, तो क्या फर्क पड़ता है, वैसे वो एक एनिमल है, और अगर एनिमल किसी इंसान को मार भी देगा तो भी तुम्हारे इस ग्रह के ऊपर एनिमल के खिलाफ कोई भी रिपोर्ट नहीं की जाती है, क्या तुम उसको जेल में डाल दोगे। अगर कोई एनिमल किसी को मार देता है तो उसको दुर्घटना माना जाता है, कोई कत्ल नहीं। ये चीज तुम पर लागू होती है, अगर उसने तुम्हें मार दिया तो इसे भी दुर्घटना ही माना जाएगा। अभी फिलहाल के लिए तुम एक चीज कर सकते हो, जानवर पकड़ने वाली गाड़ी को फोन करो, वो शायद से तुम्हारी मदद कर पाए। जिन्वो कहता है, नहीं मैं फोन नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास फोन ही नहीं है। किटन कहता है, क्या सच में तुम्हारे पास फोन नहीं है, इस जमाने में तो हर इंसान के पास फोन होता ही है, यानी कि अभी फिलहाल के लिए हम केवल एक काम कर सकते हैं, हमें पीछे हटना पड़ेगा और कोई प्लानिंग करनी पड़ेगी और फिर बाद में उस कैट को प्रोटेक्ट करके उसको मारना पड़ेगा। जिन्वो कहता है, क्या कह रहे हैं आप, उसको मारना पड़ेगा, नहीं नहीं मुझसे ये नहीं होगा। किटन कहता है, क्या तुम पागल हो चुके हो, अगर उस कैट के ऊपर हमने अटैक नहीं किया तो कैट हम पर अटैक करके हमको मार देगी, या तो यहाँ पर हम मरेंगे या फिर वो, अब तुम डिसाइड कर लो किसको मरना है। जिन्वो कहता है, मुझे ऐसा लगता है आपको ज्यादा निर्दयी हो रहा है, जबकि आप खुद एक कैट है लेकिन इसके बावजूद भी किसी दूसरी बिल्ली को मारने के लिए कह रहे हैं। किटन कहता है, मैंने तुमसे कहा ना मैं कोई कैट नहीं हूँ, मैं एक ह्यूमन हूँ जो कि सर्वाइव करना चाहता है। क्या तुमने उस कैट को देखा था, वो कितनी खूंखार है, हम किसी भी तरीके से उस कैट से छुपके नहीं रह सकते, वो कैट तुरंत ही हमें खत्म कर देगी। वैसे अगर तुम्हें सबसे डर लग रहा है तो इसके अंदर शामिल होने के लिए तुम इससे किसी तरह भी नहीं गए, तुम चाहो तो मुझे यहीं पर छोड़कर यहाँ से अकेले जा सकते हो। किटन की बात सुनकर जिन्वो कोई भी रिएक्ट नहीं करता, वो वापस से पीछे तो देखने लगता है कहीं मॉन्स्टर कैट उससे बात तो नहीं रही। किटन दोबारा से बात को रिपीट करता है, वो कहता है, मैंने तुमसे कहा ना मुझे यहाँ पर छोड़ो और अकेले घर चले जाओ, तुम सेफ रहोगे। तभी जिन्वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में कहता है, नहीं मैं तो कुछ भी नहीं करने वाला, इस लड़ाई के अंदर मैं आपके साथ में हूँ। जिन्वो एक बार में इसको पूरे कॉन्फिडेंस में कहता है कि किटन को दोबारा सुनने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तुरंत ही जिन्वो की गोद में से उतरती है, वो आगे बोलने लगती है, तो फिर ठीक है तुम्हें ऐसा करना है तो ऐसा करते हैं। जिन्वो कहता है, इससे क्या मतलब है। किटन कहता है, मैं तुम्हें अपने पास से अपने पावर का थोड़ा सा पोर्शन दे सकता हूँ, जिससे तुम्हारी एनर्जी कम से बढ़ जाएगी और तुम उस कैट ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। और इसी के साथ में जिन्वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है, वो कहने लगता है, क्या सच में आप ऐसा कर सकते हैं। किटन बोलता है, हाँ बिल्कुल मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, अब जल्दी से नीचे आ जाओ मेरे लेवल पर ताकि मैं तुम्हारे सर पर अपना हाथ लगा सकूं। जिन्वो बिल्कुल वैसे करता है। किटन जिन्वो के सिर के ऊपर अपना हाथ लगाती है और फिर अपनी कुछ एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर डाल देती है। किटन आई कहता है, ये एनर्जी तुम्हारी बॉडी के अंदर केवल कुछ टाइम के लिए रहने वाली है, इसलिए कुछ मिनटों के अंदर उस कैट को खत्म कर देना। और फिर अब जब ये प्रोसेस खत्म होती है, जिन्वो की बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ चुकी है, वो कहने लगता है, मुझे अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी फील हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जोड़ रही है, लग रहा है जैसे मेरी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है। किटन बोलता है, हाँ बिल्कुल ऐसा तो होना ही था क्योंकि मेरे पास में इलेक्ट्रिसिटी की पावर है, तुम्हारे अंदर भी वही पावर आई है। जिन्वो बोलता है, तब तो हमें एक बार इस पावर को टेस्ट करके देखना चाहिए। किटन कहता है, नहीं तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा टेस्ट सब्जेक्ट इसी जगह पहुंच चुका है, तुम्हें डायरेक्टली फाइट करनी पड़ेगी। किटन के इतना कहने के साथ में वो मॉन्स्टर कैट उस जगह पहुंच जाती है। उसे देखकर जिन्वो किटन को पीछे हटने के लिए कहता है, पूरे कॉन्फिडेंस में कहता है। पहले किटन मना करने लगती है लेकिन तभी वो उसके कॉन्फिडेंस को देखकर तुरंत ही पीछे हट जाता है। किटन समझ जाता है इस लड़के के अंदर जितना कॉन्फिडेंस है ये जरूर से इस कैट को फाइट में हरा देगा। तभी फाइट शुरू होती है। मॉन्स्टर कैट तेजी से जिन्वो पर अटैक करती है। जिन्वो शुरुआत में इस फाइट के अंदर पूरा बैक ऑफ होता है, वो इस अटैक तो नहीं करता, वो इस कैट के ऊपर एक भी अटैक नहीं करता, केवल तो डिफेंड करता रहता है। जिन्वो की रफ्तार इस टाइम बहुत तेज होती है। किटन खुद भी देखकर चौंक जाता है, वो सोचने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने केवल इसको इलेक्ट्रिसिटी की पावर दी थी लेकिन इसकी रफ्तार तो बहुत ज्यादा तेज है।
क्या सच में ऐसा हो सकता है इस इंसान के अंदर पहले से कुछ सुपर पावर्स हो और मेरी सुपर पावर के साथ में ये और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। इसी समय जिन्नू फाइट करते हुए इस कैट के ऊपर साइड में आ जाता है और फिर जोर से कूदकर इसकी तरफ मुक्का मारने के लिए इसकी तरफ बढ़ने लगता है। किटन सोचने लगता है कि सच में इसको इतनी पावर है कि इस कैट को एक ही मुक्के में खत्म कर देगा। मुझे इसकी एनर्जी एकदम सीधे से फील हो रही है, अगर ये मुक्का पड़ा तो ये कैट खत्म हो जाएगी। और फिर इस टाइम पर जिन्नू का मुक्का जोर से उस कैट के ऊपर पड़ जाता है। वहां पर एक जोर से धमाका होता है और इसी के साथ में वो मॉन्स्टर कैट वहीं खत्म हो जाती है। और अब जब सब कुछ शांत हो चुका है तब किडन भी उस दीवार के पीछे से बाहर निकलता है। आगे बढ़ते बोलने लगता है, अच्छा तो ये बात है, इसी वजह से तुम पूरे समय इतने कॉन्फिडेंट थे क्योंकि तुम्हारी खुद की बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पावर थी। जिन्नू अभी फिलहाल किडन को जवाब नहीं देता, वो बस लगातार उस कैट की तो देख रहा है। उस देख के बोलने लगता है, मैंने इस कैट को जान से नहीं मारा, अपनी एनर्जी को थोड़ा सा रोक लिया था, मुझे लगता है ये केवल बेहोश हुई है। जिन्नू के इतना करने के साथ में वो कैट दोबारा संभल बनने लगती है। उसका साइज छोटा हो चुका है, वो अभी भी बेहोश है। उस साइज छोटा हो जाने के बाद में अब वो कैट खुखार से एकदम क्यूट सी लग रही है। उस देखकर जिन्नू बोलता है, देखा मैंने कहा था ना, मैं इस कैट को पहले से जानता हूँ, ये बिल्कुल वही कैट है। किडन कहता है, वैसे तुम्हें ये बात पता है ना, ये कैट अब अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ चुकी है, इसकी बॉडी के ऊपर काफी सारे घाव है, ये जल्दी मर सकती है, अगर तुम्हें इसे जिंदा रखना है तो ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। जिन्नू तुरंत ही उस बिल्ली को उठाता है, अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। यहाँ से हम एक सेलफोन टावर के ऊपर एक बंदे को देखते हैं जो कि फोन पर किसी से बात करते हुए कह रहा होता है, एक बार थोड़ी सी गलती हो गई लेकिन अगली बार नहीं होगी, हम उसे पकड़ के रहेंगे। हमने एक फ्लैश देखा है जिससे पता चल गया उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। फोन वाला बंदा बोलता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम दोबारा से फेल हो जाओगे, मुझे ऐसा लगता है हमने बेकार से हंटर को हायर कर लिया है, तुम इस काबिल नहीं हो कि इस काम को कर सको, हमें किसी और को हमें भेजना पड़ेगा। हंटर कहता है, मैंने कहा ना इस काम को मैं ठीक से कर सकता हूँ, ये काम मेरा है, तुम मुझे मत सिखाओ इस काम को किस तरह से कंप्लीट करना है। ये कहने के बाद वो खुद ही अपने फोन को तोड़ देता है और फिर कहता है, ये लोग हमेशा नए नए तरह के इंस्ट्रक्शन देकर मेरे काम को और ज्यादा खराब करते जाते हैं, लेकिन अब मैं जानता हूँ मुझे अपने काम को किस तरह से कंप्लीट करना है। अब अगली बार इनसे बात तभी होगी जब मैं अपने मिशन को पूरी तरह कंप्लीट कर दूंगा। ये कहते हुए इस ओल्ड मैन की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा इविल एनर्जी निकल रही होती है। जी चिल्लाते हुए कहता है, तुम जहाँ कहीं भी हो मैं आ रहा हूँ तुम्हें पकड़ने के लिए। जिन्नू इस दूसरी कैट को भी अपने घर पे लेके आ चुका है। इसकी बॉडी के ऊपर अच्छी तरह बर्फ पट्टी करता है, लेकिन अभी भी वो काफी ज्यादा परेशान है। वो किडन से पूछने लगता है, क्या ये बिल्ली बच सकती है? किडन बोलता है, हाँ बिल्कुल ये बच सकती है, इसकी बॉडी के ऊपर हल्का सा इम्पैक्ट ही तो हुआ था, कुछ टाइम के अंदर इसको होश आ जाएगा। जिन्नू कहता है, लेकिन फिर भी हमें इसे हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए था, वहां पर इसका ठीक से इलाज हो जाता। लेकिन किडन इस चीज के लिए साफ मना कर देता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो चुके हो? अगर तुम इस कैट को हॉस्पिटल में लेके जाओगे और वहां पर इसको होश आ गया, ये दोबारा से अपने बीस्ट फॉर्म में आ गई, तब तुम क्या करोगे? एक बिल्ली को बचाने के चक्कर में इतने सारे ह्यूमंस मारे जाएंगे। किडन से ये एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद में जिन्नू पूरी तरह शांत हो जाता है। किडन आगे बोलता है, तुम जितना कर सकते थे तुमने उतना कर दिया है, अब अगर ये बिल्ली बच जाती है तो इसकी किस्मत है, और अगर इसके साथ कुछ हो जाता है, ये मर जाती है, तो भी इसके अंदर तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये कहने के बाद में किडन आगे सोचने लगता है, इस बिल्ली के अंदर ऐसा क्या खास हुआ था कि इसकी बॉडी इस तरह ट्रांसफॉर्म हो गई, इसका साइज बढ़ चुका था, और इसके अलावा इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर भी आ गई थी। अर्थी कैट्स के अंदर इस तरह कोई पावर नहीं होती, कैसा हो सकता है ये कैट भी अपने आप को अवाकन कर पा रही है। इसी समय जिन्नू दोबारा से हिचकिचाते हुए किडन के पास में आता है। उससे कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। किडन कहता है, क्या बात करनी है? तुम बहुत नर्वस से लग रहे हो। जिन्नू कहता है, असल में ये बात मेरी पावर्स के बारे में। मिस्टर किडन, आपने उस टाइम पर मुझे फाइट करते हुए देखा होगा। किडन बोलता है, हाँ बिल्कुल तुम्हें देखा था, तुम्हारी स्पीड काफी ज्यादा तेज है। जिन्नू कहता है, हाँ उसी स्पीड के बारे में आप किसी को मत बताना, मैं नहीं चाहता मेरी पावर्स के बारे में ज्यादा लोगों को पता चले, मैं इसको एकदम सीक्रेट रखता हूँ। अगर सभी लोगों को इस बारे में पता चल गया तो मेरे लिए दिक्कत हो सकती है। और अभी सुनकर किडन जवाब देता है, क्या सच में तुम्हें ये चीज एक दिक्कत लगती है? अवाकन होना एक काफी अच्छी चीज है, तुम असल में एक अवाकंड हो। जिन्नू कहता है, अवाकंड ये क्या होता है? ये सुनकर किडन बहुत ही अजीब ढंग से जिन्नू की तरफ देखने लगता है। फिर आगे बोलता है, क्या सच में तुम्हें नहीं पता अवाकंड क्या होता है? अवाकंड असल में तुम हो, तुम जैसे लोग जिनके पास में स्पेशल पावर्स होती है वो असल में अवाकंड होते हैं। और अभी सुनने के साथ में जिन्नू के सवाल और ज्यादा बढ़ते जाते हैं। वो अगला सवाल पूछता है, यानी इसका मतलब मैं अवाकंड हूँ, इसी वजह से इन सारी पावर्स का यूज कर पा रहा हूँ। किडन बोलता है, हाँ बिल्कुल, अभी मैंने यही तो कहा। फिर जिन्नू का अगला सवाल आता है, तो यानी कि इसका मतलब इस दुनिया के अंदर और भी काफी सारे लोग मेरे जैसे होंगे जिनके पास में इसी तरह की पावर होगी जो कि अवाकंड होंगे। किडन बोलता है, हाँ बिल्कुल होंगे, एक तो तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, मैं भी असल में एक अवाकंड हूँ। और इस सुनकर जिन्नू थोड़ा चौंक जाता है। वो कहता है, क्या सच में आप एक अवाकंड हो? किडन बोलता है, हाँ बिल्कुल मैं एक अवाकंड हूँ, मैं तुम्हारे सामने 2 बार अपनी पावर्स का यूज कर चुका हूँ, तुम्हें अभी तक ये पता ही नहीं चली। क्या तुम इंसानों के बीच में कोई और इंसान ऐसा भी है जो कि अपने आप को कैट के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकता हो? मैं ये कर पा रहा हूँ, मतलब मैं अवाकंड हूँ, मेरे पास सुपर पावर्स है। और अभी सुनने के बाद में जिन्नू बहुत ही अजीब ढंग से किडन की तरफ देखने लगता है, उस चाकू में आंसू लगता है। किडन कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने रोना क्यों शुरू कर दिया? जिन्नू कहता है, मेरे को काफी लंबे टाइम से ये लगता आ रहा था कि मेरे पास में जो पावर है ये बहुत अजीब सी है, मैं इस पूरी दुनिया से एकदम अलग हूँ, मैं असल में एक वियर्ड इंसान हूँ। किडन कहता है, क्या सच में तुमने आज से पहले कभी भी कोई अवाकंड नहीं देखा? मेरे पहला अवाकंड हूँ जो कि तुमसे मिला हूँ। जिन्नू कहता है, हाँ बिल्कुल अब वो पहले है। ये किताब अपने आंसू पोंछने लगता है।
किडन आके बोलता है तब तो तुम्हारे लिए सिचुएशन काफी ज्यादा मुश्किल रही होगी, क्योंकि इंसानों के बीच में इस तरीके से एकदम अलग तरह से जीना, उनसे अपनी पार्ट्स को छुपाना, उनको ये सब कुछ ना बताना काफी ज्यादा खतरनाक होता है, काफी ज्यादा बुरा सा लगता है। जिन्वो कहता है हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरी लाइफ हमेशा से काफी ज्यादा बुरी रही है। मेरी मॉम को जब मेरी पार्ट्स के बारे में पता चला था तब उन्होंने मुझसे कहा था मैं कभी भी इस पार्ट्स के बारे में कभी भी किसी को ना बताऊं, मैं इन पार्ट्स का कभी यूज ना करूं। मुझे याद है जब मैं छोटा था तब मैंने पहली बार अपनी पार्ट्स का यूज किया था अपने दोस्तों के सामने। तब मेरे सारे दोस्त जो कि मुझे काफी पसंद करते थे वो एकदम से मेरे की तरफ बहुत ही अजीब तरह से देखने लगे, उनको लगने लगा मैं एक मॉन्स्टर हूँ। वो सब के सब मुझे मॉन्स्टर का ही चिढ़ाया करते थे और तब से मैं अपनी पावर्स को पूरी तरह से हाइड करना शुरू कर दिया। मैं किसी से भी अपनी पावर्स की बात नहीं करता था। मेरी मॉम को मेरी पावर के बारे में पता था, लेकिन फिर भी मैं उनसे भी बात नहीं करता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मैं उनसे बात करूंगा तो थोड़ी ऑफेंड हो सकती है। और इसके अलावा जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे ये डर भी सताने लगा अगर किसी को मेरी पावर के बारे में पता चल गया तो तुरंत ही मुझे पकड़कर किसी लैब के अंदर बंद कर देगा और फिर उसके बाद मेरी बॉडी के ऊपर कैसे एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। इसी वजह से मुझे मेरी पावर एक बीमारी की लगती थी जो कि मेरे को बहुत बचपन से हो चुकी है और मैं किसी भी तरीके से इसे पीछे नहीं छुड़ा सकता हूँ। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक वरदान है जो कि मुझे मिला है। वो कहता है अभी भी इस सब के अंदर रोने वाला कुछ भी नहीं है। वैसे अभी यहाँ पर जिन्वो के सवाल खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये तो सवाल की शुरुआत है। वो कहने लगता है क्या मुझे अवाकन किस तरह से अपनी पावर्स को और ज्यादा बढ़ाते हैं ये सिखा सकते हैं। किडन बोलता है हाँ बिल्कुल, ये मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। सबसे पहले तुम ये जान लो अवाकन होता क्या है। अवाकन कोई बीमारी नहीं है, ये एक वरदान है जो कुछ ह्यूमंस को मिलता है। कुछ ह्यूमंस अपनी स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, कुछ टेलीपैथी का यूज कर सकते हैं, कुछ के बाद साइकिक पावर्स आती है और अभी अलग अलग तरह की काफी सारी पावर्स है जिनको अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। हर कोई अपनी पावर्स के हिसाब से अपनी ट्रेनिंग करता है। जैसे तुम्हारे पास में स्पीड की पावर है जो कि अभी पूरे बेसिक स्टेज में है। तुम बताओ क्या तुमने कभी इससे पहले इस पावर को इससे अलग तरह से यूज किया है। जिन्वो बोलता है नहीं, कभी इससे अलग तरह से यूज नहीं किया, लेकिन इससे बेकार तरह से यूज किया है। जब मैं छोटा था तब मेरी स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा कम यूज किया करता था, तो उस टाइम पर मैं 1 सेकंड के लिए अपनी स्पीड को बढ़ा पाता था। केवल 1 सेकंड के लिए मेरी रफ्तार आवाज की रफ्तार जितनी पहुंच जाती थी। लेकिन अब जब मैं इसको अक्सर यूज कर लेता हूँ जब मुझे जरूरत पड़ती है तो 3 से 5 सेकंड के लिए मेरी रफ्तार काफी ज्यादा तेज हो जाती है। मुझे लगता है ये भी एक तरीके से एक इंप्रूवमेंट और एक चेंज है। किडन बोलता है हाँ बिल्कुल, ये भी एक तरह से चेंज है। तुमने धीरे धीरे करके अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाया है, ये भले अनजाने में हुआ है लेकिन तुम्हारी स्पीड बढ़ चुकी है और अब तुम इसको और ज्यादा बढ़ा सकते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें अच्छे से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर तुम अच्छे से ट्रेनिंग करोगे तो तुम खुद चौंक जाओगे कि तुम्हारी स्पीड कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। जिन्वो कहता है मेरा एक और सवाल है, क्या हर एक अवाकन को अपनी पावर बढ़ाने के लिए ऐसे मेहनत करनी पड़ती है और हर एक अवाकन अपनी पावर को बढ़ाने के बाद में क्या करता है, क्या वो सबके सब हीरो बन जाते हैं। किडन बोलता है नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं होता। हर कोई हीरो नहीं बनता, कुछ लोग विलन से बन जाते हैं। वो अपने मन में जो आता है वो करते हैं। वैसे देखा जाए तो हीरो तो कोई भी नहीं बनता, हीरो वाले काम करते हैं। जिनका मन हीरो वाले काम करने का होता है वो हीरो बन जाता है। वैसे तुम क्या सोचते हो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के बाद में तुम क्या करने वाले हो। जिन्वो कहता है अभी फिलहाल तो मैंने ये सोचा है अपनी स्ट्रेंथ को पूरी तरह छुपा के रखूंगा, मैं किसी को भी इसके बारे में बताना नहीं चाहता। किडन कहता है तुम बहुत अजीब हो, तुम्हें इतना बड़ा वरदान मिला है और तुम इसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहते। तभी जिन्वो एकदम उसको बीच में रोकता है। किडन कहता है क्या हुआ। जिन्वो कहता है असल में मुझे बहुत तेज भूख लगी है। और ये सुनकर किडन को काफी गुस्सा आता है क्योंकि जिन्वो ने उसे इतनी इंपॉर्टेंट बात के बीच में टोक दिया है। उसे चिल्लाते कहने लगता है ये बहुत ही बकवास है, जब मैं कोई इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ तो उस टाइम पर बीच में टोका मत करा करो। जिन्वो कहता है एक बार हम कुछ खा लेते हैं, उसके बाद में इन बातों को दोबारा शुरू कर देंगे। जबकि तो जिन्वो कुछ खाने के लिए चला जाता है। इस टाइम पर किडन जिन्वो की तो देख रही होता है और अब इसी के साथ में समझ जाता है किडन को भी कुछ खाने के लिए चाहिए। वो उसे भी थोड़ा सा खाना सर्व करता है, लेकिन किडन को भी पसंद नहीं आता। उसे कैट फूड खाने को मिला है। वो असल में एक इंसान है लेकिन एक कैट की बॉडी में है, इसलिए उसको कैट फूड दिया है और ये चीज उसको अच्छी नहीं लग रही। लेकिन जिन्वो के थोड़ा समझाने पर कि कैट्स की बॉडी के अंदर ह्यूमन फूड नहीं जाना चाहिए, वो उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए किडन मान जाता है। वो उसी खाने को खाने लगता है और अब इसी समय प्रॉब्लम शुरू जाती है। जिन्वो के घर की तरफ कोई बढ़ रहा है जो कोई इविल एनर्जी है। किडन को भी इसी समय ये फील हो जाती है। वो सोचने लगता है ये एनर्जी तो कुछ ज्यादा पास में पहुंच गई है, शायद से मैं इस टाइम पर एक कैट फॉर्म में हूँ, इस वजह से इस एनर्जी को इतने पास में आने से पहले फील नहीं कर पाया। ये एनर्जी बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, ये आ कहां से रही है। किडन ये सोच रहा होता है। इसी समय वो दूसरी कैट जो कि बर्फ पट्टी कराए हुए उस बिस्तर पर बैठी हुई थी वो एकदम जग जाती है, चिल्लाना शुरू कर देती है। वो वापस से अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आ चुकी है। लेकिन अब की बार इसका बिहेवियर पिछली बार से एकदम अलग होता है। ये जिन्वो या फिर किडन के ऊपर अटैक करने की कोशिश नहीं करती, बल्कि तुरंत ही इधर से इधर कूदने के बाद में यहाँ से बाहर निकल जाती है। और ये देखो जिन्वो कहता है ये क्या हुआ, ये कैट ऐसे भाग क्यों गई, इसको तो बहुत जल्दी होश आ गया, मुझे लगा नहीं था ये बच पाएगी। किडन कहता है हाँ बिल्कुल, ये बच चुकी है और हमारे लिए अब बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। शायद से ये हमें मारने के लिए दोबारा आएगी। अभी तो यहाँ से भाग गई क्योंकि ये सब कुछ उस एनर्जी का कारण हो रहा है। यहाँ पर हमारे आसपास में एक अजीब सी इविल एनर्जी है। इसी समय जिन्वो घर से बाहर निकलने के लिए तैयार होने लगता है। किडन कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। जिन्वो कहता है बाहर जा रहा हूँ। वो कैट किसी पर अटैक कर सकती है, वो बहुत खुखार है। इससे पहले कि वो किसी इंसान के ऊपर अटैक करे मुझे उसे पकड़ना पड़ेगा। किडन कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम पहले ही एक बार उस कैट से फाइट कर चुके हो, तुम्हारे लिए इतना ही काफी है। एक ही दिन के अंदर तुम इतनी बार अपनी पावर्स का यूज करोगे तो तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकता है
और इसके अलावा उस कैट के अंदर वैसे भी स्ट्रेंथ की काफी कमी है, वो किसी भी इंसान के ऊपर अटैक करने की कोशिश नहीं करेगी। जिन्वो कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो यानी कि इसका मतलब हम भी उसके ऊपर अटैक करके उसे अभी आसानी से काबू में कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। जैसा कि आपने कहा था मैं अवाकंड हो चुका हूँ, मेरे पास में एक स्पेशल पावर है और अब मैं उस पावर का थोड़ा ठीक तरह से यूज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जब तक मैं यहाँ पर हूँ मेरे आसपास से किसी को भी किसी तरह की चोट ना लगे। किडन कहता है तो भी ठीक है, तुम जीते, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जिन्वो कहता है क्या सच में आप भी साथ चलेंगे? किडन बोलता है हाँ बिल्कुल मैं साथ चल रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल मत सोचना कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बाहर की साइड में एक अलग सी एनर्जी फील हो रही है और मैं उस एनर्जी को भी चेक करना चाहता हूँ। इसलिए आप जल्दी से बेकारी बकवास बंद करो और मेरे पीछे पीछे आते रहो। ये कहते किडन आगे बढ़ने लगता है, जिन्वो भी उसका पीछा कर रहा है। ये दोनों घर से बाहर निकल चुके हैं। जिन्वो ने किडन को अपने कपड़ों में दबा रखा है और तेजी से आगे तो भागता जा रहा है। किडन कहता है तुम्हें पता है ना तुम्हारे पास में सुपर स्पीड के अलावा भी और भी काफी सारी पावर्स है। जिन्वो कहता है और भी काफी सारी पावर्स, इसका क्या मतलब है? किडन बोलता है कि तुमने कभी पढ़ाई नहीं की, किसी को भी डायरेक्टली सुपर स्पीड नहीं मिल सकती, उसकी बॉडी के अंदर और भी काफी सारी पावर्स होनी चाहिए, जैसे कि तुम्हारे रिफ्लेक्सेस काफी अच्छे होने चाहिए, तुम्हारी बॉडी काफी मजबूत होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास में दोनों पावर्स नहीं होगी तो तेज रफ्तार में भागते वक्त तुम किसी चीज टकरा सकते हो और इसके अलावा तेज रफ्तार से भागते वक्त तुम्हारी बॉडी के चित्रे उड़ सकते हैं। जिन्वो कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इन पावर्स को मैं हमेशा से यूज करता आया हूँ, तभी तो तेज रफ्तार से भाग पा रहा हूँ, यानी कि ये पावर्स मेरे पास में है। किडन कहता है यहाँ से लेफ्ट टर्न ले लो। इस टाइम पर जिन्वो अपनी सुपर स्पीड दिखाता है, वो तेजी से लेफ्ट टर्न लेकर भागने लगता है। किडन बोलता है तुम इस तरीके से और कितनी देर तक भाग पाओगे? जिन्वो कहता है मैं इन पावर्स का अब टुकड़ों में यूज करता हूँ केवल एक सेकंड के लिए, इस वजह से मैं और ज्यादा लंबे टाइम तक इनका यूज कर पाता हूँ। वैसे मेरी लिमिट 3 से 5 सेकंड की है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है मैं 2 सेकंड तक और तेज रफ्तार से भाग पाऊंगा। किडन कहता है अच्छा ऐसी बात है, 2 सेकंड तक तुम पावर्स कैसे रुक रुक के यूज कर रहे हो? ये काफी सही तरीका है। जिन्वो कहता है अब तुम मुझे ये बताओगे वो कैट कहाँ पर गई? किडन कहता है वहां उस तरफ। जिन्वो कहता है तुम्हें कैसे पता चल रहा है कि कैट किस तरफ जा रही है? वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। किडन बोलता है क्योंकि मैं उस पावर को सेंस कर सकता हूँ। इसी समय किडन को दोबारा से ऊपर की तरफ वो इविल एनर्जी दिखाई देती है जो कि उसे पहले फील हुई थी। इस देखकर आगे बोलने लगता है तुम मुझसे पूछ रहे थे ना इस दुनिया के अंदर और भी अवाकंड किस जगह पर है, तो तुम्हारी मुलाकात जल्द ही एक अवाकंड से होने वाली है, तैयार हो जाओ। उससे मुलाकात बिल्कुल भी आसान नहीं होगी। यहाँ से अब इसके बाद में हम उस कैट को देखते हैं जो कि गली के अंदर टर्न लेती है। वहाँ सामने की तरफ एक बंदा खड़ा हुआ है और ये वही बंदा है जो कि पिछले एपिसोड के एंड में दिखाई दिया था। ये इस कैट को देख के बोलने लगता है तो आखिरकार तुम यहाँ पर आई गई, तुम्हें पिछली बार वो हरकत नहीं करनी चाहिए थी, मैंने तुम्हें पिंजरे बंद किया था, पिंजरे को तोड़ के तुम भाग गई, ये बिल्कुल गलत हरकत थी, इस तरह की हरकत दोबारा से रिपीट नहीं होनी चाहिए। ये सुनते हुए जब वो कैट उस बंदे की तरफ देखती है उसे कब से तो गुस्सा सहने लगता है, उसकी तो देख घुर्राने लगती है। उसे याद आता है ये वही बंदा है चूंकि उसे अक्सर ही पिंजरे के पास से देखा करता था और ये वही बंदा है जिसने उसे पिंजरे के अंदर बंद किया था, लेकिन अभी भी वो इसके ऊपर अटैक नहीं करती। हंटर आगे बोलने लगता है मुझे पता है तुम मुझ पर अटैक नहीं कर सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम अवाक हो चुकी हो, तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा पावर आ चुकी है, तुम पहले से काफी स्ट्रांग हो। यहाँ पर इस हंटर और इस कैट की जो सारी बातें चल रही होती है, इस टाइम पर जिन्वो इस किडन के साथ में इस जगह पहुंच जाता है। वो जल्दी सामने तो भागकर इनके सामने आने वाला होता है, तभी किडन उसे रोकता है, उसे कहता है साइड हो जाओ, अभी उसके सामने जाने की जरूरत नहीं है कि तुम पागल हो। और इसी के साथ में जिन्वो दोबारा साइड में हो जाता है। जिन्वो और किडन दोनों उसको देखने लगते हैं। जिन्वो कहता है वहां पर वो क्या हो रहा है, ये कैट इस आदमी के पास में क्यों आई है और यहाँ पर हम इस तरीके से छुपकर इनके ऊपर नजर क्यों रख रहे हैं? सीधे इनके सामने चलता है। किडन कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो? क्या तुम्हें वो कैट दिखाई नहीं दे रही? वो किस तरीके से उस ह्यूमन से बात कर रही है? जिसका मतलब साफ है वो ह्यूमन एक अवाकंड है, मुझे उसकी एनर्जी फील हो रही है, वो काफी खतरनाक है, उसके सामने हम ऐसे ही नहीं जा सकते। और इसके अलावा ये आदमी अपनी बॉडी के अंदर से एक इविल एनर्जी को बाहर निकाल रहा है जो कि इस कैट को इस जगह बुलाने के लिए थी, इसी वजह से कैट भागते हुए इस जगह पर आई है। और ये कितने किडन सोचने लगता है इस एनर्जी बिल्कुल वैसी नहीं है जो कि मुझ पर अटैक करने वालों में से थी, जिसका मतलब ये मुझ पर अटैक करने के लिए आया, ये मेरे पीछे नहीं है। जिन्वो कहता है जिसका मतलब ये जो आदमी है ये जरूर से इस कैट का ओनर होगा। जिन्वो इतना कहता है कि इस समय वो कैट उछलकर उस आदमी के ऊपर अटैक कर देती है, तभी आदमी अपनी पावर्स यूज करता है, उसके हाथ भी नहीं लगाता और जोर से पीछे से धक्का देता है। वो कैट सीधे जाकर दीवार के ऊपर टकरा जाती है। इस एक ही हिट के अंदर उसकी पावर का जो खत्म हो चुकी है, वो बुढ़ी थक चुकी है और हाफने लगती है। बूढ़ा आदमी आगे बोलता है मैंने तुमसे कहा था ना इस तरह की कोई हरकत मत करना, तुम्हें पता है तुम्हारे ये एक हिट तुम्हारी जान ले लेगा और अब तुम मरने वाली हो। ये कहने का आदमी दोबारा से उन पावर को यूज करता है, अपने हाथ को ऊपर की तरफ करता है, इसके साथ में कैट भी हवा में उड़ने लगती है और फिर उसके बाद में दोबारा से उस कैट को दीवार के ऊपर भेज देता है और फिर हंसते उससे कहता है मैंने कहा था ना तुम मरने वाली हो, यही तुम्हारा आखिरी वक्त है, मैं तुम्हें तब तक ऐसे भेजता रहूंगा जब तक तुम मर नहीं जाती, तुम चाहो तो दोबारा से खड़े होने की कोशिश कर सकती हो। इस मॉन्स्टर कैट को इससे प्रताप देखकर किडन में थोड़ा सा घबरा जाता है। वो सोचने लगता है इस बंदे के तो बहुत ज्यादा पावर है, इसके पास में साइकिक पावर्स है जो बिना किसी चीज को हाथ लगाए हुए उस चीज को पूरी तरह नष्ट कर सकती है। इसी समय अभी हंटर अपनी पावर्स को यूज करना बंद कर देता है, वो इस कैट की तरफ बढ़ता है और आगे बोलता है मुझे ऐसा लगता है मेरे को तुम्हारे साथ में खेलने में अब बहुत ज्यादा मजा नहीं आ रहा है क्योंकि तुम मेरे की बेकार एक्सपेरिमेंट थी, तुम्हारी
तुम्हारी बॉडी के अंदर किसी भी तरीके की अच्छी इंप्रूवमेंट नहीं आई। भले ही तुम्हारी स्पीड किसी नॉर्मल कैट से ज्यादा बढ़ चुकी थी और स्ट्रेंथ भी बढ़ चुकी थी, लेकिन मेरे एक्सपेक्टेशन से ये काफी कम है। मुझे और बेहतर चाहिए। यानी किसका मतलब तुम मेरी एक फेल एक्सपेरिमेंट हो जिसे खत्म हो जाना चाहिए। इस टाइम पर जिन्वो किडन से बोलने लगता है, मुझे ऐसा लगता है ये सही टाइम है इस बंदे को प्रोटेक्ट करने का। मैं इस तरीके से एक कैट को मरने नहीं दे सकता हूँ। वो कैट यहाँ पर इसलिए कमजोर है क्योंकि उसने मेरे से फाइट की थी, इसलिए अब मुझे जाकर उस कैट को बचाना पड़ेगा। किडन बोलता है, क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम्हें इस बंदे की पावर दिखाई दे रही है? वो काफी लंबे टाइम से एक अवाकंड है, अपनी पावर्स का काफी लंबे टाइम से यूज करता आ रहा है, उसको बहुत एक्सपीरियंस है। और तुम्हें क्या लगता है एक नौसिखे बंदे तुम्हारे जैसा कोई भी उसको हरा पाएगा? अगर उसकी तुम्हारे पर नजर ही पड़ जाती है तो भी तुम बच नहीं सकते। तुम्हारी हेल्थ बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसे उस कैट की हुई है। तुम बुरी तरह से मारे जाओगे। जिन्वो कहता है, लेकिन फिर भी हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसा भी तो हो सकता है हम उस बंदे से फाइट करने की कोशिश ना करें, कि उसको इतना समझाएं कि उस कैट को वहां पर छोड़ दे और उस कैट को लेकर हम वापस आ जाएंगे। किडन कहता है, तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? वो इंसान उस कैट को मारना चाहता है और अगर तुम इंसान के सामने आओगे उसको समझाने की कोशिश करोगे तो वो समझ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जैसे वो देखेगा कि तुम्हें उसके बारे में पता चल चुका है कि तुमने उसे देख लिया है, तो अपनी पावर्स का वो तुम्हारे ऊपर यूज करेगा। उसके लिए सब कुछ खेल है, वो खेल खेल में तुम्हें खत्म कर देगा। ये सुनने के बाद में जिन्वो का मुंह पूरी तरह बंद हो जाता है। किडन आगे बोलता है, मुझे पता है तुम कैट्स को काफी ज्यादा पसंद करते हो, तुम जाकर उस कैट को बचाना भी चाहते हो, लेकिन अभी फिलहाल तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुमने भले ही एक मॉन्स्टर कैट से फाइट किया, उसे फाइट में हरा दिया, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर इतनी पावर नहीं है कि तुम एक असली अवाकंड से फाइट कर उसे भी फाइट में हरा सको। जिन्वो तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि तुम इस फाइट में नहीं जीत सकते। तुम्हारी एक लिमिटेशन है और उस लिमिटेशन को कभी भूलना मत। जैसे किडन ये से कुछ बता जाता है, जिन्वो का डर और ज्यादा बढ़ने लगता है। वो और ज्यादा उदास होने लगा है, शांति से अपनी जगह बैठ जाता है। इसी समय ये कैट दोबारा से होश में आ चुकी है। ये दोबारा से खड़ी होकर इस हंटर को भी चिल्लाना शुरू कर देती है। उसके ऊपर जोर से घुर्रा रही है, लेकिन अब की बार उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश नहीं कर रही। और ये देखकर हंटर बोलने लगता है, ये तुम क्या कर रही हो? तुम मेरी एक्सपेरिमेंट हो, तुम्हें मुझ पर अटैक करना चाहिए। खुद को बचाने के लिए मुझ पर अटैक करो। तुम अटैक ना करके मेरे एक्सपेरिमेंट को और ज्यादा खराब कर रही हो। तुम एक शेमफुल हो और तुम्हें देखकर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। इस टाइम पर कैट बहुत ज्यादा डर जाती है। वो तेजी से वहां से भागना शुरू कर देती है। हंटर बोलता है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें भागने की परमिशन नहीं है। और ये कहते वो अपने हाथों सामने तक करके दोबारा से इन पावर्स को यूज करता है और इसी के साथ में उस कैट की बॉडी के चित्र उड़ जाते हैं। वो उसे जोर से जिन में पटक भी देता है और इसी के साथ में इस कैट की हालत दोबारा से खराब हो चुकी है। वो बेहोश हो चुकी है। हंटर उसकी तरफ बढ़ता है और आगे बोलता है, अब मैं तुम्हें देखकर ये कह सकता हूँ, तुम पूरी तरीके से एक फेल एक्सपेरिमेंट नहीं थी। तुम्हें देखकर मुझे समझ में आ चुकी है, अगर किसी जानवर को अवाकन किया जाए तो उसको डराया भी जा सकता है। जिससे डरा हुआ है उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि उसे दूर भागेगा। तो इस तरीके से तुम्हारे बिहेवियर के बारे में मुझे कुछ नया पता चला, यानी कि अब तुम पूरी तरीके से एक वेस्टेज नहीं हो। फिर भी मुझे लगता है तुम्हें डिकम्पोज कर देना चाहिए। तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ पर, अब तुम्हारे खत्म होने का टाइम हो चुका है। जिन्वो सोचने लगता है, कोई इंसान इतना क्रूर कैसे हो सकता है? किसी जीव को इस तरह से मारने के बारे में सोच रहा है, वो उसे भागने भी नहीं दे रहा। इसके बाद वो किडन से कहता है, किडन मुझे उससे फाइट करनी है और किसी भी तरीके से उस कैट को बचाना है। किडन कहता है, तुम पागल हो चुके हो, दोबारा से इस तरह की बात मत बोलना। जिन्वो कहता है, मेरे को उससे फाइट करनी है, अपनी पावर्स की मदद से मैं उससे फाइट करूंगा और उस कैट को बचाऊंगा। किडन कहता है, तुम्हें एक ही बात कितनी बार समझानी पड़ेगी, वो एक अवाकंड है। हो सकता है किसी भी नॉर्मल जीव के ऊपर तुम्हारी स्पीड काफी अच्छी तरह काम करती हो, लेकिन वो तुम्हारी एनर्जी को आसानी से सेंस कर लेगा। मतलब तुम कितनी भी तेज से भाग लो, वो तुम्हें देख सकता है और तुम पर अगर एक भी अटैक हो गया तो तुम खत्म हो जाओगे। जिन्वो कहता है, तुमने कई बार मेरी पावर को नीचे दिखाया है, मेरी पावर को तुम हमेशा कम समझते हो, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। मेरी पावर चाहे कम ही हो, लेकिन फिर भी मैं इस तरीके से उसे इस दुनिया के किसी भी जीव को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। और अब तुम्हें बिल्कुल भी मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। किडन बोलता है, तुम्हारी चिंता नहीं, मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। जिन्वो कहता है, ये तो अच्छी बात है, चलो अब मैं जा रहा हूँ। जबकि तो जिन्वो अपनी सुपर स्पीड दिखाता है, वो एकदम से किडन के सामने से गायब हो जाता है और अब इसी के साथ में किडन घबराहट बढ़ने लगती है। वो सोचने लगता है, अब ये मरेगा, ये अवाकंड तुरंत ही इसको पटक पटक के बहुत बुरी तरह से पीटने वाला है। इसके बाद में हम इस सेंटर को देखते हैं जो कि इस कैट की तरफ बढ़ रहा है। वो एकदम इसके पास से पहुंच चुका है। कैट इस टाइम बेहोश है, वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रही। किडन ये सब कुछ फिलहाल के लिए दूर से देख रहा होता है। ये बंदा उस कैट को अटैक करने वाला है, तभी एकदम से हंटर को अपने सामने जिन्वो दिखाई देता है जो कि उस कैट को संभाल रहा है। हंटर से देखकर काफी गुस्सा हो जाता है, वो चिल्लाते कहने लगता है, तुम कौन हो? और ये कहने के साथ में वो बिना कुछ आगे सवाल की उम्मीद किए अपनी पूरी ताकत से जिन्वो को अटैक कर देता है। इससे अगले सेकंड जिन्वो से गायब हो चुका है, वो वहां से कहीं और पहुंच चुका है। और अब ये देखकर हंटर भी घबरा जाता है, वो चिल्लाते कहने लगता है, तुम गायब हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम हो कौन? और इसके अगले सेकंड हंटर को तो संभालता है। वो समझ जाता है कि ये सब कुछ किसी और अवाकंड का काम है जो कि अपनी तेज रफ्तार का यूज कर रहा है। उसने अपनी फास्ट स्पीड का यूज करके इस कैट को यहाँ से भगा लिया है और अब उस कैट की जान बच चुकी है। इसके बाद में हम जिन्वो और किडन को देखते हैं। जिन्वो इस टाइम पर भागते हुए काफी ज्यादा खुश है। वो खुश तो होने लगता है, देखा मिस्टर किडन, मैंने किस तरीके से इस कैट को बचा लिया, हमें फाइट भी नहीं करनी पड़ी। किडन बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम, उसने तुम्हें देख लिया है और अब तुम उसके टारगेट पे आ चुके हो। अब तक तो वो हमारे पीछे नहीं था, लेकिन अब जरूर से हमारे पीछे लग जाएगा। तुम जानते हो तुमने कैट को बचाने के चक्कर में अपनी खुद की जान खतरे में डाल दी है, तुम अब जल्दी मरने वाले हो। जिन्वो फिलहाल किडन की बातों को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा होता है, वो बस हंसता जाता है। किडन कहता है कि तुम मेरी बातों को सुन भी रहे हो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम जल्दी मरने वाले हो, वो हंटर तुम्हारे पीछे लग जाएगा।
जिन्वो हंसते हुए बोलता है तब की तब देखेंगे, अभी फिलहाल तो मैंने इस कैट को बचा लिया है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। किडन सोचने लगता है वैसे ऐसा कैसे हो पाया, ये उस कैट को बचा कैसे पाया, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इस लड़के की रफ्तार इतनी तेज होगी। ये एक सेकंड के लिए उस बंदे के सामने पहुंचा और फिर अगले सेकंड वहां से गायब हो गया। जिसका मतलब इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वो बंदा भी इसे सेंस नहीं कर पाया। किसी भी नए अवाकन के लिए ये करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, एकदम नामुमकिन जैसा है। तभी जिन्वो आगे बोलता है वैसे इस टाइम में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। किडन बोलता है एक्साइटेड, इसका एक्साइटमेंट क्या है। जिन्वो बोलता है हाँ एक्साइटमेंट तो होगी, मैंने कभी भी इस पावर का इस तरह से यूज नहीं किया। अब मेरे सामने एक दुश्मन है जो कि उस पर अटैक करने के लिए आने वाला है, ये मेरे लिए एक एडवेंचर की तरह हो सकता है। मैंने कभी भी अपनी पावर्स का इस तरह से यूज नहीं किया था अपनी जान को बचाने के लिए या फिर किसी दूसरे की जान को बचाने के लिए। किडन चिल्लाते हुए बोलता है नहीं, इसमें कुछ भी एक्साइटेड वाला नहीं है। जिन्वो बोलता है हाँ बिल्कुल है। किडन बोलता है मैंने कहा ना नहीं है, अब वो बंद कर लो, इसमें बिल्कुल भी एक्साइटमेंट वाला कुछ भी नहीं है। जिन्वो इस टाइम पर जोर से हंसना शुरू कर देता है और फिर इसके बाद में हम सेंटर को देखते हैं जो कि इस टाइम पर बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो टेबल के ऊपर अपने हाथ पांव मार रहा होता है, चिल्लाते हुए कहने लगता है मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई। वो सैंपल जो कि मेरे इतना काम आ सकता था, उस कैट को मारने के बाद में उसकी बॉडी के ऊपर मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट करने थे ताकि आगे के एक्सपेरिमेंट के अंदर वो मेरे काम आती, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। ये गलती मैं कैसे कर सकता हूँ। ये हंटर अपने साथ वाले बंदे से बोलता है मैंने एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है, उस सैंपल कैट वो हमसे मिस हो गई और ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। उस कैट के ऊपर हमने कब सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, अगर वो हमारे पास में होती तो हमारे रिसर्च के अंदर हमें बहुत ज्यादा फायदा होता। वो परफेक्टली अवाकन हो गई थी। वैसे मुझे लगा था मैंने उस कैट के ऊपर एक ट्रैकर लगाया है, लेकिन फाइट के अंदर वो ट्रैकर भी टूट गया, तो इस वजह से हम उसे ट्रैक नहीं कर सकते, हमें डायरेक्टली उसे ढूंढना पड़ेगा ताकि वो हमारे काम आ सके। और इसके अलावा जब तक हम उस कैट को नहीं ढूंढ देते तब तक हमारी लैब के अंदर काम ऐसे आगे बढ़ते रहना चाहिए। जितनी नॉलेज हमारे साथ में है उसे यूज करके हम आगे के जानवरों को ऐसे अवाकन करते रहेंगे। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है, हम जिन्वो के घर का सीन देखते हैं। यहाँ पर ये किडन इस दूसरी बिल्ली के ऊपर हाथ रख के उसको चेक कर रहा होता है। जिन्वो पूछता है ये कैसी है। किडन बताता है काफी ठीक हालत में है, अभी जिंदा है। अगर इसकी जगह पर कोई नॉर्मल कैट होती तो पक्के तौर मारी जाती, लेकिन क्योंकि ये अवाकन कैट है तो इस वजह से वो वापस सर्वाइव कर गई। जिन्वो कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैट तुम्हारी तो कोई इंसान नहीं है, ये कैट भी अवाकन हो सकती है। किडन बोलता है हाँ शायद से हो सकती है, ये कैट है ना। इसी के साथ में किडन कहीं पे खो जाता है। वो सोचने लगता है मैंने आज तक कई सारे लोगों से फाइट किया है, लेकिन आज तक कहीं पे भी ऐसा नाम नहीं सुना कि किसी जानवर को अवाकन किया गया हो। किसी भी जानवर को अवाकन होने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, ह्यूमंस को पड़ती है, इसलिए वो अवाकन हो पाते हैं। जानवरों के पास में ऐसा कोई सेंस नहीं होते, जेनिस का मतलब जबरदस्ती इनको अवाकन किया जा रहा है। वो बंदा जो उसके साथ में था वो जरूर से इसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिससे इस कैट को जबरदस्ती अवाकन किया गया। ये सोचते हुए किडन काफी परेशान हो रहा होता है। तभी जिन्वो के पास में आता है, उससे पूछता है क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों। किडन उसके ऊपर थप्पड़ मारते हुए कहता है मैं तुम्हारी वजह से परेशान हूँ क्योंकि तुमने हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। उस अवाकन ने तुम्हें देख लिया है और जरूर से तुम्हारे पीछे आने वाला है, तुम्हारे साथ में मेरी जान भी खतरे में है। जिन्वो कहता है लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तुमने देखा नहीं वो किस तरीके से इस कैट को प्रोटेक्ट करके इसे मारने की कोशिश कर रहा था। अगर उस टाइम पर मैं उसकी मदद नहीं करता तो कैट को मार देता। किडन बोलता है तो क्या फर्क पड़ता है, वो केवल एक कैट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हारा जिंदा रहना मेरा जिंदा रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय एक कैट के। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है ये कितना खतरनाक है। अब तुम पूरी जिंदगी केवल भागते रह जाओगे, वो तुम्हारे अंत तक तुम्हारा पीछा करते रहेंगे जब तक तुम्हें ढूंढकर तुम पकड़ नहीं लेते और तुम्हें जान से नहीं मार देते। जिन्वो कहता है कि सच में वो ऐसा करेंगे, मैंने तो केवल एक बिल्ली को ही तो बचाया है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, वो मुझे ऐसा मारने की कोशिश तो नहीं करने वाले। और अब ये सुनकर किडन सोचने लगता है मैं उसको कैसे समझाऊं कि कितनी बड़ी मुसीबत फंस चुका है। उन लोगों ने एक कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, उसे अवाकन करने की कोशिश की थी जो कि पूरी तरह से वर्जित है। किसी भी जीव को जबरदस्ती अवाकन नहीं किया जा सकता, लेकिन वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो वो लोग इसके सबूत मिटाने की कोशिश करेंगे। पहले तो उस कैट को मिटाएंगे और फिर जिस किसी को भी इस कैट के बारे में पता है उन सभी को मिटा देंगे। यहाँ पर सबसे खतरनाक बात यह है उनके पास में ये एक ही अवाकन मॉन्स्टर है या फिर इसके अलावा भी और भी काफी सारे हैं, इसकी जानकारी भी हमें नहीं है और हमें ये भी नहीं पता वो किस तरीके से इन जीवों का वाक करते हैं। इस लड़के को अभी अभी अपनी पावर्स के बारे में पता चला है और जस्ट अभी इसकी जान के ऊपर इतना बड़ा खतरा आ चुका है। कुछ टाइम के अंदर इसका एग्जिस्टेंस इस दुनिया से मिट जाएगा। शायद से मुझे सब कुछ बता देना चाहिए, इसका जानने का हक बनता है, या फिर शायद से नहीं, जो कुछ भी चल रहा है वैसे चलते रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता इसको कुछ बताने से कुछ भी चेंज होने वाला है, बेकार में इसको कुछ बताऊंगा और ये परेशान हो जाएगा। तो इस तरह से नॉर्मल तरह से सब कुछ चलता रहे तो ही बेहतर रहेगा। तभी जिन्वो किडन से माफी मांगने लगता है। वो उसे कहता है मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आप कब से परेशान है। किडन कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम एक बहुत ही गिरे हुए इंसान हो, मुझे सुनने में नहीं आता है कोई इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है। मैं तुम्हारी वजह से बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, मुझे तुम्हारी लाइफ से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क इस चीज से पड़ता है क्योंकि तुम्हारे साथ में भी मैं हूँ और अगर वो अटैक करने के लिए आता है तो मैं भी मारा जाऊंगा। मुझे केवल खुद की और केवल खुद की ही चिंता है। और ये सुनने के बाद में जिन्वो शांति से बैठ जाता है। किडन आके बोलता है तो फिर ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनो, तुमने उस इंसान की इस बिल्ली को चुरा लिया है जो कि एक बहुत ही घटिया एक्शन है, तुम्हारा एक शत्रु बन चुका है
और अब वो शत्रु इस बिल्ली को वापस से करने की कोशिश करेगा, तो इसके लिए वो इस बिल्ली को और साथ में तुम्हें भी जान से मार देगा। जिन्वो कहता है हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया, तुम ये पहले 2 बार ही बोल चुके हो। इसी समय उसका फोन बजने लगता है, वो भागते हुए फोन उठाने के लिए भागता है और इस बार बात को इस तरह से बीच में काटना किडन को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो चिल्लाते हुए बोलता है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम इस तरीके से 20 टॉपिक में से भाग नहीं सकते। जिन्वो बोलता है मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा, स्कूल का टाइम हो रहा है। जी कहते जिन्वो इस जगह पर इन दोनों कैट्स के लिए खाना रखता है और फिर इससे आगे बोलता है मैं पूरी रात जागता रहा, मुझे बिल्कुल एहसास ही नहीं हुआ कितना लेट हो चुका है, अब मैं शायद से स्कूल भी टाइम पर नहीं पहुंच पाऊंगा। रात को आने की बातें हम अच्छी तरह बात कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, और इसके अलावा मैंने तुम दोनों के लिए अच्छे से खाना रख दिया है, अच्छे से खा लेना। किडन बोलता है ठीक है। तभी जिन्वो को एक और बात याद आती है, वो कहने लगता है अभी कुछ टाइम के अंदर इस बिल्ली को शायद से होश आ जाएगा कि दोबारा से वैसी बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और हम पर अटैक करने की कोशिश करेगी। किडन बोलता है मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन इस बात से मैं पूरी तरह श्योर हूँ, अगर इसने दोबारा से ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो उसको एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और वैसे भी इसकी बॉडी के अंदर भी बहुत कम एनर्जी है, ट्रांसफॉर्म होने के लिए इसे काफी एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी इकट्ठा करने में इसे काफी लंबा टाइम लगेगा। इसलिए तुम आराम से जहाँ कहीं भी जा रहे हो वहां पर जा सकते हो, जब तक तुम वापस नहीं जाते तब तक मैं इस कैट पर नजर रखूंगा। मैं ग्रेट किडन हूँ, मेरे ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता, इस बिल्ली को तो मैं संभाल ही सकता हूँ। तुम्हें पता है मेरी पावर के चर्चे चारों तरफ फैले हुए हैं, मैं जहाँ कहीं भी जाता था वहां पर लोग मेरी तारीफ किया करते थे, मेरी पावर की गुणगान चारों तरफ फैले हुए थे। जिन्वो कहता है मिस्टर किडन मैं आपको डिस्टर्ब तो करना नहीं चाहता, लेकिन जब आपकी पावर के चर्चे तब तो फैले हुए थे तब आप एक इंसान थे, लेकिन अब आप एक मोटी बद्दी सी कैट है जिसके लिए इधर से उधर मूवमेंट कर पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। ये सुनकर किडन को काफी गुस्सा आता है, वो चिल्लाते हुए बोलता है तुम जाते हो कि नहीं, और ये सुनकर जिन्वो काफी डर जाता है, वो बाय बोलते वहां से भागने लगता है। तभी एनिमे रुक जाता है, वो वापस दिखता है और कहने लगता है मिस्टर किडन एक और बात मुझे आपसे कहनी थी। किडन बोलता है बोलो। जिन्वो कहता है ये बात है कि मैं चाहता हूँ आप यहीं पे रुकें, मतलब आपको तो पता ही है मैंने अपने ऊपर कितनी बड़ी प्रॉब्लम ले ली है और ये प्रॉब्लम कुछ ज्यादा बड़ी है, मैं अकेला तो संभाल नहीं सकता हूँ। मैं चाहता हूँ जब मैं स्कूल से वापस लौटूं तो आप मुझे यहीं पे मिले, आपके लिए यहाँ से जाना काफी ज्यादा आसान होगा, लेकिन अगर आप मेरी मदद के लिए यहाँ पे रुकेंगे तो मेरी काफी मदद होगी, मेरे को काफी अच्छा लगेगा। और अभी इस दुनिया में केवल आप ही है जो कि मेरी मदद कर सकते हैं। ये तो जिन्वो चला जाता है और अब इस जगह पर किडन इस घायल बिल्ली के साथ पूरी तक अकेला है। वो सोचने लगता है अब इसने इतनी मेहनत की है तो भी ठीक है यहाँ पे रुक जाता हूँ। और ये कहते किडन कांच में देखने लगता है, वो सब खुद को देखकर चिड़ से मचने लगती है। तभी वहां पर कब से बिल्लियों की आवाज आती है, 3 बिल्लियां रूम के अंदर एंटर कर जाती है। किडन का इस तरीके से इन 3 बिल्लियों को यहाँ पर आना बिल्कुल पसंद नहीं आता, वो इन्हें देख के सोचने लगता है ये यहाँ पर क्यों आई है। तभी वो कैट्स ठीक उसके पास में आकर उसको चिपकने लगती है, उसकी बॉडी से खुद की बॉडी को सहलाने लगती है। किडन जल्दी से इन तीनों को खुद से दूर होने के लिए कहता है। इस समय इनमें से एक कैट की नजर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें पड़ती है, मतलब पास में रखे खाने के ऊपर जो कि जिन्वो उनके लिए छोड़ के गया था। एक कैट उस खाने के पास में आकर उस खाने को सूंघने लगती है। तभी किडन चिल्लाते हुए कहने लगता है उससे दूर हट जाओ, वो ग्रेट किडन खाना है और उसके पास से भी कोई नहीं जाएगा। तभी वो कैट किडन की बात सुनकर रुकती नहीं है, बल्कि उसे खाना शुरू कर देती है, जिस समय किडन की बॉडी से अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है। कैट्स तीनों की तीनों काफी डर जाती है। किडन इस टाइम पर बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है, उसका चेहरा बहुत डरावना सा लग रहा है और कैट के ऊपर इसका असर दिखाई दे रहा है। किडन आके बोलता है मैंने तुमसे कहा ना उससे दूर हटो, कोई भी मेरे खाने के पास में नहीं जाएगा। इसी समय उसे एक बात याद आती है, जिन्वो ने उससे कहा था कि उसके घर के अंदर 3 बिल्लियां आती है जो कि अक्सर ही उसे घर के अंदर घूमती रहती है, कुछ न कुछ खाने की कोशिश करती है, लेकिन उन बिल्लियों के ऊपर किसी तरह चोट पहुंचाने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो तीनों वो बिल्लियां हैं जो कि मुझे तुम्हें ढूंढने में मदद की थी। और ये याद आने के साथ में किडन गुस्सा एकदम शांत हो जाता है, वो साइड में आके बैठ जाता है और कहने लगता है वैसे मुझे वो कैट फूड बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम तीनों खा सकती हो। और फिर इसके बाद जब इन तीनों कैट को लेने लगता है, सब कुछ पूरी तरह सेफ रखा है, किडन बिल्कुल के ऊपर अटैक करने की कोशिश नहीं कर रहा, वो धीरे धीरे उस खाने के पास में आने लगती है और फिर खाना शुरू कर देती है। किडन एकदम से धीरे से उनकी तो घूर के देखता है, तीनों कैट वापस डर जाती है, लेकिन ऐसे डरते हुए भी इनमें से कोई भी रुकने के तैयार नहीं है, वो उस खाने के ऊपर टूट पड़े हैं, तेजी से उस खाने को खाने लगता है। ये देखकर किडन सोचा लगता है ये तीनों के तीनों बहुत ज्यादा भुक्कड़ है, लेकिन अब किडन ना खाना तो ये तीनों कैट्स खा गई। किडन को खुद को भूख लग रही है, वो सोचने लगता है मैं क्या खाऊं। तब उसके जो सामने की तरफ एक कहने पड़ती है, ये कैट फूड है। किडन उसको उठा लेता है, नीचे उतार लेता है और सोचने लगता है इससे मैं खोलूं कैसे। तभी किडन को याद आता है कि वो एक कैट है, उसके पास पंजे है। नॉर्मल किसी कैट के अंदर इतनी अकल नहीं होती कि इन पंजों का यूज करके इस कैन को ओपन कर सके, लेकिन किडन के अंदर है, वो बड़ी सेंस से इस कैन को खोल लेता है और इस कैन के खुलने के साथ में इसके अंदर से एक काफी स्मेल आ रही होती है। किडन काफी खुश होता है, उसे खाने के लिए आगे बढ़ता ही है। इस टाइम पर ये तीनों भुक्कड़ बिल्लियां तुरंत ही उस जगह पहुंच जाती है, हंसने लगती है जैसे उसके अंदर शेयर मांग रही हो। जब किडन इन तीनों तो देखता है, ये तीनों बहुत ही मासूम चेहरा बना लेती है और किडन इनके साथ में इसको शेयर करने लगता है। और अब ये सब कुछ करते हुए शाम हो चुकी है। जिन्वो अपने घर लौटता है, वो घर आते बोलने लगता है किडन देखो मैं आ चुका हूँ। और घर आने के साथ में उसको सामने तरफ एकदम अलग से नजर दिखाई देता है, 3 बिल्लियां जिन्हें पड़ी हुई है, उनका पेट भरा हुआ है और साथ में सामने तक काफी सारे कैन्स है, इन सभी को खोल लिया गया है। और अब ये देखकर जिन्वो कंफ्यूज हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैट्स इस कैनो कैसे खुल पा रही है, इनके अंदर तो इतनी अकल है ही नहीं, ये सब कुछ मेरे घर में क्या चल रहा है। जिन्वो जिस टाइम पर ये कंफ्यूजन के अंदर है, उस टाइम पर किडन आराम से अपने तकिए लगा के सो रहा है, अपनी कैट वाली लाइफ को अच्छी तरह एंजॉय कर रहा है। कैट्स का तो एक काम होता है खाओ और सो। और अब यहाँ से एक फ्लैशबैक शुरू होता है, हम जिन्वो को उसकी मदर के साथ में दिखते हैं। वो उससे पूछने लगता है क्या मैं इंसान हूँ। मदर कहती है हाँ बिल्कुल तुम इंसान हो।
जिन्वू कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इतनी तेज तरह से कैसे भाग पा रहा हूँ। उसकी मदर बोलती है वो इसलिए क्योंकि तुम बहुत स्पेशल हो। जिन्वू कहता है नहीं मैं स्पेशल नहीं हूँ, मैं एक मॉन्स्टर हूँ। मेरे दोस्त मुझे मॉन्स्टर कहते हैं। उनका कहना है मेरे पास में पावर्स है जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मदर बोलती है लेकिन इस सब के अंदर तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं। जिन्वू बोलता है अगर सच में ऐसा होता तो आप मुझे इधर से उधर हर समय शिफ्ट नहीं कराती रहती, आप मुझे इधर से उधर लेके जाती रहती है। इस वजह से मेरा कोई दोस्त भी नहीं है इस दुनिया में, मैं काफी अकेला सा फील करता हूँ। जिन्वू के इतना कहने के साथ में जिन्वू की मदर का मुंह पूरी तरह बंद जाता है। उसे समझ में नहीं आता वो किस तरह से जिन्वू को समझाए। वो जिन्वू को बस अपने गले लगा लेती है और अब इसी के साथ जिन्वू समझ जाता है वो अपनी मदर से जो ये सवाल पूछता है इस सवालों के कारण उसकी मदर काफी परेशान हो रही है, इसलिए आज के बाद से वैसे फालतू सवाल उससे नहीं पूछेगा। इसके बाद में हम जिन्वू को एक ग्राउंड के अंदर बैठा हुआ देखते हैं। सामने तक कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। जिन्वू भी उनके साथ में खेलना चाहता है लेकिन उसे पता है इन बच्चों के साथ में उसकी बिल्कुल नहीं बनेगी। इसी टाइम पर उसे कैट की आवाज आती है जो कि उसके पास में आकर उसकी बॉडी के ऊपर लिपटना शुरू कर देती है। उसके ऊपर पैर दिखाने लगती है। जिन्वू को पहले तो काफी डर लग रहा होता है लेकिन फिर एकदम से वो बच्चा जिन्वू उस कैट के साथ में पूरी तरह फैमिलियर हो जाता है। उसके सर के ऊपर हाथ फेरने लगता है और उसे फाइनली एक कैट के फॉर्म में अपना पहला दोस्त मिलता है। और यही वो कारण है जिससे जिन्वू कैट को काफी ज्यादा पसंद करता है। उसके लिए ये कैट सी उसकी लाइफ के इकलौते दोस्त है जो कि उसे किसी तरह जज नहीं करते। और अब इसी के साथ में ये फ्लैशबैक खत्म होता है। हम जिन्वू को उसे क्लासरूम के अंदर देखते हैं। इस टाइम पर वो सो रहा है तब उसको टीचर चिल्लाने लगता है जिन्वू ये क्या हरकत है। और इसी के साथ ही जिन्वू झटके से उठता है। उसको होश आता है कि वो सो चुका था। टीचर कहता है जिन्वू ये बहुत ही बेकार हरकत है, तुम चालू क्लास में इस तरह सो नहीं सकते हो, तुम बहुत सिंसियर बच्चे हो, इस वजह से मैं तुम्हें से डांटता नहीं हूँ लेकिन तुमने लगातार 2 दिन से ये हरकत कर रखी है, तुम 2 दिन से लगातार मेरी क्लास में सो जाते हो। जिन्वू कहता है क्या क्लास खत्म हो गई। टीचर बोलता है हाँ हो गई। इस टाइम पर जिन्वू बहुत ज्यादा कंफ्यूज सा होता है क्योंकि वो क्लास की स्टार्टिंग में सो गया था, अभी इधर देख रहा होता है। टीचर बोलता है जिन्वू मुझे बताओ क्या तुम्हें कोई परेशानी है, अगर तुम्हें कोई चीज परेशान कर रही है तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। जिन्वू कहता है हाँ बिल्कुल मुझे आपसे एक बात करनी है। टीचर बोलता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताओ क्या बात है। जिन्वू कहता है मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, बस मुझे घर जाने दो। और ये सुनकर टीचर को बहुत गुस्सा आता है। वो जोर चिल्लाने लगता है जिन्वू ये क्या हरकत है। तभी जिन्वू एकदम से वहां से गायब हो जाता है। वो अपनी फास्ट स्पीड दिखाता है लेकिन लोगों को पता नहीं चलता कि वो फास्ट स्पीड से भागा। इन लोगों के लिए पहली बार था तो इस बार तो वो इसको इग्नोर कर जाते हैं। जिन्वू इस टाइम पर अपने रूम के बाहर होता है और अंदर से टीचर चिल्लाने लगता है जिन्वू ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम इस तरीके से क्लास छोड़ के भाग नहीं सकते हो, मेरे निकलने का इंतजार तो करते। वैसे अब यहाँ पर एक चीज नोटिस की, जिन्वू सबके सामने अपनी पावर्स को यूज करने लगा है। पहले वो अपने पावर्स को यूज करने से काफी ज्यादा डरता था लेकिन अब उसे पता है ये पावर कोई बीमारी नहीं है, इसलिए वो इन पावर्स का खुलेआम यूज करता है। जिन्वू अभी पूरी एक्साइटमेंट में यहाँ से जा रहा होता है तभी एकदम से उसे किसी से टक्कर हो जाती है। ये एक नया स्टूडेंट है जो कि अभी भी स्कूल में है। जिन्वू तुरंत ही उसे टक्कर के साथ में सॉरी बोलने लगता है लेकिन वो बंदा इस टक्कर को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। जिन्वू को भी इग्नोर करता है और सीधा आगे तक बढ़ने लगता है। जिन्वू सोचता है ये क्या हुआ, इसने कुछ रिप्लाई नहीं किया। जिन्वू दोबारा चला के बोलता है मुझे माफ करना लेकिन मैं बहुत जल्दी में हूँ, लेकिन तो जिन्वू वहां से भाग जाता है। ये बंदा हल्का सा जिन्वू की तरफ देखता है लेकिन अब की बार भी उसे इग्नोर ही करता है। तभी एकदम से उसे किसी का कॉल आता है। वो कॉल उठाता है, उसे बंदा बोल रहा है तुम कहाँ पर हो। लड़का बोलता है स्कूल में। फोन में बंदा बोलता है तुम्हें स्कूल जाने की क्या जरूरत है, तुमने मुझसे कहा था तुम्हें स्कूल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन क्या तुम्हारा इंपॉर्टेंट काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तुम्हें पता है ना हमारे ऊपर कितनी बड़ी दिक्कत आ रखी है। स्टूडेंट बोलता है हाँ बताइए ना क्या दिक्कत है। मैं भी यहाँ पर एक स्पेशल प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए आया हूँ, प्रोजेक्ट मेरे सामने है। ये कितने भी लड़का नीचे की तरफ कब से स्टूडेंट्स को देख रहा होता है जो कि अभी भी स्कूल से छूटे हैं। फोन पे बंदा आगे बोलता है तुम्हारा जो कुछ प्रोजेक्ट हो उसे बाद में करना, लेकिन मुझे जल्दी से लैब के अंदर आके मिलो, यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। स्टूडेंट बोलता है ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। और अब इसी के साथ में ये स्टूडेंट भी यहाँ से निकल पड़ता है। हम जिन्वू की घर से देखते हैं। यहाँ पर एक अलग आतंक मचने वाला है। ये कैट जो कितने लंबे टाइम सो रही थी इसको एकदम से होश आ जाता है। उसके जरा होश में आने के साथ में इन 3 बिल्लियों के ऊपर पड़ती है। तीनों बिल्लियों ने भी इसे देख लिया है। इनमें से एक इसके पास में आकर इस में खेलने की कोशिश करती है लेकिन ये मॉन्स्टर बिल्ली बिल्कुल भी खेलने के मूड में नहीं है। वो जोर से इसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है। उसके साथ में तीनों बिल्लियां बहुत डर जाती है, वहां से भागने लगती है। और फिर अब इसी समय इस कैट का और भी अग्रेसिव रूप दिखाई देता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में इनकी तरफ घुराने लगती है। तीनों कैट बहुत डर चुकी है, वो एक दूसरे के अंदर दुबक जाती है। और अब इसी समय मॉन्स्टर कैट को मौका मिल जाता है इन तीनों को अटैक करने का। वो पर धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ती है, वो जोर चलकर इन पर अटैक करने लगती है। तभी किडैन एक हीरो की तरह इस जगह पहुंच जाता है। इसके मुंह पर एक के लात मारकर इसको वहीं पे बेहोश कर देता है। ये कैट सोफे पे गिरने के बाद में वापस से बेहोश हो चुकी है। और इसी के साथ में ये तीनों कैट जो कि बुरी तरह डरी हुई थी इनकी जान में जान आती है। इस सब किडैन को अपने हीरो की तरह देखने लगता है। उसके साथ में आकर उसके साथ खेलने लगता है। किडैन को भी अब की बार ये तो बुरा नहीं लग रहा होता लेकिन फिर भी वो इन तीनों से कुछ दूर रहने के लिए कहता है। इस जगह पर जिन्वू की भी यहाँ पर एंट्री होती है। वो अंदर से बोलता है तो तुम तीनों आपस में खेल रहे हो। और इसी के साथ में ये तीनों किडैन को छोड़कर जिन्वू के पास मुश्किल पड़ जाती है। जिन्वू कहता है तुम तीनों पूरे समय यहीं में पड़ी रहती हो, कुछ कहीं पे जाया करो, तुम्हें कभी कभी बाहर के एनवायरनमेंट में भी जाना चाहिए क्योंकि वही तुम्हारा नेचुरल एनवायरनमेंट है। इसके बाद जिन्वू किडैन के भी हालचाल लेता है। किडैन के पास अभी कुछ सवाल है और इसके अलावा जिन्वू से कुछ खास बात करने की मूड में नहीं है। जिन्वू समझ जाता है इसने काफी अच्छी तरह खाना खा लिया है और अच्छी तरह इसको ध्यान रख रहा है। और फिर इसके बाद में इसके अंदर उस दूसरी बिल्ली पड़ती है जो कि सोफे पे पड़ी हुई है, बेहोश है। जिन्वू से देखे पूछता है कि अभी तक इसको होश नहीं आया, ये ऐसी पड़ी हुई है, मुझे लगता है इसकी तबीयत बहुत तो खराब हो चुकी है, मुझे इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। तभी किडैन बोलता है इसको होश आया था
जिन्हों कहता है कि सच में इसको होश आया था कब? किरण बोलता है बस अभी 2 मिनट पहले, अभी 2 मिनट पहले मैंने लात मारकर इसको वापस बेहोश कर दिया। जिन्हों कहता है हाँ मैं समझता हूँ, लेकिन मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि आखिरकार इसको होश तो आया। इसका मतलब ये पूरी तरह ठीक है और भी ठीक हो जाएगी। तभी किरण अपने सवाल पूछना शुरू करता है। वो कहता है जिन्हों मेरे माइंड में एक सवाल चल रहा है, मुझे ये बताओ ये सारी कैट्स, ये सारी तो आवारा है, गली की बिल्लियां हैं, तुम इन सभी को अपने घर में क्यों पाल रहे हो? जिन्हों हंसते बोलता है नहीं इसका कोई बड़ा रीजन नहीं है। किरण बोलता है मेरे से झूठ मत बोलो, तुम जिस हद तक इन कैट्स को पसंद करते हो, कैट्स को बचाने के चक्कर में खुद की जान को खतरे में डाल देते हो, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो सकता। जिन्हों कहता है अब तुम इतना पूछ रहे हो तो मैं तो बता देता हूँ। जिस टाइम मैं छोटा था मैं अपने इसलिए कवचा दोस्त बनाना चाहता था, लेकिन क्योंकि मेरे पास अजीब सी पावर्स थी तो लोग मुझे अजीब समझते थे, उनको मॉन्स्टर लगता था तो मेरे से दोस्ती नहीं करते थे। लेकिन मुझे तो दोस्त चाहिए था, तो उस टाइम पर पहला दोस्त जो कि मैंने बनाया वो एक कैट थी। तुम्हें पता है वो सबसे पहली बिल्ली जो कि मुझे मिली थी वो काफी लंबे टाइम तक मेरे साथ में रही, वो मेरी काफी अच्छी दोस्त बन चुकी थी। वो भी एक आवारा कैट थी, लेकिन एक टाइम बाद में अचानक से वो गायब हो गई। वो कहाँ गई मुझे कोई पता नहीं चला। मैंने काफी लंबे टाइम तक उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे कभी वो मिली नहीं। लेकिन इन सारी कैट्स के अंदर मुझे अपनी वो पहली कैट दिखाई देती है। ये सारी कैट्स मेरी काफी अच्छी दोस्त की तरह है, जिनको मैं अच्छी तरह से ट्रीट करना चाहता हूँ। इनके लिए हर चीज लाने की कोशिश करता हूँ जिनको इनकी जरूरत है। मुझे पता है ये स्टोरी उतनी खास नहीं है जितनी आपने उम्मीद की होगी। जिन वो जब ये कह रहा था किरण पूरे समय इस स्टोरी को एकदम ध्यान सुन रहा होता है, लेकिन स्टोरी खत्म नहीं चाहता है, मुंह फिरते हुए लगता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, स्टोरी एकदम बकवास है, दोबारा मत सुनाना। इसी समय जिन्हों को कब नींद से आने लगती है। वो किरण से बोलता है आज का दिन बहुत ज्यादा खराब सा था, पूरे दिन मैं स्कूल के अंदर सोता ही रहा। किरण बोलता है ऐसा तो होना ही था, तुम कल रात और उससे पहले वाली रात दोनों रात लगातार जाग रहे थे। जिन्हों कहता है हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं हमेशा से बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ और इतना थकाव फील कर रहा हूँ कि किसी से मैं सो सकता हूँ, मुझे लगता है अभी थोड़ी देर सो जाना चाहिए। ये कहते जिनको वही की वही जिन पे सो जाता है। और फिर एंड में किरण से बोलता है मिस्टर किरण आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहीं पर रुके हुए हैं मेरी मदद के लिए। किरण बोलता है ज्यादा उम्मीदें मत लगाओ, मैं यहाँ पर तो इन मदद के लिए नहीं रुका हुआ, और जब मेरा मन करेगा तो मैं चला जाऊंगा। ये कहते हुए वो पीछे की तरफ सोफे पे कूद जाता है। बाकी तीनों कैट्स अभी भी इस जगह पर खेल रही है। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है, हम सेंटर की लैब का सीन देखते हैं। यहाँ पर वो काफी लंबे टाइम से काम कर रहा है। कब सारी कैट्स मारी जा चुकी है, चारों तरफ खून फैला हुआ है। न केवल कैट्स बल्कि जितने भी जानवर को मिलते हैं जिनके भी एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, लेकिन अब तक कब सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है। और इसी वजह से हंटर बहुत चिड़ा हुआ है। वो चिल्लाते हुए लगता है इससे कुछ क्या हो रहा है। फर्स्ट टाइम ड्रग को यूज करने के बाद में अब उसके बाद में इस ड्रग का कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा। उस कैट के ऊपर तो उसका शानदार इफेक्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद में किसी भी जानवर के ऊपर ये वर्क नहीं कर रही है। जानवर तुरंत ही मारे जा रहे हैं। वही क्या तुमने सबकी कैट्स के ऊपर सभी जानवरों के ऊपर एकदम सही तरीके से अच्छे से एक्सपेरिमेंट किए थे, क्या इनमें से कोई भी अवाक नहीं हो पाया? वही बोलता है हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनमें से कोई भी अवाक नहीं हो पाया। वैसे ही वही बनता है जो कि वापस स्कूल के अंदर था, जिसकी जिन्हों के साथ में टक्कर हुई थी। वैसे यहाँ पर इस लैब के अंदर हंटर की फ्रस्ट्रेशन हर एक सेकंड बढ़ती जा रही है। वो अपने सर मसलते हुए कहने लगता है ये सब कुछ क्या हो रहा है, कितने लंबे टाइम से हम एक्सपेरिमेंट करते आ रहे हैं, लेकिन अब जाके हमें पता चल रहा है हमारे सारे एक्सपेरिमेंट एकदम फेल है। जब उस कैट के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट इतनी अच्छी तरह वर्क किया था, वो वाक हो गई थी, तब मैं कितना खुश हो गया था, लेकिन अब तो ये वर्क नहीं कर रहा। और वो कैट भी हमारे पास नहीं है। अगर वो हमारे पास में होती तो सही रिसर्च करके सब कुछ पता चल जाता कि हमें क्या अलग करना है। लेकिन यहाँ पर हम अपने एक्सपेरिमेंट को रोक नहीं सकते हैं, हमें एक्सपेरिमेंट को ऐसे आगे बढ़ाते रहना पड़ेगा। और भी जानवरों को लेके आओ। विन बोलता है नहीं, और जानवर हमारे पास में है नहीं प्रोफेसर, हमारे पास जितने भी जानवर थे हम उन सभी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। हंटर बोलता है हमारे पास जानवर खत्म हो चुके हैं, लेकिन इस दुनिया में तो नहीं ना, जाओ बाहर जाओ और किसी को पकड़ के लेके आओ, किसी को पकड़ लाओ, जितने भी तुम जानवर मिले सबको लेके आ जाना। विन बोलता है नहीं हम ऐसा भी नहीं कर सकते, यहाँ पर आसपास में जितने भी जानवर है उनमें से कई सारे हमने पकड़ लिया है। इस वजह से जितने भी लोग हैं वो सबसे कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके स्ट्रीट में रहने वाले जितने जानवर थे वो वहां से गायब हो रहे हैं, पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई है। और अब इस काम को इस तरह छुपके करना कब तक मुश्किल हो जाएगा अगर हमने दोबारा से जानवर को पकड़ने की कोशिश की। और ये सुनकर इस हंटर को गुस्सा बढ़ जाता है। ये वुइन के ऊपर जोर से टक्कर देता है, उनकी आंखों से खून बहने लगता है। फिर वो उससे कहता है आज का दिन दोबारा कभी भी मुझे कोई भी एक्सक्यूज देने की कोशिश मत करना, मैं जो तुमसे कहा है वो करो और कैसे भी करो ये तुम्हें सोचना है। मुझे यहाँ पर जानवर चाहिए, तुम कैसे भी जानवर को लेके आओ। ऐसा हो सकता है हमारे आसपास के एरिया के अंदर जानवर खत्म हो गए हो, लेकिन दूर के एरिया में तो होंगे, कहीं से भी जानवरों को लेके आओ। मुझे अभी भी उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तुम इतने बेवकूफ क्यों, तुम्हें हर चीज मुझे एक्सप्लेन क्यों करनी पड़ती है। इसी तरीके से इस हंटर विन को कई सारे गले देने के बाद में ये हंटर ये जहन लगता है और जाते हुए एंड में बोलता है मैंने यहाँ पर आने में बहुत ज्यादा मेहनत की है और अब यहाँ से आके मैं हार नहीं मान सकता। मुझे किसी भी तरीके से अपने एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल बनाना है। इस दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी मेरे पास होनी चाहिए। मुझे कैसे भी इस वाकन फॉर्मूला को पूरी तरह सक्सेसफुल बनाना है और चाहे इसके बदले में मुझे कुछ भी करना पड़े। इसके बाद में हम जिन्हों घर का सीन देखते हैं। रात हो चुकी है, जिन्हों इस टाइम पर सो रहा है, लेकिन किडन सो नहीं रहा। वो आराम से बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रहा है, अपने बॉडी की जितनी हो सके उतनी एनर्जी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये एनर्जी इतनी काफी नहीं है कि वो खुद की बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सके। अब ने इस कल्टीवेशन रोकने पर तो कहने लगता है ये सब कुछ ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, मैं अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी को बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं कर पा रहा हूँ। अभी कुछ देर पहले मैंने अपनी थोड़ी एनर्जी को यूज कर लिया था और उससे कुछ देर पहले मैंने इस लड़की को भी अपनी थोड़ी बहुत एनर्जी दे दी थी। काश उस टाइम पर मैंने इसको अपनी एनर्जी नहीं दी होती तो वो एनर्जी मेरे पास में होती, लेकिन अगर मैं उसको वो एनर्जी नहीं भी देता तो वो मैं उस टाइम पर मारा जाता, ये मॉन्स्टर कैट हम दोनों खत्म कर देती। तो वो तो मेरे लिए एक परफेक्ट स्टेप था, लेकिन अब इसका नुकसान मुझे उठाना पड़ रहा है।
वैसे अभी मैं इस टाइम पर उस मॉन्स्टर कैट के ओनर के बारे में सोच रहा हूँ। वो किस तरह का इंसान था। इस वर्ल्ड के अंदर फोर्स अवाकनिंग पूरी तरह से बैन हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो जानवर को अवाकन कर पा रहा है। वो शुरू से किसी स्पेशल फॉर्मूला का यूज कर रहा है। मुझे ऐसा लगा था उसके लिए फॉर्मूला कब से इम्पोर्टेंट होगा, वो इस बात को गुप्त रखना चाहता होगा, लेकिन इस बारे में जिन्वू को पता चल चुका है और जिन्वू उसके सेपर को चुरा के भाग चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी वो अभी तक जिन्वू के पीछे नहीं आया। क्या ऐसा हो सकता है? उसको किसी का डर नहीं है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर सबको पता चल भी जाए तो। अगर यहाँ पर ऐसा है तो जिन्वू पूरी तरह सेफ हो चुका है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो अभी भी जिन्वू की लाइफ के ऊपर खतरा बना हुआ है। इसी से मैं उसे जिन्वू की आवाज आने लगती है। वो कह रहा होता है ये सब कुछ क्या हो रहा है? नहीं, उस कैट को छोड़ दो, उस कैट को कोई नुकसान मत पहुंचाना। जिन्वू ये सब कुछ सपने में बोल रहा है, उसको जरूर से कोई बेकार सपना आ रहा है। किडन उसके पास में आकर तो चेहरे को देखने लगता है। तभी जिन्वू कहता है इससे कुछ क्या हो रहा है? मुझे अपनी बॉडी बहुत ज्यादा हेवी फील हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई मेरी बॉडी के ऊपर चढ़ा हुआ है। जिन्वू अभी ये सब कुछ सपने में बोल रहा है, लेकिन असल में किडन उसकी छाती में बैठा हुआ है। उसे लगता है कि सच में मैं इतना ज्यादा हैवी हूँ, ये नींद में भी मुझे फील कर पा रहा है। और ये सोचते हुए जल्दी से जिन्वू के ऊपर से उतर जाता है। जिन्वू की आंख खुल जाती है, उठते बोलता है मैंने एक बहुत ही वाहियात सपना देखा। मैं देखा कि कोई चीज मेरी बॉडी के ऊपर चढ़ी हुई थी। वो शायद से कोई बड़ा सा बुलडोजर था जो मेरी बॉडी को कुचलने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर किडन अब मुंह बनाने लगता है, सोचने लगता है बुलडोजर से कंपेयर कर दिया, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। फिर वो उससे कहता है तुम्हें बुरा सपना आया? किस तरह का बुरा सपना? जिन्वू कहता है असल में बुरा सपना उस सबसे रिलेटेड था जो कि आज हुआ, जो कि कल हुआ और पिछले 3-4 दिन से लगातार हो रहा है। मेरे को ऐसा डर लग रहा है कि कभी कोई भी मुझ पर अटैक कर देगा। मैं इस टाइम पर बहुत ज्यादा घबराया हूँ। किडन बोलता है आखिरकार तुम्हें घबराहट तो हुई, तुम्हें एहसास तो हुआ कि तुम इस टाइम पर एक बहुत बड़े खतरे में हो। खतरे का एहसास होना ही पहली सीढ़ी होती है। जिन्वू कहता है ये एहसास तो मुझे बहुत पहले हो चुका था, जिस टाइम पर आपने मुझे एक्सप्लेन किया था तभी। किडन बोलता है जिसका मतलब तुम मेरी बातों को सुन रहे थे, मुझे लगा तो नहीं था। और अब जब तुम्हें थोड़ी बहुत चिंता शुरू हो चुकी है तो टाइम हो चुका है तुम्हें कुछ सिखाने का। मैं तुम्हें सिखाता हूँ तुम किस तरीके से अपनी पावर को अब ज्यादा बढ़ा सकते हो और खुद डिफेंड कर सकते हो। जिन्वू बोलता है कि सच में आप मुझे सिखाएंगे? किडन कहता है क्या मैंने तुमसे पहली बार ये नहीं कहा था कि मुझे कोई बात तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ, तुम्हारी ट्रेनिंग अभी शुरू होगी। इसके बाद में किडन जिन्वू को लेकर बाहर आ जाता है। अभी भी घर के अंदर ही है, लेकिन थोड़ा अलग इलाके में। ये जिन्वू के घर का बेसमेंट है, जहाँ पे एक काफी बड़ा खाली इलाका है, ज्यादा सामान नहीं पड़ा हुआ, तो यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग की जा सकती है। इसके बाद जिन्वू की ट्रेनिंग शुरू होती है। किडन बोलने लगता है तो अभी इस टाइम पर अपनी पावर्स का काफी अच्छे से यूज करते हो। तुमने एक काफी अच्छा तरीका निकाला है ताकि तुम अपनी पावर को ज्यादा लंबे टाइम तक यूज कर पाओ, लेकिन इसके अलावा और भी काफी सारे तरीके होते हैं इसके एफिशिएंसी को बढ़ाने के। मेरे पास सिर्फ एक तरीका है, इसका यूज करके तुम अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हो, लेकिन हमेशा याद रखना कोई भी तरीका तुम्हारी पावर को बहुत ज्यादा बूस्ट नहीं कर सकता। ये सब कुछ एक सेकंड में नहीं होता है। सडनली तुम बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं हो जाओगे, तुम्हारी पावर धीरे धीरे करके बढ़ेगी। तुम जितना खुद को ग्रो करोगे उतनी ज्यादा पावरफुल बनते जाओगे। ये पूरी तरीके से तुम्हारी मेहनत पर और तुम्हारे टैलेंट पर डिपेंड करता है कि एक्सट्रीम पावरफुल होने में तुम्हें कितना लंबा टाइम लगता है। जिन्वू कहता है हाँ ठीक है, मुझे बताइए मैं किस तरीके से खुद को पावरफुल बना सकता हूँ, क्या तरीका है वो? किडन कहता है तुम्हें खुश रहना चाहिए क्योंकि इस तरीके को मैंने खुद ने इजाद किया है। मेरे लेवल के बराबर तो नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन तुम्हारी पावर के अंदर एक काफी अच्छा इंक्रीमेंट आएगा। इसके बाद वो जिन्वू को अपने पास में बुलाता है, उसके चेस्ट के बराबर हाथ रखकर अपनी कुछ एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर डालने लगता है। जिन्वू को भी एनर्जी फील हो रही है। किडन आके बोलता है इस बार मैं एनर्जी को तुम्हारी बॉडी के अंदर अलग से याद डाल रहा हूँ। पिछली बार जो एनर्जी डाली थी वो टेम्पररी थी, लेकिन इस बार ये तुम्हारे हार्ट के अंदर जाएगी। अभी इस टाइम पर तुम जैसे फील कर रहे हो, तुम्हें इस फीलिंग को हमें याद रखना होगा। जब कभी भी तुम इस पावर को यूज करना चाहो, इस फीलिंग के बारे में सोचना, इस फीलिंग को दोबारा से फील करने की कोशिश करना, तभी तुम इस पावर का ठीक से यूज कर पाओगे। जिन्वू कहता है हाँ ठीक है, मैं समझ गया। किडन कहता है ठीक है, अब इस प्रोसेस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता है। ये कहते किडन अपनी थोड़ी और एनर्जी को जिन्वू की बॉडी के अंदर डालता है, और अब तो जिन्वू की बॉडी के अंदर दर्द भी होने लगा है। ये एनर्जी काफी स्पार्कल्स के साथ में उसकी बॉडी के अंदर जारी होती है। किडन धीरे धीरे करके इस एनर्जी को लगातार बढ़ता जा रहा है, और अभी एनर्जी इतनी ज्यादा हो चुकी है ठीक से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और जब ये प्रोसेस खत्म होती है, किडन आके बोलता है तुम्हारी बॉडी के अंदर मैंने काफी एनर्जी डाल दी है, और तुम्हारी बॉडी में जो खुद की एनर्जी थी उसको भी पूरा वाक कर दिया है, जो कि काफी अच्छे तरीके से अब तुम्हारी बॉडी के अंदर फ्लो करेगी। लेकिन कुछ मंथ की ट्रेनिंग के अंदर तुम्हें यही सीखना है कि अपनी बॉडी की एनर्जी को किस तरीके से अपनी बॉडी के हर एक पार्ट के अंदर लेके जाना है। ये करने में तुम्हें काफी लंबा टाइम लगेगा, क्योंकि एनर्जी फ्लो समझना बिल्कुल आसान नहीं होता। तुम्हें सोचना पड़ेगा कि एनर्जी को किस जगह पर लेके जाना है, और ये थिंकिंग कब तक मुश्किल होती है। तभी जिन्वू कहता है नहीं, ये इतना मुश्किल नहीं है, मैं भी इस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर फील कर पा रहा हूँ, और ऐसा लग रहा है अभी से मैं इसको दिशा दे पा रहा हूँ। मैं बता पा रहा हूँ कि एनर्जी को किस जगह पर जाना चाहिए। और ये सुनकर किडन काफी चौंक जाता है। वो कहने लगता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम ये चीज इतनी जल्दी नहीं कर सकते। जिन्वू कहता है नहीं, मैं कर पा रहा हूँ। ये एनर्जी मेरे सोचने के हिसाब से मेरे बॉडी के अंदर इधर उधर फ्लो कर रही है। मैं इस एनर्जी की फ्लो को अपने हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करता हुआ देख रहा हूँ, और ऐसा लग रहा है जैसे खून के साथ मिल चुकी है और बॉडी की तरफ मैं जा रहा हूँ, वहां पर फ्लो कर रही है। किडन कहता है नहीं, ये वो नहीं है जो कि तुम फील कर रहे हो, ये कुछ और है। ये एनर्जी अभी भी तुम्हारी बॉडी के अंदर आई है, इसलिए इस एनर्जी को तुम ठीक से फील नहीं कर पा रहे। तुम्हें कुछ टाइम तक इंतजार करना पड़ेगा, तभी ये एनर्जी तुम्हारी बॉडी के अंदर ठीक से स्टेबल हो पाएगी। यहीं पर अपना कल्टिवेशन शुरू करो। इसके बाद में हम कुछ देर बाद देखते हैं सुबह हो चुकी है। जिन्वू और किडन ऊपर की तरफ आ चुके हैं, सूरज निकला है। किडन इस टाइम पर जिन्वू के सामने बैठा है। जिन्वू सामने तो बैठकर अपना कल्टिवेशन कर रहा है। वो ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा है, एनर्जी को फील कर रहा है।
किडन इस पूरे समय जिन्वू की पूरी बॉडी को स्कैन कर रहा होता है। वो सोचने लगता है इस लड़की की बॉडी के अंदर एनर्जी काफी तेज से फ्लो होती है। मैंने अभी कुछ घंटों पहले इसके हार्ट के अंदर थोड़ी सी एनर्जी को इंजेक्ट किया था, लेकिन अब वो एनर्जी इसकी पूरी बॉडी के अंदर अच्छी तरह से घूम रही है। मैं इसको फील कर पा रहा हूँ, इसको देख पा रहा हूँ, एनर्जी किस तरह से फ्लो कर रहा है। इसने केवल कुछ ही घंटों के अंदर इसको करना सीख लिया है। इसी समय जिन्वू अपनी आँख खोलता है और एक्साइटेड होता हुआ बोलने लगता है, मैंने आपने जैसा कहा वैसा ही कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा है ये एनर्जी उस तरह से फ्लो नहीं कर रही है। मैं सही था, अभी तो ये शुरुआत है, मुझे और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। किडन बोलता है, नहीं तुम सही नहीं थे, मैं सही था। तुम तो पूरे एक्साइटेड हो गए थे कि काम कर रहा है। चलो आप दोबारा ट्रेनिंग शुरू कर दो। तुम्हारी ये प्रैक्टिस ही तुम्हारी इस ट्रेनिंग को और ज्यादा अच्छी करेगी। तुम जितना ट्रेनिंग करोगे उतना ताकतवर बनते जाओगे। जिन्वू बोलता है, हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस टाइम पर 5 मिनट का अलार्म बज जाता है। जिन्वू के स्कूल जाने का टाइम हो चुका है। वो जल्दी से कुछ बंद करके जल्दी से तैयार होने लगता है और फिर खाने के लिए खाने इकट्ठा कर पूरी तरह बाय बाय सब कुछ बोलकर अपना ध्यान रखना बोलकर यहाँ से चला जाता है। पर अब तो किडन को इस सब की आदत पड़ चुकी है, बात बीच में छोड़ने की जाने की। किडन केवल जिन्वू को देखता हुआ एक अजीब सा मुंह बनाते हुए रह जाता है और सोचने लगता है ये लड़का हमेशा मेरी बात को बीच में काट देता है, पूरी बात को सुनता भी नहीं है। इसके अगले सेकंड जब जिन्वू यहाँ जा चुका है, किडन को एकदम से याद आता है कि उसने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी है। उसने जिन्वू की बॉडी के अंदर अपनी एनर्जी डाल दी है और अब जिन्वू की पूरी बॉडी के अंदर वो एनर्जी इधर उधर फ्लो कर रही है। जिन्वू ने अभी तक उसे कंट्रोल करना नहीं सीखा है और ये एनर्जी धीरे धीरे करके एयर के अंदर मिलती जाएगी। और अब इसके बाद अगर उसके आसपास में कोई भी आवाकन आ गया तो वो तुरंत ही उसको डिटेक्ट कर पाएगा। यानी कि इस टाइम पर जिन्वू अब बहुत ज्यादा खतरे में है। कोई भी आवाकन उसको डिटेक्ट कर सकता है, उसके पास में आकर उस पर अटैक कर सकता है, या फिर कुछ भी और जो भी वो करना चाहे वो कर पाएगा। मुझे अभी फिलहाल क्या करना चाहिए, मुझे जागृत की मदद करनी चाहिए, लेकिन नहीं, कोई मदद की जरूरत नहीं है। वो एक आवाकन है और इसके अलावा काफी जीनियस भी। मैंने उसकी स्ट्रेंथ को देखा है, वो किस तरीके से दिमाग का यूज करता है। मुझे पता है वो बिना लड़े भी कितना कुछ तरीका निकाल लेगा बच के निकलने का। मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। और ये कहते किडन पूरी तरह निश्चिंत हो जाता है, लेकिन फिर उसको एहसास होता है कि गलती उसने की है और वो तो किडन है, वो कोई गलती कर ही नहीं सकता। टेनिस का मतलब कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। और ये सोचकर वो जिन्वू को पूरी इग्नोर करके हंसना शुरू कर देता है और फिर अपने खाने तो देखता है। बाकी सारे गेट धीरे करके उसे खाने तो जारी होती है। किडन उनसे घूर के देखता है और धीरे से उनसे कहता है, कोई भी मेरे खाने को खाने की कोशिश मत करना, इस बार ये गलती माफ नहीं की जाएगी। ये सुनकर सबके साथ अब उसके पास में आकर उसकी बॉडी से खेलने लगता है। और जब वो इस तरीके से उसको परेशान कर रहे होता है तो किडन को परमिशन देता है कि ठीक है खा लो, तुमने मुझे बना लिया। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम जिन्वू को देखते हैं जो कि इस टाइम पर अपने स्कूल में है। इस टाइम पूरी सेफ है और अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोच रहा होता है कि पिछले 3-4 दिन कितने ज्यादा शानदार थे। मेरी लाइफ के अंदर किडन की एंट्री हुई, उसके बाद से मैंने कितने सारे एडवेंचर किए और इसके अलावा पूरी रात मैं सोया नहीं। इस तरीके से 3-4 दिन हो चुका है जब मैं सोया नहीं हूँ। शायद से इस तरीके से चलता रहा तो कुछ टाइम के अंदर बीमार हो जाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है ताकतवर होने के लिए छोटी सी कीमत है जो कि मैं चुका सकता हूँ। ये कहते हुए जिन्वू को थोड़ी सी नींद से आने लगती है। इस टाइम उसका टीचर उसके पास में आता है, उससे कहने लगता है, जिन्वू ये बिल्कुल भी ठीक हरकत नहीं है, तुम इस तरीके से क्लास में नहीं सो सकते। ये सुनते जिन्वू तुरंत ही उठ जाता है। वो कहने लगता है, ओ सॉरी सर, जस्ट अभी जरा झपकी आ गई थी। टीचर बोलता है, जरा झपकी? तुम्हें सोते हुए पूरी क्लास हो चुकी है, तुम क्लास के स्टार्टिंग में सोए थे और तब से लगातार सो ही रहे हो और अब तो क्लास के खत्म होने का टाइम हो चुका है। जिन्वू कहता है, क्या सच में क्लास खत्म होने का टाइम हो गया? और ये सुनने के साथ में सबके साथ जिन्वू के प्रश्न शुरू कर देता है। टीचर ऑफिस से अपने डेस्क की तरफ जाता है और आगे बोलने लगता है, जिन्वू तुम काफी सिंसियर स्टूडेंट हो, तुमने 3-4 दिन को छोड़कर पिछली बार से हमेशा अच्छा बिहेव किया है, लेकिन इन 3-4 दिन के तो जो तुम्हारा बिहेवियर है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं इस बार दोबारा से तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन हर बार तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। इसके बाद में वो पूरी क्लास से बोलता है कि किसी के पास में वो इनका नंबर है, वो आज स्कूल नहीं आया और मेरे को उससे बात करनी है, चेक करना है वो कहाँ पर है। मैंने उसे कॉल करने की कोशिश की थी लेकिन उसका कॉल लगा नहीं। चेक किसी के पास में कोई और तरीका है उससे बात करने का। ये सुनकर सबके सब एक दूसरे को देखने लगते हैं कि कोई भी वो इन पे जानता नहीं है। वैसे वो वही लड़का है जो कि यहाँ पर उस प्रोफेसर की मदद करता है और वो अभी हाल ही में इस स्कूल के अंदर ट्रांसफर हुआ है, इस वजह से उससे ज्यादा दोस्त नहीं है। उसके अलावा जो तो बात भी नहीं करता तो ज्यादा दोस्त बनाए नहीं है। टीचर जब इस तरीके से वो इनके बारे में बात कर रहा होता है तो जिन्वू उसकी सीटी देखता है, उससे लगता है ये आज एब्सेंट क्यों है। इसके बाद अपने स्कूल से बाहर निकलता है। स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। घर जाते वक्त जिन्वू काफी ज्यादा खुश होता है। वो चलते सोचने लगता है, मुझे यकीन है अब मैं जब घर जाऊंगा तो किडन दोबारा से मुझे अपनी ट्रेनिंग कराएगा और ट्रेनिंग के बाद में मैं थोड़ा सा और ताकतवर हो जाऊंगा। पिछले बार से मेरी बॉडी के अंदर थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट आएगा। ये सोचते हुए जिन्वू जब खुश होता है घर जा रहा होता है, उसकी नजर पड़ती है पास में 3 बंदे हैं जो कि किसी एक बंदे को परेशान कर रहे हैं और जिसको परेशान कर रहे हैं वो वुइन है। इनमें से एक बंदा वो इनसे उसका बैग छीनकर उसके बैग के अंदर जो कुछ भी होता है उसे बाहर गिरा देता है। इसके अंदर काफी सारा पेट फूड होता है और ये देखकर वो उससे कहने लगता है, यानी इसका मतलब तुम्हारे पास बहुत सारे पेट्स हैं लेकिन तुमने बैग के अंदर इन्हीं बेकार की चीजों को क्यों भर रखा है? कुछ काम की चीजें रखो ताकि हमें तुम्हें लूटने में थोड़ा फायदा मिले। इसी समय जिन्वू इस कन्वर्सेशन के बीच में कूदता है। वो कहने लगता है, ओए वुइन तुम यहाँ पर हो, तुम्हें पता है टीचर तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। और अब इसी के साथ में तीनों बदमाश बच्चे वुइन को छोड़कर जिन्वू के पीछे लग जाते हैं। उसके तरफ बढ़ते बोलने लगता है, ए लड़के इस सबसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, यहाँ से फुट लो। जिन्वू कहता है, मैं यहाँ जा नहीं सकता हूँ, असल में जो ये लड़का जिसको तुम परेशान कर रहे हो ये मेरा एक क्लासमेट है, तो उसको छोड़ के तो नहीं जाऊंगा ना। ये सुनकर उनमें से एक जिन्वू के एकदम पास में आता है, उसको प्रोटेक्ट करते उससे बोलने लगता है, अच्छा ऐसी बात है तो जाएगा नहीं, तो फिर ठीक है तू भी इसे ज्वाइन कर ले। ये कि तो जिन्वू को मारता है लेकिन जिन्वू बेटी सेंस अटैक डॉज कर लेता है। जिन्वू ने ये बहुत ही सेंस डॉज कर लिया और ये देखकर बंदा बहुत चौंक जाता है। वो कहने लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मेरे इतने फास्ट अटैक को कैसे डॉज कर सकते हो? और ये कहते जिन्वू के ऊपर और भी कौन सा अटैक करता है
लेकिन इनमें से एक भी जिन्हों की बॉडी को हिट नहीं हो रहा है। वो बड़ी सही से हर एक अटैक को डॉच कर रहा है। इस टाइम पर उसके रिफ्लेक्सेस, उसकी रफ्तार दोनों बहुत ज्यादा तेज होती है। इस बंदे के बाकी साथी और वो इन भी सब कुछ देख रहे होता है, समझने की कोशिश कर रहे होता है कि जिन्हों ये सब कुछ कैसे कर रहा है। और इनमें से एक बंदे को अपने साथी उस बंदे के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है कि वो एक बच्चे के ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा और बच्चा इतनी सैन से उसके हर अटैक को डॉच कर पा रहा है। इसी समय सड़क के पास से कुछ और लड़कियां भी गुजर रही होती है, जो कि इस लड़ाई को देखकर इसकी बुराई करने लगती है। वो कहने लगती है कितने बेकार बच्चे हैं, देख के लगता है स्कूल के बच्चे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी क्या बेकार की लड़ाइयां कर रहे हैं। आजकल के बच्चे हमेशा लड़ते ही रहते हैं। देखकर जिन्हों इन सबसे बोलने लगता है, देख रहे हो आसपास जाते हुए लोग हमारी कितनी बुराई कर रहे हैं, क्या तुम यही चाहते हो कि हमारी इससे इंसल्ट हो। इसी समय इन तीन बंदों का जो एक लीडर होता है वो आगे बढ़ते बोलने लगता है, एक मिनट रुको, तुम तो वही लड़की हो ना जो कि अक्सर ही कैट्स को खाना खिलाते हो। मैंने तुम्हें कई बार ऐसा कुछ करते हुए देखा है, तुम काफी अच्छा काम कर रहे हो। तुम्हारे ऊपर अटैक करने में हमें भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा और तुम पर अटैक करके हमें ऐसा लग रहा है हम अपने आप को एम्बेरेस कर रहे हैं। इसी वजह से तुम्हारे अच्छे कामों को देखते हुए हम इस बार तुम्हें जाने दे रहे हैं, लेकिन अगली बार ऐसी गलती को रिपीट नहीं करेंगे। अगली बार हमारे काम में टांग मत अड़ाना। ये कहते हुए लीडर बंदा अपने साथ दोनों बंदों को लेकर चला जाता है। ये दोनों बंदे अभी भी लड़ने की मूड में होते हैं। वो जिन्हों को आग दिखाते वहां जाते हैं। जिन्हों भी सोचने लगता है ये तो कुछ आसानी से खत्म हो गया। इस टाइम पर वो अपना बैग वापस समेट रहा होता है। जिन्हों यहाँ पर उसकी मदद करने की कोशिश करता है, उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो इनको जवाब नहीं देता। वो बस चुपचाप अकेले वहां से निकल जाता है। जिन्हों का बिहेवियर यहाँ पर एक छोटे बच्चे की तरह है। वो ज्यादा लोगों से बात करता नहीं है, इसलिए उससे बात करनी ज्यादा समझ भी नहीं है। वो समझ में नहीं आ रहा कि ये बंदों से बात करना चाहता ही नहीं है। जिन्हों उसके पीछे लग जाता है, उस जबरदस्ती पूछने लगता है, मुझे बताओ तुम स्कूल क्यों नहीं आए थे। तुम्हें पता है टीचर तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, उन्हें तुम्हें कॉल भी किया था, लेकिन तुमने उन्हें कॉल उठाया नहीं। और इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहता हूँ तुम्हारे बैग के अंदर इतना सारा पेट फूड क्यों है, कि तुम्हारे घर में कब सारे पेट्स है, तुमने किस किस तरह के पेट्स पाल रखे हैं। ये कि तो जरूर इससे कई सारे सवाल पूछता है, लेकिन पूरे रास्ते विन उसको कोई भी जवाब नहीं देता। वो बस शांति से आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे आगे बढ़ते वो एक जगह पहुंच जाते हैं जहाँ से इनके रास्ते अलग हो रहे हैं। जरूर यह बोलता है मेरा रास्ते से अलग होता है, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये कि तो जिनवा चला जाता है। विन अभी भी कुछ भी विश्वास नहीं कर रहा। वो जिन्नू को पूरी तरह इग्नोर कर रहा है और इस टाइम पर जिन्नू को देखकर ऐसा लग रहा है उसके जिससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। वो बस अपनी मस्ती में मस्त है। वो इन बिल्कुल भी उससे बात नहीं कर रहा है। इसके बावजूद भी जिन्नू एंड में उसे बाय बोलकर से निकल जाता है। यहाँ से हम जिन्नू को उसे घर पे देखते हैं। वो सेफ अपने घर पहुंच चुका है। सामने तरफ उसे अपनी तीनों कैट्स दिखाई देती है, जिसे देखकर काफी खुश जाती है। जिन्नू पहले तो कुछ सेकंड साथ में खेलता है और फिर कहने लगता है कि डैन तुम कहां पर हो। किडन की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। किडन कहीं भी उसे दिखाई नहीं दे रहा। जिन्नू जल्दी से ऊपर ही तो चढ़ने लगता है। उसे लगता है किडन ऊपर होगा, लेकिन वहां पर भी किडन नहीं है। और इसी के साथ में जिन्नू की घबराहट धीरे करके बढ़ने लगती है। वो करके पूरे घर के अंदर जहाँ कहीं भी उसे देख सकता है वहां जाके देखता है। हर एक जगह उसने ढूंढ लिया, लेकिन कहीं पे भी उसे किडन दिखाई नहीं दे रहा। वो लगातार चलाता जा रहा है, किडन तुम कहां पर हो। लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद उसका इनमें एहसास होता है कि किडन यहाँ पर नहीं है। वो घर छोड़ के जा चुका है। शायद से उसने उसे अकेला छोड़ दिया है। जिन्नू को इससे काफी बुरा लगता है। वो कहने लगता है ये क्या हो गया, मैंने किडन से कहा था वो कुछ टाइम तक यहाँ पे रुके जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, लेकिन इस तरीके से जा नहीं सकता। मैं एटलीस्ट एक बार उसे गुड बाय बोलना चाहता था। वो कम से कम जाने से पहले मुझसे कोई बात तो कर सकता था। मैं कोई उससे रोकता थोड़ी। और ये कहते जिन्नू गुस्सा भी अब तो बढ़ जाता है। वो जोश चलाते बोलने लगता है कि डैन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हें एटलीस्ट मुझे एक बार गुड बाय कहने का मौका देना चाहिए था। तुम वैसे मुझे बिना बाय बोले यहाँ से नहीं जा सकते। इसके बाद में हम किडन में दिखते हैं जो किस टाइम बाथरूम में बैठा हुआ है। वो कहीं पे भी नहीं गया। वो टॉयलेट सीट पे बैठकर अपना प्रेशर लगा रहा है। इसके कुछ देर बाद में किडन वहां से बाहर निकलता है। जिन्नू और किडन की जो कुछ बातें होती है, जिन्नू उससे माफी मांगने लगता है कि वो इस तरीके से चिल्ला रहा था और किडन उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है क्योंकि वो इस तरह चिल्ला रहा था जिस टाइम वो बाथरूम में था। इसी समय ये मॉन्स्टर कैट जो काफी किलोमीटर से बेहोश थी उसको एकदम से होश आता है। वो उठने के साथ वीडियो देखने लगती है। जिन्नू कहता है किडन देखो वो उठ गई। और अब इसी के साथ में इस कैट की नजर भी जिन्नू और किडन की ओर पड़ती है। कैट शुरुआत में तो कब तक गुस्सा जाती है, वो उनके ऊपर देखकर गुर्राने लगती है। तभी एकदम से याद आता है ये दोनों बंदे जो इसके सामने है ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। इनमें से एक तो वो है जिसने इसे मॉन्स्टर के रूप में पीटा था, और दूसरा वो है जो किसे लगातार पीटता आ रहा है हर रोज। जब भी ये किसी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है तो ये सोचकर बिल्ली वापस शांत हो जाती है। वो समझ जाती है इनके सामने गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है, शांत बिहेव करना पड़ेगा। और अब इसी के साथ ही वे नॉर्मल कैट की तरह बिहेव करने लगती है। खुद की बॉडी को चाटने लगती है। किडन बोलता है ये कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही है, क्लियरली दिख रहा है ये एक्टिंग है। ये बिल्ली जितनी मासूम बनने की कोशिश कर रही है उतनी मासूम है नहीं, किसी भी समय हम पर अटैक कर सकती है। जिन्नू कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये काफी क्यूट है। ये कहते जिन्नू इस बिल्ली के पास में आकर उसको सहलाने लगता है और फिर किडन से पूछता है अब मुझे से लगता है ये कैट हमारे कंट्रोल में आ चुकी है, शायद से अब हम इसे हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं। इसको एक बार चेक तो करा लेना चाहिए। किडन बोलता है क्या तुम पागल हो चुके हो, इसको तुम हॉस्पिटल लेके जाओगे, ये बहुत खतरनाक है। अगर दोबारा से अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आ गई कुछ खतरनाक काम करने लगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जिन्नू कहता है एक बार से आंखों में देखो, क्या तुम्हें कहीं मॉन्स्टर दिखाई दे रहा है, ये कितनी मासूम सी है। किडन बोलता है नहीं ये मासूम नहीं है, मासूमियत तुम्हें अपनी आंखों से दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है ये कैट बहुत शौक में, और इसी वजह से हम पर फिलहाल अटैक करने की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन अगर इसको मौका मिलेगा तो ये तुरंत ही कर देगी। जिन्नू कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और मुझे पूरा यकीन है अगर आप मेरे साथ में होगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आप भी मेरे साथ में इसको हॉस्पिटल दिखाने लेके चलिए। किडन कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, मैं तुम्हारे साथ में क्यों आऊंगा, मैं नहीं आ रहा, मैं तो यहीं पे घर पे बैठने वाला हूँ, ये बेकार काम करने में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। जिन्नू कहता है अच्छा ऐसी बात है तो कैसा रहेगा, आप मेरे साथ में चलिए, इसके बदले में मैं आपको कुछ शानदार से ट्रीट दिला दूंगा। ये सुनने के बाद में किडन फाइनली मान जाता है और फिर इसके बाद में निकल पड़ते सड़क पे हॉस्पिटल तक जाने के लिए। आसपास में काफी सारे लोग हैं जो कि जिन्नू को देख रहे हैं
उन्हें जिन्वू के पास जो कैट है वो काफी क्यूट लग रही होती है। जिन्वू ने इस दूसरी कैट को अपने कपड़ों में दबा रखा है। वो गिडेन पास में पैदल चल रहा है। जिन्वू चलते उसे बोलने लगता है, गिडेन आपको क्या लगता है हमें रोज इसी तरीके से वॉक पर निकलना चाहिए? गिडेन कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? जब पे इतने सारे लोग हैं तुम इन सभी के सामने मुझसे बात करने की कोशिश मत करो। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें बोल के रिप्लाई करूंगा? तुम एक नॉर्मल कैट की तरह मुझसे बिहेव करो। यहाँ पर सबके सामने अजीब बिहेव करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। ये सुनकर जिन्वू शांत हो जाता है। ये से आगे बढ़ते रहते हैं। तभी गड़बड़ हो जाती है। सामने तरफ से वुइन आ रहा है जिसकी नजर सीधे जिन्वू की ओर पड़ती है और साथ ही में उसे जिन्वू के साथ में वो दूसरी कैट दिखाई जाती है जो कि असल में इनके एक्सपेरिमेंट की थी। ये देखकर वुइन सोचने लगता है ये तो ट्रैकर है, वही कैट जिसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट किया था, जो कवच से वर्क किया था। कि सच में ये वही कैट हो सकती है? लेकिन ये जिन्वू के पास में कैसे हो सकती है? मुझे ऐसा लग रहा है शायद से मुझे कोई गलतफहमी हो रही है। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये सोचते हुए इस टाइम पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। जिन्वू सामने से ऐसे गुजर जाता है कि जिन्वू ने उसे देखा ही नहीं है। जिन्वू यहाँ सीधे हॉस्पिटल पहुंचता है। जिन्वू जब इस हॉस्पिटल पहुंचता है उसकी नजर पड़ती है जब और भी काफी सारे पेट्स हैं जिनका कब्ज तो खराब होती है। जिन्वू डॉक्टर से पूछता है, आजकल काफी सारे जानवर बीमार पड़ने लगे हैं। डॉक्टर बोलता है, हाँ बिल्कुल ये पड़ने लगे हैं, लेकिन इनकी बीमारी एकदम अलग तरीके की है। कोई इनको हमारे हॉस्पिटल के सामने ऐसे आवारा छोड़ के चला गया था फीस के साथ में, तब से मैं इनकी देखभाल कर रहा हूँ। अभी तुम्हारे आने से कुछ देर पहले ही कोई और 2 पेट्स को छोड़ के यहाँ पे चला गया है और उसने काफी सारे पैसे भी दिया है, लेकिन वो बंदा कौन था दिखाई नहीं दिया। उन पेट्स की हालत कब तक खराब थी, लगभग मरने की हालत में थे। और अभी जितने पेट्स आ रहे हैं ये सब के सब बहुत ज्यादा अजीब से है। जिन्वू कहता है, अजीब से इसका क्या मतलब है? डॉक्टर बोलता है, इसका मतलब ये है इनकी बॉडी के ऊपर किसी भी तरह की फिजिकल घाव नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा बीमार है। इनको अंदरूनी चोटें लगी हुई है। मेरे पास में इन पेट्स को ठीक करने का कोई भी तरीका नहीं है। इन पेट्स को एग्जामिन करने के बाद मुझे पता चला है इन सभी को कुछ अलग तरह के ड्रग्स दिए गए और इन ड्रग्स का इनकी बॉडी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। जिन्वू को फिलहाल से सुन के कुछ तो गुस्सा सा आ रहा होता है कि कोई पेट के साथ पे इस तरह बिहेव कैसे कर सकता है। वही दूसरी तरफ गिडेन को सब कुछ सुनाने लगा है। वो इस टाइम पर काफी ज्यादा घबराया हुआ है। उसके चेहरे के ऊपर डर साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम वुइन को देखते हैं जो कि अपनी लैब के अंदर एंटर कर रहा है। प्रोफेसर लैब के अंदर काम कर रहा होता है। वो वुइन से पूछता है, तुम कहाँ गए थे? वुइन बताता है कि वो इन सारे जानवर जो कि मर चुके हैं उनको फेंकने के लिए गया था। वो इसको ये नहीं बताता कि उसे हॉस्पिटल के सामने छुड़ गया है ताकि उन्हें बचाया जा सके, यानी कि वुइन इन सारे जानवरों को बचाने का काम अपने दम पर कर रहा है। प्रोफेसर कहता है, जब भी तुम बाहर जाओ थोड़ा देखभाल करके रखा करो। हम इस तरीके से जानवरों को बाहर फेंक रहे हैं, उनकी लाशों को फेंक रहे हैं, किसी को भी हम पर शक नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा देखते रहना कभी ट्रैकर की तुम्हारे पर नजर पड़ जाए, हमें ट्रैकर को भी ढूंढना पड़ेगा। अगर कभी वो हमारे हाथ लग जाता है तो हमारा बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। वुइन कहता है, हाँ यस सर, जैसे मुझे दिखाई देगा मैं तुरंत ही आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। वैसे मेरा एक सवाल था, जिस किसी ने भी ट्रैकर को चुराया था आपने उसकी क्या खासियत बताई थी? प्रोफेसर कहता है, उसके पास में बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड थी। वो एक सेकंड मेरी आंखों के सामने आया, उसने कैट को उठाया और तुरंत दीवार से भाग गया। उसका इस तरीके से ट्रैकर को लेकर भाग जाना ये पूरी तरह से मेरी गलती थी। काश उस टाइम पर मैं थोड़ा सा ध्यान रखा हुआ होता। अगर मैं थोड़ा सा ध्यान में होता, मैंने सब कुछ चेक कर रखा होता तो इस तरह गलती बिल्कुल भी नहीं होती। मैं लापरवाह हो गया था, लेकिन अगली बार ऐसी गलती नहीं करूंगा। अगर उस बंदे के ऊपर मेरी कभी भी नजर पड़ गई, मुझे कहीं भी वो मिल गया तो उसको एक बड़ी सजा मिलेगी। मैं उसे उसके साथ देने वाले हर किसी को जान से मार दूंगा। ये कहते हुए प्रोफेसर कुछ तो गुस्से में होता है। वुइन अभी भी इसको ये नहीं बताता कि उसको ट्रैकर मिल चुका है और साथ में ये भी बताया कि ट्रैकर किसके पास में है। इसका मतलब ऐसा हो सकता है ये बंदा जितना बुरा दिखाई दे रहा है उतना बुरा है नहीं। हम फिर से जिन्वू को उसके स्कूल में देखते हैं। वुइन भी स्कूल आया है। जिन्वू से हाई गिरने लगता है। वुइन सोचता है इस बंदे के पास में स्पेशल स्पीड की पावर है, लेकिन अब तक कभी भी इसके अंदर कुछ भी स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दिया। इसने आज तक अपनी पूरी पावर्स को एकदम दबा के रखा था। ये कहते अपने टेबल में बैठ जाता है। जिन्वू उसे कहता है, आखिरकार तुम आज स्कूल आए गए। ये कहते जिन्वू लगातार वुइन से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वुइन की तरफ से कुछ रिप्लाई नहीं आता। इसके बाद में क्लास स्टार्ट हो जाती है। जिन्वू अपने मोबाइल की तरफ देख रहा होता है। उसे अपनी सारी कैट्स दिखाई दे रही है। उन सभी कैट्स की फालतू की हरकतें जिनको जिन्वू ने रिकॉर्ड किया था और उनको देख के वो हंस रहा होता है। इसी टाइम पर वुइन जिसका पूरा ध्यान जिन्वू के ऊपर है वो सोचने लगता है, अक्सर ही जितने भी अवाकंस होते हैं वो लोग अपने आप को बहुत ज्यादा ट्रेन करते हैं। कैसे हो सकता है ये लड़का भी अपने आप को ट्रेन कर रहा हो और कोई और भी इसकी ट्रेनिंग में मदद कर रहा हो। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम जिन्वू घर का सीन देखते हैं जब गिडेन है जो कि इस टाइम बहुत ज्यादा थका हुआ है, उसका बहुत ज्यादा खराब है। वो चलते सोचने लगता है इससे कुछ क्या हो रहा है, मैं थकाऊ फील क्यों कर रहा हूँ। शिक्षित जैसे बारी तब आता है उसकी नजर इन तीनों कैट्स की ओर पड़ती है जो कि अब फंसी हुई है। और आप इसी के साथ गिडेन बुरी तरह घबरा जाता है। उसको ऐसा लगने लगता है कि इस जगह पर जरूर से कोई मैजिकल बैरियर है जिस वजह से यहाँ पर जो कोई भी है वो इस तरह से बेहोश हो रहा है और मेरे ऊपर बेहोशी छा रही है। शायद से कोई है जो कि उसको पकड़ने के लिए यहाँ पर आए और इस जगह पर ये जाल बिछाया गया है ताकि वो कमजोर पड़ जाए और फिर वो उसको उठा के ले जाए। इसके अगले सेकंड ये कैट्स मूव करने लगती है। ये कैट्स सो रही है, इनके ऊपर किसी भी तरह का मैजिकल इफेक्ट नहीं हुआ है और ये सोचकर गिडेन तो नॉर्मल होने लगता है। वो सोचता है ये सारी बिल्लियां पूरे पूरे दिन सोती रहती है, इनका आलस कभी खत्म ही नहीं होता। इसके तुरंत बाद उसकी नजर पड़ती है उसे खुद की बॉडी के अंदर काफी आलस है और ये इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर सूरज निकला हुआ है। सूरज की धूप के अंदर कैट्स का बिहेवियर अक्सर ऐसा हो जाता है, वो पूरे समय केवल आराम करना चाहती है। और अब क्योंकि गिडेन भी एक कैट फॉर्म में है इस वजह से उसको भी यहाँ पर नींद आ रही है। वो किसी भी तरीके से खुद को सोने से रोक नहीं सकता। गिडेन रोकने की कोशिश करता है। वो कहने लगता है, मैं महान गिडेन हूँ, मैं इस तरीके से एक बिल्ली की तरफ सो नहीं सकता हूँ। मैं अपने आप के ऊपर अपनी बॉडी को पूरी तरह काबू रखूंगा।
शायद से मुझे यहाँ पर धूप में रुकना ही नहीं चाहिए, मैं यहाँ से चला जाता हूँ तो मुझे शायद से इस तरीके से इतना आलस नहीं होगा। ये उस तरफ किडन जाने लगता है लेकिन वह जा नहीं पाता। उसके ऊपर जाने से पहले उसकी एनर्जी पूरी तक खत्म हो जाती है, वहीं पे गिर जाता है और उसे अपनी सेहत के ऊपर कब्जे तक गुस्सा आने लगता है। उसे लगता है ये सब कुछ क्या हो रहा है, मैं अपनी स्केट बॉडी के बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। कैट्स इतनी बेकार की होती है, इतनी आलसी की होती है। और ये सोचते हुए किडन भी सो जाता है। यहाँ से हम जिन्नू को देखते हैं जो उसकी स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, वो अपने घर की तरफ जा रहा है। रास्ते में नजर उसकी कैट के ऊपर पड़ती है, वो कैट को कुछ खिलाने लगता है। तभी हम देखते हैं वो जिन्नू को पीछा कर रहा होता है। वो जिन्नू के पास में आकर उससे कहने लगता है, जिन्नू तुम ये पर क्या कर रहे हो? जिन्नू कहता है बस कुछ खास नहीं। वो कहता है वैसे कब से तुम उस कैट को जानते हो? वो कैट तुम्हें कहाँ पर मिली थी? जिन्नू कहता है कौन सी कैट? क्या तुम इस कैट की बात कर रहे हो? ये तो एक आवारा कैट है, मैं बस ऐसे ही कुछ खिला रहा हूँ। वो कहता है नहीं ये कैट नहीं, वो दूसरी कैट, वो व्हाइट कैट जिसकी बॉडी के ब्लैक स्ट्रैप्स हैं, जो कल रात को तुम लेके घूम रहे थे। जिन्नू कहता है अच्छा वो कैट तो मेरी नहीं है, वो मुझे कहीं पे मिली थी। उसकी बॉडी के ऊपर काफी सारे घाव थे और तब जैसा लगने लगा वो बहुत ज्यादा बीमार है, इसलिए मैं उसे अपने घर ले गया, उसका इलाज किया और तब से वो मेरे साथ में ही है। वैसे तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? वो कहता है मुझे ऐसा लगता है वो शायद से कैट मेरी है, क्योंकि मेरी कैट भी काफी लंबे टाइम से लापता है और उसकी शक्ल भी काफी हद तक तुम्हारी कैट से मिलती है। उसकी बॉडी के ऊपर भी वैसे ब्लैक स्ट्रैप्स हैं। जिन्नू कहता है कि सच में वो तुम्हारी कैट है? ये कहते जिन्नू काफी खुश जाता है, वो एक भोले बच्चे की तरह पूरी तरीके से वो इनकी बातों में जाता है। उससे कहता है अच्छा ऐसी बात है तो भी ठीक है, मैं भी उस कैट को यहाँ पे लेके आता हूँ, तो अगर वो तुम्हारी कैट है तो मेरे साथ चली जाएगी, तुम उसे लेके चले जाना। अपने ओनर को देखकर वो भी कल तो खुश होने वाली है। ये कहते जिन्नू भागते जाने लगता है। एंड में कहता है यहीं पर मेरे कुछ मिनट इंतजार करो, मैं भी पहुंचता हूँ। ये कहते जिन्नू से चला जाता है। वो सोचने लगता है ये तो कुछ ज्यादा बोला है, इसको बड़ी से अपनी बातों में लेके आया जा सकता है। जाओ जिन्नू जल्दी से ट्रैकर को लेकर मेरे पास में आओ। इसके बाद हम कुछ मिनट बाद में जिन्नू को उसके घर पे देखते हैं। वो इस दूसरे कैट को उठा रहा होता है और इस समय किडन को बेहोश जाता है। वो कहने लगता है ये तुम क्या कर रहे हो? इस कैट को तुम कहाँ पे लेके जा रहे हो? जिन्नू कहता है कहीं नहीं, बस मुझे इसका ऑनर मिल चुका है। किडन बोलता है इसका ऑनर मिल गया, मुझे पूरी बात बताओ। जिन्नू कहता है अभी ज्यादा टाइम नहीं है, वो मेरा इंतजार कर रहा है, मैं जल्दी घर आकर तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। और ये कहते जिन्नू इस कैट को लेकर भाग जाता है। वो इंडिया और बाहर की साइड में अभी भी उसका इंतजार कर रहा है। जिन्नू तभी वहाँ पर उस कैट को लेकर पहुंच जाता है और फिर उसे दिखाते बोलने लगता है तो यही है तुम्हारी कैट। और फिर इसकी बातें वो और इस कैट की आंखें एक दूसरे मिलती है। कैट तुरंत तो गुस्सा जाती है। वो बोलता है हाँ ये वही है। इस टाइम पर कैट को पहचान आता है, ये वही बंदा है जो कि उस प्रोफेसर के साथ में था, और प्रोफेसर वही है जो कि उसको परेशान करता था। मतलब ये भी वही बंदा है जो कि उसको परेशान करता है। और ये याद करते हुए इस कैट का गुस्सा तो बढ़ जाता है, ये बुरी तरह से घुर्राने लगती है। जिन्नू के लिए संभालना मुश्किल पड़ जाता है। वो जिन्नू के ऊपर पूरी तरह से लिपट जाती है। जिन्नू लगातार उसे शांत करने की कोशिश करने लगता है। वो बोलता है जिन्नू तुम इसे मुझे दे दो, मैं इसको शांत कर लूंगा। इसी टाइम पर जिन्नू को काफी घबराहट होने लगती है कि कोई भी कैट अगर अपने ऑनर को देखती है तो उसके पास भागने की कोशिश करती है, लेकिन ये तो डर रही है। तो इन्हें इसका मतलब इसमें कुछ जरूर से कुछ गड़बड़ है। जिन्नू को भी अब फाइनली गड़बड़ समझ में आने लगी है। वो दोबारा सारी बात को रिपीट करता है। वो कहता है ये कैट मुझे दे दो, इसको कैसे शांत करना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन ये कैट इस टाइम पर जिन्नू को बिल्कुल भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है। उसने बुरी तरीके से जिन्नू को पकड़ रखा है। जिन्नू से कहता है वुइन मुझे सबके अंदर कुछ गड़बड़ लग रही है, किस में तुम इस कोर्ट के ऑनर हो? वुइन बोलता है हाँ बिल्कुल मैं इस कैट का ऑनर हूँ। जिन्नू कहता है शायद से तुम्हें मैं सब समझा नहीं, तुम तो शायद इस कैट के ऑनर हो सकते हो, लेकिन क्या ये तुम्हारी पैट है? क्या तुम इसको अच्छी तरह रखते हो? और सच में तुम्हारी पैट होती तुम इसको अच्छी तरह देखभाल कर रहे होते तो तुम्हारे से मैं भक्ति, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ये तुमसे डर रही है। ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी कैट अपने ऑनर से डरती नहीं है। और अब ये सुनकर वो इनका मुंह बुरी तरह बन जाता है। जिन्नू कहता है तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, ये तुम्हारी कैट नहीं है ना? और अब फाइनली वो इन्हें गुस्सा लगता है। वो ने बोलता है जिन्नू ये कैट मेरे हवाले कर दो, इससे तुम्हारा फायदा है। जब तक कैट तुम्हारे पास में रहेगी तुम्हारे लिए नुकसानदायक रहेगा, तुम्हारी जान पूरी तरह खतरे में रहेगी। जिन्नू कहता है नहीं ये तुम्हें नहीं मिलेगी। वो कहता है जेनिस का मतलब तुमने मेरे पास में अब कोई और चॉइस नहीं छोड़ी है। इसके तुरंत बाद वो वहां से गायब हो जाता है और एक झटके में जिन्नू के पीछे आकर उसे गर्दन को जोर से कर देता है। जिन्नू वही भी बेहोश हो चुका है तो तुरंत जिन पे गिर जाता है। वो नहीं कहता है अब तुम कुछ घंटों के लिए बेहोश रहोगे, तब तक मेरा काम हो जाएगा। और फिर इसे पता चलता है ये बंदा भी एक हवाखंड है, ये अपनी एनर्जी को यूज करता है जिसके साथ में ये कैट हवा में उड़ने लगती है। और फिर ये इसके बाद अपने हाथों की मदद से इस कैट के ऊपर एक प्रेशर लगाता है, जिसके साथ में ये कैट बेहोश जाती है। फिर वो उसे उस गर्दन से पकड़कर वहां जाने लगता है। तभी पीछे से आवाज आती है ये फाइट अभी खत्म नहीं हुई, वहीं पे रुक जाओ। जो कि तो जिन्नू दोबारा से खड़ा हो चुका है और ये देखकर वो सोचने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये यहाँ पर खड़ा कैसे हो पा रहा है? मैंने इसी गर्दन के ऊपर एक परफेक्ट अटैक किया था, उसके बाद इसको खड़ा नहीं होना चाहिए था। तभी जिन्नू बोलता है वो तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने इस तरीके से मेरी गर्दन पर अटैक क्यों किया? और तुम इस कैट को कहाँ पे लेके जा रहे हो? जिन्नू को अभी भी ये सारी बातें एकदम समझ में नहीं आई है। वो बहुत ज्यादा भोला है, उसके लिए सब कुछ बहुत ज्यादा नया है। वो कहता है जिन्नू तुम्हें समझना चाहिए ये सब कुछ तुम्हारे लिए एक बुरे सपने की तरह है। ये कैट बिल्कुल भी तुम्हारे पास में नहीं होनी चाहिए थी और अब तुम इस कैट को पूरी तरह भूल जाओ। जिन्नू कहता है तो मुझे बताओ तुम इस कैट के साथ में क्या करने वाले हो? ये कैट तुम्हारी है, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। तभी अगले सेकंड उसे कुछ समझाने लगती है। उसे आता है वो बंदा जो कि इस कैट को मारने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद वो आगे बोलता है तो जेनिस का मतलब वो बुजुर्ग आदमी जो कि इस कैट के पीछे पड़ा था, उसको मारने की कोशिश कर रहा था, तुम उसके साथ में काम करते हो। जिन्नू के लिए यही कहना उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत बन जाती है। विन बोलता है जेनिक्स का मतलब तुम्हारे पास वो पावर्स है
सच में तुम वही इंसान हो जिसने मास्टर से उस कैट को चुराने की कोशिश की थी। जिन्वो कहता है यानी इसका मतलब वो तुम्हारा मास्टर है। इस टाइम पर वुइन उसके ऊपर 64 टक्का लेता है। वो अपने हाथों सामने करके अपने हाथ के अंदर एक एनर्जी निकालता है जो सीधे जिन्वो की आंख टकराती है और जिन्वो उछल के काफी दूर जा गिर जाता है। वुइन सोचने लगता है ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसके पास में सुपर स्पीड की पावर है। मैं यहाँ पर बेकार खतरा अपने मोल नहीं लेना चाहता, मैं इसको तुरंत ही खत्म कर देना चाहता हूँ ताकि पलट के मुझ पर अटैक ना कर सके। और इसी के साथ ही दोबारा जिन्वो पर अटैक करता है। उसके खत्म से एनर्जी निकलती है लेकिन जिन्वो आपके पास डॉज कर लेता है अपनी सुपर स्पीड के साथ में। और इस स्पीड को देखकर वुइन सोचने लगता है तो ये इसका मतलब इसके पास ये सुपर स्पीड थी और स्पीड की वजह से ये बड़ी सेंस से मास्टर से कोई भी चीज चुरा कर वहां से भाग सकता है। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। मास्टर का कहना था वो स्टेप पे लापरवाह हो गए थे, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। मैं इसके ऊपर पूरा ध्यान लगा के रखूंगा और ये मुझे नहीं हरा सकता। तभी जिन्वो भागते हुए इस बैलेंस तो दूर हट जाता है और फिर एकदम से उसके पास में आकर उससे उस कैट को छीनने की कोशिश करता है। लेकिन अब की बार ये बिल्कुल वैसा नहीं है। वो बंदा तुरंत ही उस कैट को पीछे तक कर लेता है और फिर जिन्वो से कहता है तुम्हारी स्पीड बहुत तेज है लेकिन तुम्हारी स्पीड को आसानी से प्रेडिक्ट किया जा सकता है, तुम्हारे मूव एकदम नॉर्मल है। और ये कहते हुए जिन्वो के ऊपर जोर से अटैक करता है। इस बार जिन्वो इससे बचने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। ये अटैक बुरी तरीके से उसके मुंह पर हिट होता है और इसी के साथ जिन्वो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो काफी दूर जाकर गिरता है लेकिन अभी भी वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है। वो दोबारा से खड़ा होने की कोशिश करता है। वो सोचता है ऐसा हो सकता है कि सच में ये वही है। एक बार मास्टर ने मुझसे कहा था कि कुछ लोग हैं जो के ऊपर नजर रखते हैं, वो भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि ये उनमें से एक हो सकता है, उस एजेंसी से बिलोंग करता हो। शायद से इसी वजह से इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर है और शायद से इसी वजह से ये इतने लंबे टाइम से मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि इसे पता लगाना था कि हमारा अड्डा किस जगह पर है, ये मेरा पीछा कर रहा है। इसी समय जिन्वो दोबारा से खड़ा होता है और तेज से भागते हुए वो इनके ऊपर दोबारा से अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन इस बार ये काम नहीं करता। जिन्वो बड़ी सेंस से उसे कॉलर से पकड़ लेता है, दीवार के ऊपर लटका देता है और उससे पूछने लगता है बताओ तुम कौन हो? जिन्वो क्या यही तुम्हारा असली नाम है और तुम किसके लिए वर्क करते हो, किस एजेंसी के लिए? जिन्वो कहता है एजेंसी? कौन सी एजेंसी? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं किसी के लिए काम नहीं करता। वुइन कहता है तो ये इसका मतलब तुम इतने लंबे टाइम से जो मेरा पीछा करने की कोशिश कर रहे हो, जबरदस्ती मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हो, ये तुम नेचुरल है? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जरूर से तुम मेरा पीछा कर रहे हो, किसी ने तुम्हें हमारे पीछे लगाया है। जिन्वो कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे कोई भी एजेंसी तुम्हारे पीछे क्यों लगाएगी? तुम हो कौन? और अब इसी के साथ वुइन को जिन्वो के भरोसा हो चुका है, उसको छोड़ देता है। वो सोचने लगता है मुझे पूरा यकीन है ये तो वो ट्रैकर नहीं हो सकता जो कि हमारा पीछा कर रहा है, जरूर से वो कोई और है। और अब जब ये वो नहीं है तो इसका मतलब इसको मारने की जरूरत नहीं, इसको जिंदा छोड़ा जा सकता है। वो जिन्वो से बोलता है जिन्वो एक बात अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लो, ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है, हमारा पीछा करने की कोशिश मत करना और इसके अलावा इस कैट को पूरी तरह से भूल जाओ, इसके बारे में किसी को भी कुछ बताना मत, ये चीज पूरी तरह सीक्रेट रहनी चाहिए तो ही तुम्हारे लिए ठीक होगा। और अब ये कहने के साथ में वो इन बड़े आराम से उस कैट को अपने साथ में लेकर वहां चला जाता है। जिन्वो अब उसको रोकने के लिए कुछ भी कर नहीं सकता, उसकी टाइम लिमिट खत्म हो चुकी है, वो इससे ज्यादा तेज स्पीड में नहीं भाग सकता, लेकिन इसके पास कोई सुपर पावर नहीं। जिन्वो इस टाइम पर बहुत निराश होता है। वो सोचने लगता है ये क्या हो गया, काश मैं उस टाइम पर घर पे रुका होता, मैंने कैट को यहाँ पर लाकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसी गलती से जा अब इस कैट को मिलने वाली है। मैं सच में एक बहुत बड़ा पागल हूँ, एक बेवकूफ इंसान हूँ मैं जो किसी के भरोसा कर लेता है, इसी भरोसे की कीमत अब सब लोग चुकाएंगे। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतनी बेवकूफी मेरी हरकत कोई मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है, मैं खुद से ये हरकत कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ये सोचते हुए जिन्वो उस कैट को याद कर रहा होता है। वो याद करने लगता है कि किस तरीके से वो कैट इतनी बुरी तरह डरी हुई थी, उसकी बॉडी के ऊपर लिपटी हुई थी ताकि वो उसे उसके ना छीनने दे, लेकिन जिन्वो उसके लिए कुछ भी कर नहीं पाया। और अब इसके बाद वो दोबारा से खड़ा होता है। उसके माइंड के अंदर एक बहुत ही खतरनाक सा प्लान आया है। इसके बाद हम जिन्वो घर का सीन देखते हैं। किडन इस टाइम पर घर पड़ा हुआ है, काफी देर हो चुकी है लेकिन अभी तक जिन्वो घर नहीं पहुंचा। किडन भी सोचने लगता है ऐसा क्या हो गया, वो काम पर चला गया। लास्ट टाइम मुझे याद है मैं बहुत ज्यादा आलसी हो गया था, मेरे बहुत ज्यादा थका हुआ था, इस वजह से ठीक से बात को सुन नहीं पाया। लेकिन अब सोचता हूँ उसने क्या बोला था, उसने कहा था उस कैट का ओनर मिल चुका है और अब वो उस कैट को उस ओनर के पास छोड़ने के लिए गया है। लेकिन क्या इस काम के अंदर इतना टाइम लग सकता है? यही सोचकर किडन कुछ और देर तक जिन्वो के लिए इंतजार करता है, लेकिन जब जिन्वो आता नहीं है तो किडन खड़ा होता है। वो खुद ही जिन्वो को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और फिर हम यहाँ से इस लैब का सीन देखते हैं जहाँ पर प्रोफेसर है जो किस टाइम बहुत ज्यादा खुश है। वो इनसे विन यहाँ पर उस कैट को लेके पहुंच चुका है। वो कुछ तो विन से बोलता है विन बहुत अच्छे, तुमने काफी शानदार काम किया है, इस कैट को लाकर तुमने मेरे काफी सारे काम को आसान कर दिया और अब मैं रिसर्च को दोबारा शुरू कर सकता हूँ, मुझे दोबारा से जीरो शुरुआत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये कहते हुए उस कैट को दोबारा से पिंजरे में डाल देते हैं और आके बोलने लगता है वैसे मुझे ये बताओ तुम्हें ये कैट मिली कहाँ पर और क्या तुम्हें वो बंदा मिला जो कि इस कैट को लेके भागा था? विन कहता है ये तो मुझे लक से मिल गया, मैं बस ऐसे ही घूम रहा था और घूमते घूमते मुझे एक लड़का मिला जिसके पास में ये कैट थी और फिर मैंने उससे इस कैट को छीन लिया। प्रोफेसर कहता है अच्छा ऐसी बात है, तुम कब से लकी हो चुके हो, वैसे ये बताओ तुमने उस इंसान का क्या किया, क्या तुमने उसे जान से मार दिया? काम तो पूरा किया है ना तुमने? विन बोलता है नहीं ये तो नहीं किया, वो वहां से भाग गया था। प्रोफेसर बोलता है अच्छा ऐसी बात है, वहां से भाग गया, तुमसे जान से मार देना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। उसके बाद सुपर स्पीड है, वो मेरी आंखों के आगे से भी ऐसे गायब हो गया था जिस वहां पर था ही नहीं, तो तुमसे बच के निकल गया होगा। लेकिन अगली बार अच्छे से ध्यान रखना, जब कहीं भी वो दिखाई दे उसे तुरंत ही खत्म कर देना। वैसे मुझे तुम्हारी तारीफ करनी चाहिए, इस सैंपल को यहाँ पर लाकर तुमने मेरे काफी अच्छा काम किया है,
ये काम मैं कभी नहीं भूलूंगा। बहुत अच्छे, अब तुम्हें पता है इसका मतलब क्या टाइम हो चुका है। हमें जल्दी से अपने एक्सपेरिमेंट शुरू करने चाहिए। हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। हमारे पास तो काफी कुछ है करने के लिए। जब से कैट हमें मिली है मेरे माइंड के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही है जो कि मुझे करनी है, और यही करके मैं एक एक्सपेरिमेंट इस कैट के ऊपर करके देखना चाहता हूँ। तो इसको मतलब जल्दी से एक्सपेरिमेंट शुरू करो, तब तक मैं आता हूँ। वो एक्सपेरिमेंट की पूरी रिपोर्ट मेरे पास भिजवा देना। नीचे कहते प्रोफेसर वुइन और इस कैट को यहाँ पर छोड़कर वहां चला जाता है। इसके बाद में हम जेक बार्गसन देखते हैं जिन्हों यहाँ पर इस जगह बाहर तक पहुंच चुका है। वो अपने घर जाने के बजाय वुइन के पीछे इस जगह तक आ गया। वैसे अभी भी उसे एग्जैक्टली नहीं पता है कि लैब किस जगह पर है। वुइन एकदम एंड टाइमर से गायब हो चुका था। जिन्हें सोचे लगता है मैंने अपनी स्पीड के आखिरी सेकंड तक का यूज कर लिया उसके पीछे आने के लिए, लेकिन फिर भी वो इस जगह पर आ गया। और अब यहाँ से कहा गया है मुझे नहीं पता। मुझे किसी भी तरीके से उस कैट को रेस्क्यू करना है, चाहे इसके बदले में मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ये सोचते हुए जिन्हों थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तो उसे क्वेश्चन देती है, क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो? ये आवाज उस मास्टर की है, वो इनके मास्टर प्रोफेसर की, जो कि आराम से सीढ़ी पर बैठा होता है। जिन्हों को देखते हुए आगे बोलता है, तुम यहाँ पर किसी को ढूंढते हुए आए हो? तुम्हें पता है ना किसी का पीछा करना अच्छी बात नहीं होती। यासन दोबारा से किडन को देखते हैं जो इस टाइम मार्केट में पहुंच चुका है। जब पर इधर तक घूम घूम के वो उन सभी जगह को चेक करता है जब पर जिन्वो अक्सर जाया करता था, लेकिन इनमें से किसी भी जगह पर उसे जिन्वो मिलता नहीं है। एंड वो कभी परेशान हो जाता है और सोचने लगता है वैसे तो लड़का जिन्वो काफी होशियार है, वो काफी बड़ा हो चुका है, अडल्ट है। मुझे लगता है उसका इतनी पावर तो होगी वो घर वापस आ जाए, मुझे उसकी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी कहते किडन दोबारा से अपने घर की तरफ जाने लगता है तो एकदम सोचता है नहीं, शायद से मुझे उसकी चिंता करनी चाहिए। हो सकता है वो किसी खतरे में हो, उसको नॉर्मली कभी भी इतना टाइम नहीं लगता, और अगर उसके ऊपर कोई खतरा है तो यानी इसका मतलब वो खतरा बहुत बड़ा होगा, उसको मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। ये सोचते हुए किडन दोबारा से जिन्वो की तलाश शुरू कर देता है। और यहाँ से हम जिन्वो को देखते हैं जो कि इस बंदे के सामने है, और जिन्वो ने इस प्रोफेसर को पहचान लिया है। वो समझ चुका है ये वही अवाकन बंदा है जो कि उस कैट को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये यहाँ मौजूद है और इसने मुझे देख लिया है, कहीं मुझे पहचान ना जाए। लेकिन उस टाइम मैंने कैप लगा रखी थी, इसने मेरी शक्ल तो नहीं देखी होगी। तभी प्रोफेसर आगे बोलता है, वैसे तुम इस रास्ते पर किस तरफ जा रहे थे? यहाँ से तो कोई रास्ता निकलता ही नहीं है। जिन्वो कहता है नहीं, मैं इस रास्ते पे आ नहीं रहा था, बस ऐसे घूमता हुआ देखते हुए चला गया। प्रोफेसर कहता है तुम्हारे चेहरे से पसीना टपक रहा है, इसका मतलब तुम मुझे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो और तुम कब से डरे हुए भी हो। जिन्वो कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोफेसर कहता है ऐसा ही है, तुम्हारी शक्ल तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है मैंने तुम्हें पहले भी कहीं पे देखा है। इसके अगले सेकंड प्रोफेसर कहता जाता है कि जिन्वो वही है जिसने उसे कैट को चुराया था। उसके चेहरे के ऊपर एक विल स्माइल आती है। वो बोलता है अच्छा तो वो तुम थे। जिन्वो समझ जाता है, इसको कुछ पता चल चुका है। वो तेजी से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये प्रोफेसर उसे भागने देता। वो अपने हाथों से एक बहुत तेज एनर्जी को जिन्वो को मार देता है। इसके साथ में जिन्वो जो चलता है उसे एक दीवार टकरा जाता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। अब वो इस हालत में नहीं है यहाँ से भाग सके। प्रोफेसर आगे कहता है तुम्हें सच में लगा था तुम किसी भी तरीके से मुझसे बच के निकल सकते हो, और ये दूसरी बार होता जब तुमसे बच के निकल जाते। ये तो एकदम नामुमकिन है, मैं तुम्हें इसे जाने नहीं दूंगा। इसी समय हम नोटिस करते हैं यहाँ पर कुछ कैमरे भी लगे हुए हैं, और इस कैमरे की मदद से वुन जो कि अभी भी लैब के अंदर है वो सब कुछ पे नजर रखा हुआ होता है। उसकी नजर पड़ती है, उसको दिखाई देता है जिन्वो यहाँ पहुंच चुका है और प्रोफेसर उसकी तरफ बढ़ रहा है। इस टाइम पर जिन्वो की बॉडी के ऊपर काफी सारे घाव भी होता है। वो बुरी तरह से हाफ रहा होता है। प्रोफेसर उसकी तरफ बढ़ता है और आगे बोलने लगता है तुम तो एक छोटे बच्चे हो, क्या एक बच्चे को एजेंसी ने हमारे पीछे लगाया है? तुम कहीं से वो स्पाई तो नहीं? उन्होंने एक बच्चे को स्पाई बनाया ताकि हमें तुम पर शक ना हो। तुम्हें क्या लगा था तुम्हें बेवकूफ बना दोगे? बताओ तुम्हारे पास में हमारे बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? इस टाइम जिन्वो दोबारा से खड़ा होता है, अपनी सुपर स्पीड को यूज करके यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। वो पहले अपनी सुपर स्पीड को यूज कर चुका है, इसलिए वो केवल कुछ मिली सेकंड्स के लिए सुपर स्पीड में होता है। जितने वो खड़ा होकर केवल कुछ ही दूर पहुंचता है और उसकी पावर वहीं पर खत्म हो जाती है। वो वापस दिखाई देने लगा है। प्रोफेसर जोर से उसके ऊपर एक अटैक करता है। अटैक सीधा उसकी पीठ पर टकराता है और एक धमाके के साथ में जिन्वो दोबारा जमीन पर गिर जाता है। इसी से हम देखते हैं वो इन भागते हुए लैब से बाहर निकल रहा होता है। वो भागते हुए बोलता है सर यहाँ देखिए। असल में वो इन किसी तरीके से प्रोफेसर के ध्यान को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है ताकि जिन्वो से निकल जाए, लेकिन उसने आने में थोड़ी देर कर दिया है। जिन्वो की बॉडी के भारी अटैक पड़ चुका था। प्रोफेसर कहता है हाँ वो इन क्या हुआ? वो इन बोलता है ये वही बंदा है जिसका उसने कैट थी, मैं यही बताने के लिए बाहर आया था। प्रोफेसर कहता है हाँ ये बात तो मुझे पता है, और ये तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच चुका है। खैर अच्छी बात है ये यहाँ पर आ गया और हम इसको अब एक अच्छा सबक सिखा देंगे। इसके पास हमारी जो भी जानकारी है और वो कहीं पे भी बाहर रिवील नहीं हो पाएगी। ये कहते प्रोफेसर जिन्वो की तो बढ़ने लगता है, उसके पांव लगाकर उसको जगाने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्वो बिल्कुल भी होश में नहीं है। प्रोफेसर कहता है ये तो बहुत ज्यादा कमजोर निकला, एक के अटैक के अंदर पूरी तरह ढेर हो चुका है। वैसे तो वो अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक था, लेकिन फिर भी अगर किसी एजेंसी ने हमारे पीछे कोई स्पाई लगाया हो तो उसके हिसाब से तो इसकी पावर बहुत ज्यादा कम है। इसको कम से कम एक अटैक के लायक तो होना ही चाहिए था। वैसे वो इसके बारे में तुमसे कुछ और बात करना चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं। ऐसा हो सकता है मैं तुमसे बात कर रहा हूँ उस टाइम भी दोबारा से यहाँ से भागने की कोशिश करे तो कैसा रहेगा? हम पहले से खत्म कर दें और फिर बाद में बात करेंगे। तभी वो कहता है असल में कुछ टाइम पहले मैंने उसको अटैक किया था और बहुत बुरी तरह से उसको पीटा था। उसी टाइम पर इसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई, इसके बावजूद भी ये मेरे पीछा करते हुए यहाँ पर आ गया। इसी वजह से अब जब फाइट नहीं कर पा रहा है। कैसा रहेगा आप इसको खत्म ना करें, मैं इसको खत्म कर देता हूँ, आपकी एनर्जी बेकार में वेस्ट होगी। प्रोफेसर कहता है अच्छा ऐसी बात है, तुम इसे मानना चाहते हो? विन कहता है हाँ मैं चाहता हूँ, ये उस टाइम उसे बच के निकल गया था और अब मैं दोबारा से अपनी गलती को रिपीट करना नहीं चाहता, मेरे को अपनी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए। प्रोफेसर कहता है अच्छा ठीक है ऐसी बात है तो इस काम को तुम संभालो। ये कि तो प्रोफेसर जाने लगता है और तभी एकदम से उठ के बोलता है
वैसे तुमसे ये एक बार भागने में कामयाब हो गया था, मैं दोबारा से इस गलती को रिपीट होते हुए नहीं देखना चाहता, इसलिए इस काम को मैं खुद से अपने आप ही खत्म करूंगा। शिक्षण प्रोफेसर दोबारा से अपनी एनर्जी का यूज करता है और उसकी एनर्जी सीधे आकर जिन्वू के पांव में टकराती है। इस प्रोफेसर ने अब की बार के अटैक से जिन्वू के पांव को तोड़ दिया है ताकि जिन्वू तेज स्पीड से भाग ना पाए। फिर वह हंसते वुइन से बोलने लगता है, देखा वुइन, इस तरीके से किसी पर अटैक किया जाता है जिसके पास में स्पीड जाती है, जो उसके पांव तोड़ दो। तुम्हें पता है अभी हमारे सामने पूरी तरह लाचार है, इसको धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा दर्द देके मैं इसे खत्म करना चाहता हूँ ताकि मेरे सर के ऊपर इतने लंबे टाइम से जो सर दर्द दे रखा था, मैं इसे जो खराब किया था उसका मैं पूरा बदला ले सकूं। इस टाइम पर जिन्वू इस टूटे पांव को लेकर बहुत बुरी तरीके से दर्द में कह रहा होता है। प्रोफेसर जिन्वू के पास में आकर उसको पीटना शुरू कर देता है। उससे कहता है कि तुम्हें लगा था तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो, हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल कर उनको बता सकते हो, किसी भी एजेंसी को हमारे बारे में कभी पता नहीं चलेगा और हम सीक्रेटली अपने पूरे मिशन को कंप्लीट करेंगे। तुम्हें सुनाई दे रहा है, जवाब दो, क्या तुमने हमें बेवकूफ समझा था? बताओ मुझे, तुमने एजेंसी को हमारे बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ, बताओ मुझे। ये कितने प्रोफेसर लगातार जिनको पीटता जाता है, उसके ऊपर लगातार लाते मारता जा रहा है और वो ये सब कुछ पीछे खड़ा कर देख रहा होता है। कुछ देर बाद में ये सब कुछ उसकी बर्दाश्त से बाहर चला जाता है। वो चिल्ला कहता है, सर रुक जाइए। प्रोफेसर कहता है, क्यों, क्या हुआ? विन कहता है, असल में बात यह है, ये वो ट्रैकर नहीं है, ये नहीं है वो स्पाई जिसको हमारे पीछे लगाया गया है। प्रोफेसर कहता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, किसी स्पाई के अलावा किसी और की इतनी पावर नहीं हो सकती कि वो तुमसे बच के निकल जाए। वुइन कहता है, ये मुझसे बच के निकल गया, ये पूरी तरह से मेरी गलती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ये किसी तरह कोई स्पाई है। प्रोफेसर कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अगर ये कोई स्पाई नहीं होता तो मुझसे उस बिल्ली को चुराने की कोशिश क्यों करता? इसने तुम्हें याद नहीं, इसने हमसे ट्रैकर को चुराने की कोशिश की थी। वुइन कहता है, इसने ट्रैकर को चुराया था क्योंकि कैट्स को बहुत पसंद करता है, इसी वजह से हमसे उसे चुरा रहा था। इसको ऐसा लग रहा था हम उस कैट के साथ में बहुत गलत से बिहेव कर रहे हैं, जो कि सच भी था। प्रोफेसर कहता है, अच्छा ऐसी बात है। ये कहते दोबारा से थोड़ा ठीक से जिन्वू की तरफ देखता है और तभी एकदम से एक चीज नोटिस करता है। वो कहता है, इसकी यूनिफॉर्म ये तो काफी हद तक सेम सी लग रही है, ये तो वही यूनिफॉर्म है जो कि अक्सर तुम पहना करते हो, तुम्हारे स्कूल के स्टूडेंट्स भी ऐसी यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो यानी कि इसका मतलब? विन कहता है, हाँ आपने ठीक समझा, ये मेरे स्कूल से बिलोंग करता है और मेरा ही एक क्लासमेट है। प्रोफेसर कहता है, यानी किसका मतलब? तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की, तुमने मुझसे कहा था कोई लड़का था जिससे तुमने इस कैट को छीन लिया और फिर उस लड़के को वहां से भागने का मौका मिल गया, वो वहां से भाग गया, लेकिन तुम तो इस लड़के को पहले जानते हो, ये तुम्हारा क्लासमेट है, मतलब तुम्हें इसका नाम, इसके बारे में सब कुछ, ये कहाँ रहता है, ये सब कुछ पता था, तुमने ये सब कुछ मुझे क्यों नहीं बताया? ये सब कुछ मुझे ना बताना भी एक झूठ की तरह है। विन कहता है, प्रोफेसर मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे ऐसा लगा था प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, हमें बेकार में इस लड़के को मारने की जरूरत नहीं है और मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन रिवील करने की जरूरत नहीं है, ये चाहे तो और लंबे टाइम जिंदा रह सकता है। प्रोफेसर कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे जुबान लड़ने की कोशिश कर रहे हो, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, तुमने ये इन्फॉर्मेशन मुझसे छुपाकर एक बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हें पता नहीं था मैं कितने लंबे टाइम से इसको मारना चाहता था, लेकिन फिर भी तुमने इसे जिंदा छोड़ दिया और इसके अलावा इसको बचाने के लिए यहाँ पर आके मुझे झूठ बोला, तो मैं इसकी सजा मिलेगी। जो कहते वो वुइन के ऊपर ही जोर से अटैक कर देता है। वुइन फिलहाल इस अटैक से बचाव के लिए कुछ भी नहीं करता, अटैक सीधा आकर उसके पेट पे पड़ता है और उछल जाकर सीधे एक दीवार टकरा जाता है। उसकी बॉडी के ऊपर काफी खतरनाक इंपैक्ट हुआ है। प्रोफेसर आगे बोलता है, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इस लड़के को खत्म कर देना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ ऐसा क्या है इस लड़के में जिस वजह से तुम उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। वुइन कहता है, प्लीज प्रोफेसर ऐसा मत कीजिए। प्रोफेसर कहता है, मैं तो ऐसा ही करूंगा। वैसे अब मुझे कुछ और चीज समझ में आने लगी है, वो सारी चीजें जो कि मुझे अब तक केवल एक इत्तेफाक लगी थी, शायद से वो सब भी एक इत्तेफाक नहीं है। अगर मैं सोचने लगूं तो पहले किसी ने मेरे पास में आकर मुझसे ट्रैकर को चुरा लिया और वो लड़का तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे एक क्लासमेट है, तुम भी उसी स्कूल के अंदर एडमिशन ले लिए, उसके बाद में ये लड़का हमारा पीछा करते हुए यहाँ पर हमारी लैब तक पहुंच गया। जेनिक्स का मतलब इस सब तुम्हारा भी हाथ है, तुम्हें पता है तुम्हारी साजिश तुम्हारे बहुत भारी पड़ने वाली है। अब इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर कौन स्पाई है, मैं फिर भी इस लड़के को खत्म कर दूंगा और बाद में तुम्हारा नंबर भी आएगा। इस लड़के को केवल इसलिए खत्म किया जा रहा है कि उसने तुम्हारे सजिश के अंदर तुम्हारा साथ दिया और मुझसे मेरे ट्रैकर को चुराने की कोशिश की। इसके पास जिंदा रहने का अब बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, इसे काफी कुछ पता चल चुका है। ये कहते प्रोफेसर अपने हाथ के अंदर काफी सारी एनर्जी इकट्ठा करके एक साथ उस जिन्वू के मारने लगता है। तब एकदम से वहां पर एक और धमाका होता है। ये धमाका प्रोफेसर ने किया बल्कि वुइन ने किया है। प्रोफेसर कहता है, वुइन ये किस तरह की हरकत थी, क्या तुम ये अटैक सीधे मेरे ऊपर कर रहे थे? वुइन कहता है, नहीं आप पर नहीं कर रहा था, अगर आप पर कर रहा होता तो आप पर कर देता। प्रोफेसर मैंने हर तरीके से आपका साथ दिया है और हमेशा आपका साथ देता रहूंगा, लेकिन बस मैं एक चीज चाहता हूँ, आप इस लड़के को ना मारे, ये लड़का जिंदा रहना चाहिए। और अब ये सुनने के साथ में इस प्रोफेसर गुस्सा कम ज्यादा बढ़ जाता है। वो डिसाइड करता है पहले वुइन को खत्म करेगा और बाद में बाकी सबको। इसके बाद इस जगह पर एक बहुत ही धमाका होता है। हम यहाँ से केडन को देखते हैं, इस धमाके की आवाज उस तक पहुंच गई है। इसके बाद हम दोबारा से इस फाइट सीन को देखते हैं जहाँ पर वुइन इस बंदे के साथ फाइट कर रहा है। दोनों के आपस में टकराकर बीच में रुक चुके थे, इसलिए कुछ भी नहीं हुआ। प्रोफेसर आगे बोलता है, वुइन क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम जानते हो ना तुम किससे फाइट कर रहे हो? वुइन बोलता है, हाँ मास्टर मैं जानता हूँ आप मेरे मास्टर हैं, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए।
प्रोफेसर कहता है तुम्हें माफ कर दूं, तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा, तुम्हें खत्म किया जाएगा, खत्म होने के लिए तैयार हो जाओ। तुमने अपनी पावर्स का मुझ पर यूज करके एक बहुत बड़ी गलती की है, तुमने सब कुछ मैंने दिया, इसके बावजूद भी तुम ये सब कुछ कर रहे हो। वुइन कहता है इस दिल से मास्टर आपके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन केवल ये नहीं। प्रोफेसर कहता है एकदम चुप हो जाओ। जगह तो प्रोफेसर दोबारा से अपना अटैक करता है, उसके हाथ में एनर्जी इकट्ठा होती है और तेजी से वुइन तो बनने लगती है। वुइन साइड में होकर अटैक को डॉच करता है। प्रोफेसर आगे बोलता है तुम्हें खाने को मैंने दिया, तुम्हें कपड़े मैंने दिए, तुम्हें अच्छे स्कूल में भेजा, तुम्हें सब कुछ सिखाया, तुम्हें अवाकंड किया, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने इस सब का ये सिला दिया है। मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत केवल गद्दारों से है और तुम एक गद्दार हो, इसलिए मैं पहले तुम्हें खत्म करूंगा। इस लड़के से पहले तुम मरने वाले हो। ये कहते प्रोफेसर वुइन के ऊपर लगातार अटैक कर रहा होता है, लेकिन वुइन की रफ्तार थोड़ी तेज है। वो इस हर एक अटैक को डॉच कर रहा है और साथ में अपने हाथ के अंदर एक एनर्जी इकट्ठा कर वो तेजी से प्रोफेसर को मार देता है। उसका अटैक परफेक्टली हिट हुआ है। उसके इस एक अटैक के साथ में प्रोफेसर का राइट हैंड पूरी तरह डैमेज हो जाता है। इसके बाद वो प्रोफेसर से कहता है प्रोफेसर मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके ऊपर अटैक करना नहीं चाहता था। प्रोफेसर कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझ पर अटैक कर रहे हो और मुझसे माफी मांग रहे हो, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए हम इंसान नहीं, हम मॉन्स्टर्स हैं। ये कहते वो अपने दूसरे हाथ से अब वुइन के ऊपर दोबारा से अटैक करता है। वुइन इस अटैक को भी डॉच करता है और फिर अपने हाथ के अंदर एनर्जी इकट्ठा करके दोबारा से उसे फेंकता है। ये अटैक सीधे आकर इस प्रोफेसर के दूसरे हाथ पे पड़ा है और प्रोफेसर के दोनों हाथ अब पूरी तरह डैमेज हो चुके हैं, जो कि अब मूव नहीं कर पा रहे। अपने मास्टर को इससे चोट पहुंचाने के बाद में वुइन को बुरा लगने लगता है। वो कहता है मास्टर क्या आप ठीक है, प्लीज मैं यहीं पर रुक जाना चाहता हूँ, मैं आपको चोट पहुंचाना नहीं चाहता। इसी समय प्रोफेसर के हाथ दोबारा से मूव करने लगता है। वो कहता है अच्छा ऐसी बात है, तुम चोट पहुंचाना नहीं चाहते तो अब मुझे चोट पहुंचा भी नहीं पाओगे। जगह तो प्रोफेसर अपने पावर्स को यूज करता है, एकदम से उसके दोनों हाथ रिपेयर हो जाते हैं और फिर वो हंसते आगे बोलता है चलो देखते हैं मैंने तुम्हें क्या क्या सिखाया है, तुम कितने ताकतवर हो चुके हो। और जी के साथ में वो अपनी पूरी ताकत से वुइन के ऊपर एक अटैक कर देता है। अटैक इस बार वुइन की बॉडी के ऊपर बहुत जोर से हिट होता है। वुइन इसे डॉच नहीं कर पाता, वो उछल के सीधे एक दीवार के ऊपर टकरा जाता है। वैसे अभी भी ये अटैक रुके नहीं है। प्रोफेसर इस टाइम पर बहुत ज्यादा गुस्से में, वो बिना रुके लगातार अपने हाथों के एनर्जी को वुइन के ऊपर मारता जाता है। कई सारे अटैक वुइन के ऊपर होते जा रहे हैं, वो पर काफी सारे धमाके होते हैं। वुइन बहुत जोर से हवा में उछल जाता है और फिर उतनी जोर से जहाँ पे जमीन पे आके गिरता है। वुइन की हालत इस टाइम बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, वो बुरी तरह से हाफ रहा होता है। प्रोफेसर वुइन की तरफ बढ़ता है और आगे बोलता है वुइन तो तुमने केवल इतना ही सीखा है, तुम केवल इतना ही कर सकते हो, केवल इतनी सी पावर के साथ में तुम मेरे साथ गद्दारी करने की कोशिश कर रहे थे, तुम मेरे साथ गद्दारी कैसे कर सकते हो जब तुम्हारे पास में इतनी कम पावर है। वुइन कहता है नहीं मास्टर मैं कभी भी आपसे गद्दारी नहीं कर सकता, मैं तो हमेशा आपका वफादार हूँ। प्रोफेसर कहता है अपना मुंह बंद रखो, तुम कभी भी मेरे वफादार नहीं थे। जो तुमने आज हरकत की उसके बाद में प्रूफ हो चुका है कि तुम एक गद्दार हो और गद्दारों के साथ में एक चीज की जाती है, उन्हें पैरों की तरफ कुचला जाता है। और ये कहते प्रोफेसर अब वुइन को पूरी तरह से पीटना शुरू कर देता है। वो उसके ऊपर लगातार लातें मारा जा रहा है और वुइन इस सब को बस अपनी बॉडी को लेता जा रहा है। इस बार वो किसी भी तरीके से खुद को बचाने की, डिफेंड करने की या अटैक करने की कोशिश नहीं करता। प्रोफेसर ये कहता है तुम मेरी गलती हो, काश उस टाइम पर मैंने तुम्हें बचाया नहीं होता, अगर मैं तुम्हें तब नहीं बचाता तो आज तुम मेरे साथ में ये गद्दारी नहीं कर पाते। इसी से हम देखते हैं किडनैप हो चुका है, इस सब के ऊपर नजर रखे हुए है, उसे दिखाई दे रहा है ये बंदा अपने साथ वाले एक बंदे को बुरी तरह से पीट रहा है। किडन को इज्जत समझ में आ चुकी है। फिर अगले सेकंड सोचता है छोड़ बाहर में जाए, इन दोनों को तो लड़ने दो, मेरे को जिन्वू को देखना चाहिए वो कहां पर है। उसके बाद में किडन हमारे हीरो जिन्वू की तरफ फोकस करता है, उसके पास में आता है, उसकी बॉडी के ऊपर काफी सारे घाव लगे हुए हैं। उससे कहने लगता है क्या तुम ठीक हो, तुम काफी लंबे टाइम से घर नहीं लौटे थे, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया। ये सुनकर धीरे धीरे करके जिन्वू खोजने लगता है। वो किडन की तरफ देखता है। किडन आगे बोलता है मैंने तुमसे कहा था ना थोड़ा सेफ रहा करो, तुम्हें बेकार की मुसीबतें अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम मानते नहीं हो, हमेशा मुसीबतों को अपने ऊपर ले लेते हो। जिन्वू बोलता है मुझे माफ कर दो, लेकिन अब तो मैं ले चुका हूँ। इसी समय वहां दूसरी तरफ हंटर इस वुइन को बुरी तरह से पीट चुका होता है। वुइन इस टाइम जमीन में पड़ा हुआ है, हंटर उसे पीटा बंद कर चुका है। उससे आगे बोलता है वुइन मैं तुमसे तो बाद में निपटूंगा, तुम्हें अच्छी तरह से एक अच्छी सजा मिलेगी, लेकिन उससे पहले तुम अभी जिसको बचाने की कोशिश कर रहे थे मैं उसको तुम्हारी आंखों के सामने मार दूंगा। वुइन बोलता है नहीं, जिन्वू को मारने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी सबके अंदर कोई भी गलती नहीं है और न ही वो कोई ट्रैकर है, तो बेकार में उसको मारने की क्या जरूरत, उसको जाने दीजिए। हंटर कहता है नहीं अब ऐसा तो नहीं हो सकता, उसको मारना मेरी जिद बन चुका है, मैं उसको जान से मार के रहूंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो ट्रैकर है या फिर नहीं। फर्क इस चीज से पड़ता है कि वो एक अवाकंड है, वो धीरे धीरे करके अपनी पावर्स को बढ़ा रहा है और मैं नहीं चाहता मेरे सामने कोई भी कंपटीशन आए। साथ ही में उसने हमारे एक्सपेरिमेंट को देख लिया है, अगर अभी वो यहाँ से बचकर निकल जाएगा तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत क्रिएट कर सकता है। जो कोई भी हमारे एक्सपेरिमेंट को देखेगा उसको मरना ही पड़ेगा और अब उसके मरने का टाइम हो चुका है। जी कितने भी जिन्वू की तो बनने लगता है, उसकी नजर पड़ती है वहाँ सामने की तरफ किडन भी है, उसे देखकर हंसते बोलता है तो देखो यहाँ पर एक और मेहमान आया है, एक और बिल्ला, तो क्या ये तुम्हारा दोस्त है? अच्छी बात है, तुम दोनों की हालत एक जैसी होने वाली है, मैं तुम्हें तो खत्म कर दूंगा और फिर तुम्हारे इस बिल्ले को अपने कलेक्शन में शामिल कर लूंगा, हमें कुछ बिल्लियों की और जरूरत थी। बच्चे तुम तो हमारे बहुत ज्यादा काम आ रहे हो। ये सुनकर जिन्वू थोड़ा घबरा जाता है, वो किडन से कहता है जल्दी से यहाँ से भागिए। किडन कहता है यहाँ से अगर किसी को भागना चाहिए तो वो तुम हो, क्योंकि तुम घायल हो। जिन्वू कहता है मेरी बात तो समझिए, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, ये आपके ऊपर अटैक कर देगा और जो ये कह रहा है वो ये कर भी सकता है। किडन कहता है
तुम चिंता मत करो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें बिल्कुल भी मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए डैन जिन्वू के सर के ऊपर हाथ रखता है और फिर उसकी बॉडी में से जो अपनी दिव्य एनर्जी है उसको वापस से अपनी बॉडी के अंदर लेने लगता है। कुछ ही सेकंड के अंदर इस एनर्जी के इफेक्ट दिखाई देता है कि डैन की बॉडी बहुत जोरों से चमकने लगती है और फिर वो पूरी तरीके से अपने एक ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पर लाइट बहुत तेज हो चुकी है, किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और लाइट कटने के बाद दिखाई देता है वह सामने की तरफ कि डैन अपने नॉर्मल फॉर्म के अंदर खड़ा हुआ है। ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद वो आगे बोलता है, तो तुम लोग यहाँ पर अपना रैकेट चला रहे हो जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अपने आसपास के एरिया का देख लेना चाहिए ना, तुम्हें देख लेना चाहिए तुम जिसके ऊपर अटैक कर रहे हो वो कौन है, उसके दोस्त कौन है। एक कैट को इस तरीके से अपनी आंखों के सामने ह्यूमन बदलता हुआ देखकर ये तीनों काफी चौंक जाते हैं। तभी अटैक शुरू होता है। किडन धीरे चुटकी बजाता है और उसके तक करने के साथ में यहाँ पर एक पोर्टल टाइप कुछ ओपन होने लगता है और ये डायमेंशन क्रिस्टल धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस डायमेंशन के अंदर जिन्वू, ये डॉक्टर और पीछे सर से वुइन, ये तीनों अंदर आ चुके हैं और इसके अलावा बाकी सब लोग बाहर है। इसको स्पेस आइसोलेशन वर्ड कहते हैं। किडन ने अपनी पावर को यूज करके इन चारों पांचों लोगों को पूरी दुनिया से एकदम अलग कर दिया है और यहाँ से इस वर्ल्ड के अंदर जो कुछ भी करेंगे उसका इफेक्ट बाहर नहीं होगा। इस ओल्ड हंटर को इस वक्त एहसास हो चुका है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसके सामने जो बंदा खड़ा हुआ है वो उसकी पावर से बहुत ज्यादा ऊपर है। किडन आगे बोलता है, तुमने एक बच्चे को प्रोटेक्ट करके बहुत ज्यादा गलत किया। तुम्हें ऐसा नहीं लगता एक बच्चे को तुम्हें इतनी बुरी तरह से नहीं पीटना चाहिए था। हंटर कहता है, क्या तुम इस बच्चे को जानते हो? तुम ये बताओ तुम कौन हो? किडन कहता है, क्या सच में तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? तुम एक अवाकंड हो, इसके बावजूद भी तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता, ऐसा कैसे हो सकता है? और अब ये सुनने के साथ में हंटर को धीरे से समझ में लगता है कि ये बंदा कौन हो सकता है। वो सच्चा लगता है, इसके अंदर इतनी ज्यादा पावर है, क्या सच में ये वो हो सकता है? इसी समय जिन्वू की आवाज आती है, मिस्टर किडन, क्या आप सच में इससे फाइट करने वाले हैं? ये बात इस हंटर को भी सुनाई देती है। वो समझ जाता है उसके सामने साक्षात किडन खड़ा हुआ है। किडन के नाम को भी ये बंदा पहले से जानता है और अब इसी के साथ में हंटर की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो कहता है, क्या सच में ये तुम हो? तुम हो किडन? किडन कहता है, बहुत अच्छे, तुम्हें मेरे बारे में पता चल गया, मुझे बिल्कुल लगा ही था कि तुम जल्दी पता लगा लोगे। हंटर बोलता है, तुम एक असली किडन हो, प्लीज मुझे माफ कर दो, अब मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मैं तुमसे केवल माफी मांग सकता हूँ, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, बस मुझे यहाँ से जाने दो। मुझे इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि तुम इस बच्चे को जानते हो, अगर बिल्कुल पता होता तो मैं बिल्कुल भी इसको चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करता, मुझसे बड़ी गलती हो गई है, मुझे बस निकल जाने दो यहाँ से। किडन कहता है, अब तो गलती हो चुकी है और जो गलती हुई है उसकी तुम्हें सजा मिलेगी, अपना वो बंद करो और अपनी सजा को एक्सेप्ट करो। तुम्हारी गलती की केवल एक ही सजा है, तुम्हें मर जाना होगा। किडन अपनी पावर को यूज करता है। आसमान से एक बहुत जोर से बिजली सीधे इस हंटर के ऊपर गिरती है। हंटर की बॉडी पूरी तरह झुलस चुकी है, उसके मुंह से लगातार जोर से चीखें निकलने लगती है और ये बिजली लगातार गिरती जा रही है, उसके मुंह से चीखें और तेज होती जा रही है और कुछ सेकंड बाद में सब कुछ शांत हो जाता है। किडन अपनी पावर को यूज करना बंद करता है। हंटर जमीन पे गिर चुका है, वो भी जिंदा है लेकिन पूरी तरह बेहोश हो चुका है। वो आगे बढ़ते हुए कहता है, ये सब कुछ क्या हुआ? किडन कहता है, ये बंदा अभी भी जिंदा है, मतलब इसके अंदर सच में थोड़ी बहुत जान तो थी, शायद से मैं अपने अटैक का ठीक से यूज नहीं कर पाया, मेरे अंदर अभी भी फुल पावर नहीं आई है, अगर मैं फुल पावर से अटैक करता तो इसकी बॉडी को पूरी तरह भस्म हो जाना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एक और बार ट्राई करते हैं, अगली बार जरूर से इसकी बॉडी भस्म हो जाएगी। तभी एकदम से बीच में कोई इंटरप्ट करता है। ये आवाज वुइन की है जो कहता है, रुक जाओ। किडन कहता है, पीछे मत आओ, वैसे ये बताओ तुम हो कौन? इस समय वुइन खुद भी बहुत तक भरा हुआ होता है। वो सच्चा लगता है ये बंदा किडन ब्रेक है, मैंने इसका नाम पहले भी बहुत बार सुना है, ये ज्यादा ताकतवर अवाकंड में से एक है और मेरे मास्टर जिस तरह से डर रहे थे मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ मैं तो इससे फाइट नहीं कर सकता हूँ। इससे केवल बात की जा सकती है, किस तरीके से मुझे इसे मनाना पड़ेगा कि ये मुझे और मेरे मास्टर को जिंदा छोड़ दे। तभी किडन से आगे बोलता है, तुमने जवाब नहीं दिया, वैसे तुम मुझे ये बताओ तुम इसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था ये तुम्हें बहुत बुरी तरह पीट रहा था और शायद से तुम्हें जान से मार देता और अब तुम इसी की जान को बचाने की कोशिश कर रहे हो, क्या ये ठीक है? तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी इस तरह की हरकत तुम्हारी सेहत के लिए कब ज्यादा हानिकारक हो सकती है? वुइन बोलता है, मुझे माफ कर दो, अपने प्रोफेसर की तरफ से मैं तो माफी मांगता हूँ, प्लीज इनको जिंदा छोड़ दो, इनको मारने की जरूरत नहीं है। किडन कहता है, तुम्हें पता है ना, पहले तुम्हारे इस प्रोफेसर ने जो कोई भी ये है उसने पहले अटैक करने की कोशिश की थी, उसने मेरे दोस्त को मारने की कोशिश की जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं था, और उसने जिन्वू के ऊपर जिस तरह से अटैक किया वो सही नहीं था, इसको उसी की गलती की सजा मिल रही है। विन बोलता है, हाँ ये बात तो मैं जानता हूँ, इनकी गलती थी, इनको इस तरीके से जिन्वू के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस टाइम पर हमें पता नहीं था कि ये तुम्हारा दोस्त है, वरना हम बिल्कुल भी ऐसे कोई हरकत करने की कोशिश भी नहीं करते। किडन कहता है, हाँ ये बात तो मैं जानता हूँ, तुम ऐसे कोई हरकत करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम्हें पहले बात पता करनी चाहिए थी, लेकिन अब तो तुम हरकत कर चुके हो, तुम्हारा ये मास्टर बहुत आगे बढ़ चुका है, इसने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है और अब लिमिट क्रॉस करने के लिए इसको मुझे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड तो देना ही पड़ेगा। तुम चाहो तो ये सेम रिवॉर्ड मैं तुम्हें भी दे सकता हूँ, जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे इसे मारने दो, अगर तुम ऐसा नहीं करने दोगे तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। ये कहते हुए किडन इस टाइम बहुत ज्यादा सीरियस होता है और जरूर से वुइन को अटैक करके उसे खत्म कर देगा। तभी ये हंटर वुइन से बोलता है, वुइन यहाँ से चले जाओ, ये बंदा बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये तुम्हें भी खत्म कर देगा, इससे अच्छा है तुम यहाँ से भाग जाओ। वुइन कहता है, लेकिन मास्टर मैं इस तरह आपको छोड़ के नहीं जा सकता। मास्टर कहता है, मैंने कहा ना यहाँ से निकलो। जब इस तरीके से गुरु चल की बात चल रही होती है तब किडन अपने अटैक को दोबारा तैयार कर रहा होता है, उस हाथों के अंदर एनर्जी इकट्ठा हो रही है। वो बोलता है,
शायद से तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया है तुम दोनों साथ में ही मरोगे। मुझे इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं तुम दोनों खत्म कर दूंगा। तो पीछे से जिन्वू की आवाज आती है। वो कहता है मिस्टर किडेन, मुझे लगता है इन दोनों को मारने की जरूरत नहीं है। और यही शायद से जिन्वू एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है, अपने दुश्मन को जिंदा छोड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर किडेन में थोड़ा दिमाग है। वो कहता है मुझे लगता है इन दोनों खत्म कर देना चाहिए। जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना सबसे अच्छा तरीका होता है। तुम एक बार अपनी हेल्थ की तरफ देखो, क्या ये लोग तुम्हारे पर बिल्कुल भी दया करते? अभी अगर मैं सही टाइम पर यहाँ पर नहीं पहुंचता तो ये तुम्हें पूरी तरह खत्म कर देते। तुम्हारे बारे में किसी को पता भी नहीं चलता, सब लोग केवल एक लाश को देखते जो कि पूरी तरह खत्म हो चुकी होती। तो क्या तुम इनके हाथों से मरने के लिए तैयार हो? जिन्वू, आज मैं तुम्हें वार्न कर देना चाहता हूँ, जो कोई भी तुम्हें मारने की कोशिश करना चाहता है उन सभी को तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। यही तरीका है सर्वाइव करने का। अगर तुम इस तरीके से किसी को मारने से पहले 10 बार सोचोगे, उसको जिंदा छोड़ने के बारे में सोचोगे, तो अगली बार वो दोबारा तुम पर अटैक करके तुम्हें खत्म कर सकता है और तुम खुद को बिल्कुल भी बचा नहीं पाओगे। जिन्वू कहता है हाँ बिल्कुल, मुझे इस बात का अंदाजा है, ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता अब मेरी वजह से किसी की भी जान ले। ये सुनकर किडेन धीरे करके अपने हाथों में जो एनर्जी होती है उसको कम करने लगता है। जिन्वू के बोलता है वो जो दूसरा बंदा है वुइन, वो मेरा काफी अच्छा दोस्त है, उसने मुझे बचाने की कोशिश की थी और मैं उसको मारना नहीं चाहता। और अब इसी के साथ में किडेन एक बड़ी प्रॉब्लम की तरफ फंस चुका है। वो बिल्कुल भी इन दोनों बंदों को जिंदा छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन जिन्वू की तरफ लगातार जिद करने पर वो एक बार दोबारा से वुइन की तरफ देखता है और फिर बहुत ही गुस्सा करते हुए चिल्लाए कहता है मैं तुमसे एक आखिरी बार कह रहा हूँ, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। अगर अगली बार तुम कभी मुझे दिखाई दिए तो मैं बिल्कुल भी तुम्हें निकलने का मौका नहीं दूंगा, मैं तुरंत ही तुम्हें जान से मार दूंगा। इसी के साथ ही वो इनकी जान में जान आती है। वो जल्दी से अपने मास्टर को उठाता है और वहां जाने लगता है। किडेन को अभी भी जिन्वू का डिसीजन बिल्कुल पसंद नहीं आया है। उसके पास में आकर उससे कहता है तो क्या अब तुम खुश हो, तुमने अपने दुश्मन का जाने दिया? जिन्वू कहता है मिस्टर किडेन, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बात को इतना मान रखा और आपने उसको जिंदा छोड़ दिया और यहाँ पर आप मुझे बचाने के लिए आए। किडेन कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, अब चलो यहाँ से घर चलते हैं। इसके बाद में जिन्वू और किडेन दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। जिन्वू इस टाइम पर अपने एक सोफे पे बैठा होता है। किडेन अपनी एनर्जी का यूज करके जिन्वू को थोड़ा बहुत ठीक करने की कोशिश कर रहा है। जिन्वू की हालत इस टाइम पे काफी ज्यादा खराब है, उसके पांव टूटे हुए हैं। किडेन अपनी एनर्जी का यूज करके उसके पांव को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन ऑब्वियसली उसके उसमें हीलिंग की पावर इतनी ज्यादा नहीं है, वो पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाता। लेकिन उसे बताता है कि मेरे पास जो एनर्जी है वो तुम्हारी हीलिंग की पावर को काफी ज्यादा बढ़ा देगी, इससे तुम्हारे घाव जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसके बाद में जिन्वू और किडेन आपस में बैठ जाते हैं। जिन्वू लगातार किडेन तो देख रहा होता है और हंस रहा होता है। किडेन उसे कहता है तुम लगातार मेरे तो ऐसे क्यों देख रहे हो कि तुम्हारे सर में कोई चोट लगी हुई है, क्या तुम पागल वागल हो जैसे लगातार मेरे को देख के हंसे जा रहे हो? जिन्वू कहता है मैं असल में ये देख रहा हूँ आप कितनी ज्यादा ताकतवर है। वो प्रोफेसर आपका नाम सुनकर पूरी तरह चौंक गया था, उसको आपका नाम पहले से पता था, आप बहुत ज्यादा फेमस है। किडेन बोलता है हाँ बिल्कुल, मेरे को सब लोग जानते हैं, जी वो कारण है जिस वजह से मुझे अपना रूप बदलना पड़ा था। मेरे इस रूप के बारे में भी काफी लोगों को पता है। इस टाइम पर इन तीनों कैट्स की यहाँ पर एंट्री होती है जो किडेन को पहचान नहीं रही है। वो उसकी तो देखकर जोर चिल्लाना शुरू कर देती है। किडेन जिन्वू से पूछता है ये तीनों क्या कर रहे हैं, ये तीनों मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? जिन्वू से कहता है क्योंकि आप थोड़ी सी अलग से दिखाई दे रहे हैं, मेरे घर में अक्सर ही ह्यूमंस दिखाई नहीं देते, मैं केवल अकेला ह्यूमन हूँ जो कि इस घर के अंदर रहता है, तो ये आपको एक अजनबी समझ रहे हैं। किडेन कहता है अच्छा ऐसी बात है, वैसे मुझे जैसा भी फर्क भी नहीं पड़ता, अगर कोई कैट मुझे अजनबी समझे या फिर कुछ भी, इन सबसे मुझे क्या फर्क पड़ता है। इसी समय किडेन की बॉडी के अंदर कुछ रिएक्शन से होने लगता है। किडेन अपनी जगह से खड़ा होने लगता है। जिन्वू से पूछता है क्या हुआ? किडेन कहता है कुछ तो हो रहा है। इसी टाइम पर उसकी बॉडी के अंदर से एक अजीब सी एनर्जी निकल रही होती है और इसके अगले सेकंड एक बहुत लाइट के साथ में किडेन दोबारा से अपने कैट फॉर्म में पहुंच जाता है, वही मोटी सी भद्दी सी बिल्ली। और अब इसी के साथ में बुढ़ तक घबरा जाता है। वो चिल्लाते क्या लगता है ये किस तरह की हरकत है, ये सब कुछ क्या हो रहा है? फिर दोबारा से कैट बन गया और इसी के साथ में वो तीनों बिल्लियां जो कि अब तक किडेन को पहचान नहीं रही थी दोबारा से आकर उसके बुरी तरह चिपक जाती है। अब इन तीनों कैट ने उसको पहचान लिया है। इसी के साथ फिलहाल के लिए यहीं पर इस एपिसोड को खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।